हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बोनस वीडियो। जी हाँ, ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बोनस वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आप कवर करने वाले हो सभी एसएससी एग्जाम्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इसमें आप एसएससी के ही क्वेश्चंस करने वाले हो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और डिटेल्ड चैप्टर समरी के साथ। बेसिकली आपको इसमें हर चैप्टर से पहले, जैसे जिस चैप्टर के कौन कौन से चैप्टर्स कवर करे हैं इसमें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, बट हर चैप्टर से पहले उस चैप्टर की एक शॉर्ट समरी, ताकि ब्रश अप हो जाए वो चैप्टर। आपको एकदम से क्वेश्चंस करके ये ना लगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपको पता लग जाए। सो इसके अंदर हम ये करने वाले हैं, और ये सभी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटलर्जी जिसके अंदर आपने ये पढ़ा था एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल कैसे निकलते हैं, ये चैप्टर हमने कवर किया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, मतलब बेसिकली प्रायोरिटी वाइज चैप्टर के वेटेज वाइज। बहुत सारे चैप्टर्स का काफी वेटेज है, वो भी कवर किए हैं, पर जिन चैप्टर्स का कम वेटेज है हमने वो भी कवर किया है। सो ऑल इन ऑल एसएससी में अब तक जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने चैप्टर वाइज डाल दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन से रिलेटेड जो भी है ये हमने इसमें किया है। पीरियोडिक टेबल जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी आ गए, क्लासिफिकेशन भी आ गए, और बेसिकली कई बार ऐसा भी हो रहा है जब छोटे छोटे चैप्टर्स थे उनको कंबाइन करके हमने एक मेजर चैप्टर के अंदर डाल दिया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सिर्फ इतने से चैप्टर कैसे हैं, ई बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें सिर्फ 14 कैसे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हर एक चैप्टर इसमें कवर किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, आइडियल गैस लॉ हो गए, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स वाला जो टॉपिक है वो आ गया इसमें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट है। सॉल्यूशंस पे एक अलग प्रॉपर वीडियो बना दी क्योंकि काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। कॉमन नेम्स, कार्बन के कंपाउंड्स थे जिसमें कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम है ना, वो प्रॉपर समझा रखा है इसमें। डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री, ये आ गया आपका वो जो बाद में वन लाइनर्स थे, तो इसमें कौन कौन सी डिस्कवरीज अभी तक एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है इसमें वो आ गई। क्वांटम मैकेनिक्स और मिसलेनियस, क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें एसपीडीएफ मॉडल्स आ रहे थे, ऑर्बिटल्स आ रहे थे, वो चीज इसके अंदर आ गई। और मिसलेनियस क्वांटम मैकेनिक्स भी प्रॉपर समझा रखी है, ई बुक में भी है, मतलब आपके जो अगर किसी ने फाउंडेशन कोर्स हमसे किया है तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रॉपर चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चंस हैं। और मिसलेनियस जो इनसे अलग किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते बट रैंडम क्वेश्चंस हैं, रिसेंट फाइंडिंग्स के ऊपर है या कुछ भी करंट अफेयर्स में से है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो गाइज ये सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लीजिएगा एक फटाफट से रिवीजन के लिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा प्रॉपर फाउंडेशन बैच, आप जो भी अब आगे एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको प्रॉपर फाउंडेशन से प्रिपरेशन करनी है, फाउंडेशनल बैचेस से प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट्स की, तो हमारा ऑफिसर बैच है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आरबी, और वहाँ पे आपको ऑफिसर बैच मिलेगा। बेसिकली इसमें सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। एंड स्टेनो और डबल एओ की क्लासेस भी इसके अंदर आपकी इस कवर हो रही हैं। तो और वैलिडिटी भी आप कह सकते हो कि कोई मतलब काफी सही है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी 1999 में, और 15 मंथ्स की वैलिडिटी 2499 में। तो ये है आपका ऑफिसर बैच। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, YouTube पे भी जीके क्रैश कोर्सेज की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिनों में रिवीजन के लिए। सो गाइज इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक, आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम इस सीरीज में चैप्टर करने वाले हैं वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, दैट इज अम्ल, क्षार और लवण। इसकी ब्रीफिंग इतनी ज्यादा नहीं है, पर इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस फिक्स हैं। बहुत क्रिस्प वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देख। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। ये एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है जो ये बताता है कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो लिटमस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें जो याद रखनी है, नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है, पौधों से मिलता है, जिसको आप बोलते हो लाइकेंस।
ठीक है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और लाइकेन की फैमिली कौन सी है, लाइकेन किस फैमिली का पौधा है, थैलोफाइटा के डिवीजन का पौधा है। और लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, बैंगनी कलर होता है, रंग होता है न्यूट्रल इसका, जब कोई न्यूट्रल चीज होगी। और दो चीजों में इसको बांटा जाता है, रेड और ब्लू। अगर लिटमस में कोई एसिड मिलाओगे वो रेड हो जाएगा, लिटमस में कोई बेस मिलाओगे वो ब्लू हो जाएगा। सेकंड, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो पौधों में जानवरों में मिलेंगे। ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, हम इनको बॉडी में ले सकते हैं। ये किसी भी चीज पे पड़ने पर जलाते नहीं है। जैसे नींबू के अंदर, लेमन के अंदर होता है विटामिन सी, पौधों के अंदर सॉरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है बहुत वीक एसिड होते हैं, जैसे विनेगर। सिरके में मिलेगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, एक ही बात होती है, नाम अलग अलग हैं पर एक ही केमिकल है। लेमन है, ऑरेंज है, इसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। सॉर मिल्क, खट्टा दूध हो जाएगा। दही है तो उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड मिलेगा। कच्चे अंगूर हैं, टैमरिंड, इमली है तो टार्टरिक एसिड आपको मिलेगा। टमाटोज, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। आंट स्टिंग अगर चींटी काट ले तो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, एक ही बात है, एक ही केमिकल के एक ही एसिड के दो नाम है। मिनरल एसिड वो हैं जो पौधों में जानवरों में नहीं मिलते, ये धरती के ऊपर मिलते हैं और इतने स्ट्रांग होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर एक बूंद भी गिर गई तो हमारी स्किन जल सकती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब जिसको बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन आप कहने लगो कि हमारी बॉडी के अंदर है तो ऑर्गेनिक नहीं, वो हार्मफुल है और आपकी स्टमक के अंदर प्रोटेक्शन होता है, इस वजह से वो वहां सीक्रेट हो पा रहा है। और इसका एक और नाम होता है म्यूरियाटिक एसिड। सभी एसिड्स में एक चीज कॉमन होती है कि अगर कभी भी कोई चीज अगर एसिड है उसे पानी में मिलाओगे तो H आयन उसका अलग हो जाएगा। H आयन की वजह से ही कोई भी चीज एसिड होती है। अगर एसिड है तो जरूरी है H आयन निकलेगा ही निकलेगा। आप देख सकते हो HCl, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, CH3COH, इसमें ये वाला H अलग होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है, बाकी सब मिनरल एसिड है, पौधों में सॉरी धरती पर मिलने वाले एसिड है, तो ये भी फर्क होता है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ज्यादातर कार्बनिक अम्ल, उनमें H लास्ट में जुड़ा हुआ होगा जो अलग होगा। बाकी जो मिनरल एसिड है उनमें H स्टार्टिंग वाला जो है वो अलग होता है। एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एसिड सबका खट्टा टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से फ्लो हो सकती है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। कोरोजिव नेचर होती है इनकी, यानी ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, कहीं भी गिरेंगे तो जल जाएंगे, मतलब वो चीज जला देंगे। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, धातु के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाल सकें। एसिड्स जो रिएक्शन करते हैं ना, चार जनों के साथ करते हैं, मेटल यानी धातु, मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है। ऐसे ही मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, एक ही बात है, या बेस। इन तीनों में आपका सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। इसमें भी सॉल्ट ही बनेगा लेकिन वाटर की जगह बस हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने ब्रीफिंग भी दी थी, आपको समझा दिया था, क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल है, देख लेना। सब में सॉल्ट और वाटर आएगा, बस मेटल्स के साथ आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आएगी। देख सकते हो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो भी मैंने आपको बताई ना, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, इसमें भी सॉल्ट और वाटर बनता है, बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया बोला जाता है। सिंपल, ठीक है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी के साथ बेसिस पे आ जाओ, तो बेसिस की भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, बस वो खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। वो जो है
ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं या रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो हाथ पे गिर जाएंगे तो जला देंगे। ये अगर हाथ पे गिर जाएंगे, आप हाथ लगाओगे तो सोपी सोपी साबुन के जैसा फील होता है, सॉफ्ट। बेसिस की कितनी रिएक्शन है? जैसे एसिड की 4 थी, बेस की 3 रिएक्शन है केवल। एक तो बेसिस रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ, एक बेसिस रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और लास्ट एसिड्स के साथ। तो ये तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी। इन दोनों में या इन तीनों में ही सॉल्ट और वाटर बनता है। बस इसके साथ मेटल के साथ, जैसे एसिड में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, बेसिस में भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो आप देख सकते हो बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। लेकिन एक चीज, सारे बेसिस रिएक्शन नहीं करते। देखो जो रिएक्शन एसिड दे रहे हैं वो रिएक्शन बेस नहीं देंगे, पर कुछ बेसिस हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अदरवाइज कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, कॉमन है। और बेसिस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, और इसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंटासिड कौन से होते हैं? एंटासिड वो बेसिस हैं, वो क्षार हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जो हम अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, और हमारे अगर बॉडी में एसिडिटी हो जाए उससे वो आराम देंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस होता है। और इसका पीएच बोले तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो है 10। इसी के साथ ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, वो जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, क्योंकि बेसिस पानी में नहीं घुलते। कुछ बेसिस है जो पानी में घुल जाएंगे, उनका नाम आप बेसिस ना लेकर एल्कली लेने लग जाते हो। सिंपल। बेकिंग सोडा भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बहुत अच्छा एंटासिड है, हमें एसिडिटी से राहत पहुंचा देता है। एल्कली में आपको भी बता चुकी हूँ। पीएच एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। देखो कोई भी चीज कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितनी स्ट्रॉन्ग पीएच बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग अम्ल है या क्षार है, ये कैसे पता लगता है? पीएच से पता लगता है। पीएच एक नंबर होता है, जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो दो चीजों में पीएच आप जरूर याद रखोगे। एक तो दांत, अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सुबह उठते में ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश में बेस होता है। तो जो आपके मुंह में एसिड बना है पूरी रात में, बैक्टीरिया ने जो बनाया है, ब्रश करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और माउथ का पीएच नॉर्मल हो जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है। अगला है एसिड रेन। अगर आपके जो टूथ डिके शुरू होता है अगर माउथ का पीएच 3 से कम हो जाए। ऐसे ही एसिड रेन होती है अगर आपका जो बारिश है, बारिश का पानी है, उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, तो उस रेन को आप एसिड रेन कहना शुरू कर दोगे। और एसिड रेन अगर होती है तो जिस जिस पानी में वो बारिश का पानी पड़ रहा है, वो उसे भी एसिडिक नेचर में शो कर देगी। आई थिंक ये माउथ का जो पीएच है ना, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। 5.5 ही है। 5.5 ही है। तो 5.5 से अगर कम हो गया आपके, क्योंकि 3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 3 एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है, आपका मुंह जल भी सकता है। तो 5.5 इज द करेक्ट आंसर। एक्वारीजिया। एक्वारीजिया को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली ये एसिड नहीं है, ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल का, एसिड्स का सॉल्यूशन है। 2 एसिड होते हैं इसमें, कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। HCl और HNO3। HNO3 का एक पार्ट होता है, HCl के 3 पार्ट होते हैं। और कंसेंट्रेटेड बिल्कुल सांद्र जो है उनका, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके अंदर कुछ भी चीज अगर आप डालोगे वो घुल जाएगी। कुछ फॉर्मूले हैं जो लर्न करने हैं। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा दूसरा नाम होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको लर्न हो जाएंगे। बेकिंग सोडा, तो बस कुछ नहीं करना, इसका पानी हटाना है और ये H यहाँ डाल NaHCO3। POP जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं,
CaSO4.12H2 और ये बनता किससे है? जिप्सम नाम की मिट्टी से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसे वो भी बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो 11th-12th की है, तो बेसिकली एसएससी अभी तक 10th क्लास तक ही पूछता है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर में, तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी किसी का कंसेंट्रेशन निकालना हो, सांद्रता निकालनी हो, आप कैसे निकालते हो? आप निकालते हो मोलैरिटी निकाल कर। और मोलैरिटी का कैसे पता लगता है? मोलैरिटी का पता लगता है कितने मोल्स हैं बटे कितनी वॉल्यूम है लीटर में, कि कितने मोल्स आपने कितने लीटर में घोले हैं। और मोल्स आपने अवोगैड्रो कॉन्सेप्ट से पढ़ा था, राइट? मोल कैसे निकाल सकते हैं? दो फॉर्मूले होते हैं मोल्स के। सबसे पहला, गिवन मास, क्या द्रव्यमान दे रखा है, बटे उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन पार्टिकल्स बटे अवोगैड्रो नंबर। इसी के साथ एक और चीज, पीएच की हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन पीएच और प्लस पीओएच, जो टोटल पीएच स्केल होता है उस पे संख्याएं होती हैं 0 से 14 तक। और हमेशा ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का पीएच और OH आयंस का पीएच, एसिड और बेस का जो पीएच है उनका सम मिला के हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा, ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने ये ब्रैकेट लगाया, इनका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। अगर आपको कंसेंट्रेशन निकालनी है, सांद्रता निकालनी है, कैसे निकालोगे? मोलैरिटी से। ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा अगर आपको पीएच निकालना है तो। देखो, ए 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम दे दिया 100 ml, लीटर में बदलोगे अगर, ठीक है, सॉरी 0.1 लीटर सॉल्यूशन हैविंग 0.01 मोल्स। आपको मोल्स दे रखे हैं, आपको वॉल्यूम भी दे दी और मोल्स भी दे दी कि इतने मोल्स जो हैं आपने 0.01 मोल्स NaOH आपने घोले हैं इतने लीटर पानी में। तो पीएच बताओ। कोई बात नहीं, NaOH है ना, तो यहां से आपको किसका पीएच निकालना पड़ेगा? OH का पीएच निकालना पड़ेगा। और पीएच का फॉर्मूला आपने चैप्टर में पढ़ा था। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का पीएच निकालना है, मान लो ए क्वांटिटी है, उसका पीएच निकालना है, तो माइनस का लॉग ए की कंसंट्रेशन, सिंपल। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। पहले मोलैरिटी निकाल लो, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? कितने मोल्स हैं कितने लीटर में, तो इतने मोल्स हैं हमारे, कितने लीटर में? 0.1 लीटर में। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमारा बन गया। तो यहां से आप पीएच निकाल सकते हो, किसका? OH का, क्योंकि NaOH में OH आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लॉग, अच्छा इसको एक चीज एक तरीके से और भी लिख सकते हो, 10 की पावर -1, क्योंकि लॉग में पावर से खेलना आसान होता है, पावर्स को सॉल्व करना आसान होता है। तो जब आप पीएच निकाल रहे हो, फॉर्मूला है माइनस के लॉग OH की कंसेंट्रेशन। तो माइनस के लॉग OH की कंसेंट्रेशन कितने निकाली? 10 की पावर -1। तो अगर आप सबको लॉग सॉल्व करना आता हो या नहीं भी आता हो तो मैं बताती हूँ, जब भी लॉग के साथ 10 होता है वो कट जाते हैं, बस पावर बचती है। तो लॉग और 10 अगर बच है तो लॉग से 10 कट गया, बस -1 बचा। तो OH की जो पीएच आ गया वो कितना आ गया? 1। मतलब पीएच भी नहीं, बेसिकली जो POH की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। तो आपको पता तो है पीएच प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है? 14। तो पीएच आपको निकालना है, राइट? POH की वैल्यू 1 आई, तो 14 - 1 आंसर होगा 13। हमेशा ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का पता पीएच ही देगा, पर पीएच निकालने का मतलब कैसे?
पीएच की बजाय पहले पीओएच या जो भी आपको दे रखा है वो निकाल लो। और पीएच या पीओएच कैसे पता लगेगा? हमेशा मोलैरिटी से, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग जो भी चीज निकाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी से। तो ये आंसर आ गया, 13 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैच करना है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एसिड है, सोडा वाटर में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन 3 आ गया, इनमें एक ही है बी, बाकी भी पढ़ लेते हैं। लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड कोकोनट मिल्क में मिलता है। ब्यूटायरिक एसिड जो है आपका बटर में मिलता है, और इरूसिक एसिड आपका मस्टर्ड ऑयल में मिलता है। Which potassium salt is a mineral supplement used to treat or prevent low levels of potassium in the blood? पोटेशियम का कौन सा लवक है जो हम यूज करते हैं अगर हमारे खून में पोटेशियम की कमी हो जाए? सोडियम का क्या है हम जो यूज करते हैं? NaCl। पोटेशियम का भी क्या यूज करेंगे? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिंपल। एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। Which acid destroys the bacteria that enter the stomach? कौन सा एसिड है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है जो पेट में आता है? पेट में एक ही तो एसिड बनता है हमारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Which acid is predominantly present in tomatoes? टमाटोज में कौन सा एसिड? इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। टमाटोज में ओ से, मतलब टमाटो जो है ओ पे खत्म हो रहा है ना, ओ से ही इसका एसिड शुरू होगा, ऑक्सैलिक एसिड। इनमें से कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड वो होता है जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, दोनों अधातु होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg मेटल है, OH तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली एक बेस है, तो ये कोवलेंट नहीं है। तीनों कोवलेंट नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, यही एक कोवलेंट कंपाउंड है। Which of the following is used as an antacid to neutralize stomach acidity? अगर एसिडिटी हो जाए, इनमें से क्या चीज एसिड एंटासिड की तरह यूज करते हो? दो ही एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको, या तो बेकिंग सोडा या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बेकिंग सोडा तो कहीं है नहीं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही इसका करेक्ट आंसर है। इसको क्या बोलते हैं साथ में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। When the litmus is neither acidic nor basic, its color is? जब लिटमस ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, उसको क्या, उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन। पर्पल मत लिखना, पर्पल उसका न्यूट्रल कलर है, वो जो, सॉरी न्यूट्रल बोल रही हूँ, ओरिजिनल कलर, नेचुरल कलर है जो हमें पौधे से मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा एसिड की वजह से, और विनेगर, सिरका एसिडिक होता है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? इथेनोइक एसिड, या जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टार्टरिक एसिड किस में मिलेगा? टैमरिंड, इमली में, अंगूर में। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। एसिड स्ट्रॉन्ग है, अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बेस बहुत वीक है, क्षार बहुत वीक है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। पर सॉल्ट किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था एसिड। एसिडिक नेचर का मतलब 7, जो पीएच होगा 0 से 7 के बीच में, यानी कम ही होगा, तो उसका पीएच 7 से कम होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सोडियम क्लोराइड NaCl से, तो वो टूट जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कुछ नहीं टूटेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। अच्छा सॉरी, कोल्ड ब्राइन, हाँ तब भी गलत है। होता क्या है, अगर नमक का बिल्कुल गाढ़ा सॉल्यूशन ले लो, बिल्कुल गाढ़ा, और तब उसमें से अगर आप पास कर रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी, तो वो टूट जाता है NaOH में, हाइड्रोजन गैस में और क्लोरीन गैस में। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसके अंदर भी सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसीलिए इसका नाम क्लोर मतलब क्लोरीन बनती है, एल्कली मतलब एल्कली बनता है, और प्रोसेस है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज फाउंड इन लाइम वाटर? लाइम वाटर में, चूने के पानी में, चूना होता है कैल्शियम का बना हुआ, तो कैल्शियम का ही मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे पीएच में सही से काम करते हैं, नहीं। हमारी बॉडी सबसे बेस्ट काम करती है जब 7 पीएच हो, 7 न्यूट्रल होता है। 7 से लगभग 7.8 और 8 के बीच में बिल्कुल सही से काम करते हैं। तो अवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। इनमें से किसका पीएच 14 होता है? 14 मैक्सिमम नंबर है ना। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं बता भी चुकी हूँ। एक तो फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस है और उसका पीएच कितना है? 10। तो वीक बेस है, इसीलिए हम अपनी बॉडी में ले पाते हैं। इसमें से नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस बिल्कुल है, बता चुकी हूँ। टर्मरिक हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। HCl पेप्सिन का काम कैसे आसान करता है? बेसिकली बायोलॉजी का है, मैं समझा भी चुकी हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। आपके पेट में HCl निकलता है और HCl के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो एक और एंजाइम है पेप्सिन, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे समझाती हूँ। तो HCl के होने से जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवली काम करता है। पेप्सिन सिर्फ तभी काम कर सकता है अगर उसके आसपास एसिड हो, सिंपल। तो HCl क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच? टमाटो के अंदर कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यही करेक्ट मैच नहीं है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक, ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक, रेंसिड बटर के अंदर ब्यूटारिक, ये तीनों मेंशन है ऑलरेडी पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन स्पिनच? स्पिनच में यानी पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड ही पाया जाता है। विंडो क्लीनर में कौन सा बेस मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न करके रखेंगे। विंडो क्लीनर में जो क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं उनमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक बेस है, ये हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता ज्यादा। तो NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड नेचुरल सोर्स। और ठीक है, टैमरिंड में ये नहीं होता, टार्ट्रिक एसिड होता है। तो यही गलत है, यही बताना था। विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड ही मिलेगा। एक्वारीजिया मिक्सचर होता है जिसमें HCl 3 पार्ट्स में मिलेगा, नाइट्रिक एसिड 1, तो 3:1। क्वेश्चन में ये भी देख लिया करो कौन सा एसिड पहले लिखा है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, देखो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होगा तो आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। म्यूरियाटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच कंपाउंड? फर्स्ट स्लाइड पे बता दिया था, आई गेस सेकंड पे। म्यूरियाटिक एसिड किस एसिड का दूसरा नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर? क्या होता है अगर एसिड और बेस को पानी के साथ मिक्स करोगे? देखो पानी के साथ मिक्स करने पे ना एसिड H आयन छोड़ता है, बेस OH आयन छोड़ता है, राइट? तो अगर आप पानी के साथ मिक्स करोगे तो एसिड के H आयन की कंसंट्रेशन और बेस के OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मतलब अगर 1 लीटर में या पर यूनिट वॉल्यूम में, बेसिकली जितनी जो भी वॉल्यूम है उसकी 1 यूनिट में पहले अगर 5 आयन थे, अब 1 या 2 आयन हो जाएंगे क्योंकि पानी आपने बढ़ा दिया, तो आयंस बढ़ जाएंगे। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीज हो जाएंगे H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। पीएच में P का मतलब पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर, लैटिन वर्ड है। आइडेंटिफाई द एसिड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में कौन सा एसिड यूज होता है? ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड। सबसे पहले एसिटिक एसिड किसने बनाया था? कोल्बे ने बनाया था सबसे पहले एसिटिक एसिड, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेस को, उस पानी में घुलने वाले क्षार को क्या कहते हैं? एल्कली बोला जाता है, राइट? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये जो पूछे गए हैं। एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ। अगर किसी की भी एसिडिक नेचर देखनी है, अम्लीय प्रकृति देखनी है, कैसे पता लगेगा? एसिड्स में कॉमन क्या होता है? H आयन। तो हाइड्रोजन आयन से आपको किसी भी चीज की एसिडिक प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर्स इज कैलकुलेटेड एज।
पानी कितना खारा है इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन डैश ग्राम ऑफ सी वाटर, कि कितना सॉल्ट घुला हुआ है कितने पानी में, राइट? तो कितना आएगा? लगभग 1000 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट घुला हुआ है? 1000 सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या है कि कितना पानी घुला हुआ है समुद्र में। नॉर्मली जो सैलिनिटी होती है ओशियंस की 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, जिसको 35 पीपीटी भी बोला जाता है। इनमें से कौन सा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है? बहुत सारे फूल हैं जिनकी पत्तियां संकेतक का काम करती हैं। तो कौन सा फूल है? जैसे जेरेनियम फ्लावर्स उसके काम करती है, उसके फूलों की पत्तियां। रेड कैबेज लीव्स, पिटूनिया फ्लावर्स, ये वो फ्लावर्स है या वो कैबेज है जिनकी पत्तियां एसिड और बेस इन संकेतक का काम करती हैं। थाइम लीव्स इंडिकेटर नहीं है। जब भी एक चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। उसे खत्म करने के लिए क्या हमें रब करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, अगर एसिड इंजेक्ट किया तो बेस हमें रब करना है, पर बेस तो नुकसान देंगे। 2 बेस पढ़ाया है मैंने आपको जो कि नुकसान नहीं देंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। देख लो कौन सा है इसके अंदर, मॉइस्ट बेकिंग सोडा। इनमें से किसका दूसरा नाम फॉलिक एसिड है? B11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B11 को, और इसका दूसरा नाम टेरोइल ग्लूटेमिक एसिड होता है। लिटमस पेपर, अच्छा सोप में अगर डालोगे, साबुन होता है बेस, और बेस में कौन सा कलर देता है? ब्लू। तो लिटमस किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, वो है मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। बेसिकली ये चैप्टर किस चीज के अराउंड घूमता है कि आप कैसे जो मेटल है वो जिन चट्टानों से हमें मिलता है उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स यानी खनिज। पर उन सबसे हम मेटल्स नहीं निकालते, हम सिर्फ उनसे निकालते हैं जिनसे निकालना हमें प्रॉफिटेबल लगता है और आराम से निकल जाए। तो मिनरल्स सारे हो गए, खनिज सारे हो गए, पर उसमें से शॉर्ट लिस्ट हमने करे वो जिनसे हमें प्रॉफिट होगा, उनको हम बोलते हैं ओर्स यानी अयस्क। तो उसमें जो मेटल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है और हमें बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए, तो क्या क्या स्टेप्स हमें अपनाने पड़ते हैं, वो सब कुछ हमारे मेटलर्जी यानी धातु क्रम में आते हैं। तो चैप्टर की ब्रीफिंग और पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। इतने ज्यादा इसमें से पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपसे और यानी अयस्क के नाम डेफिनेटली पूछता है, तो वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन, लेकिन इससे भी पहले आप ये समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई भी और मिला है आपको, अयस्क मिला है, तो सबसे पहले हम उसकी करते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रीकरण। उससे क्या होता है कि जो और में ऐसी गंदगी है जो उसमें घुली हुई नहीं है, ऊपर चिपकी हुई है, या ऐसी गंदगी जो आराम से निकल सकती है, जिसको गैंग बोला जाता है, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, अर्थ के पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, वो हटाते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। किसी भी अयस्क में या किसी भी ओर में जो इम्प्योरिटीज होंगी उसको गैंग बोला जाता है, और गैंग को हटाने को ही कंसंट्रेशन यानी सांद्रीकरण या एनरिचमेंट ऑफ ओर, अयस्क संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आता है कि अगर ओर जो है, जो अयस्क है, उसमें मेटल तो है, धातु तो है, पर वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ओर सल्फाइड ओर है। ठीक है, क्योंकि जब मेटल्स ऐसे मिलते हैं वो जुड़े हुए मिलते हैं किसी ना किसी के साथ। तो अगर सल्फाइड ओर है तो सांद्रीकरण या फिर ये जो हम संवर्धन करते हैं, जो कंसंट्रेशन करते हैं, कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं उस गैंग को हटाने के लिए? तो हम अपनाते हैं हमेशा प्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, झाग उत्प्लावन प्रक्रिया। इसमें हम H2SO4 का यूज करते हैं। बेसिकली हम इसमें एसिड डालते हैं, पाम ऑयल डालते हैं, झाग बनते हैं गंदगी के, और झाग इतने बन जाते हैं कई बार कि वो बाहर निकलने लग जाते हैं, मेटल के भी झाग बन जाते हैं। तो उस झाग को डिप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए एसिड डाला जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सांद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन। सांद्रीकरण करने के बाद अब आपके पास वो गंदगी रह जाती है जो कि
घुली हुई गंदगी है, उसे कैसे अलग करोगे? या मैं ये कहूं कि जब अभी तक और था, आपने कंसंट्रेशन कर दी, अब 3 हिस्सों में वो बट गया, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं हाईली रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं जो माध्यमिक क्रियाशील होते हैं, और जो बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होते हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव है वो तो सिंपल, अब एक ही काम रह गया उनके साथ करना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस करते ही ओर से बिल्कुल प्योर मेटल निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। लेकिन बात करते हैं जब ओर में जो मेटल हो वो मीडियम रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव हो, माध्यमिक क्रियाशील हो। तो और दो ही तरीके का मिलता है जनरली, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ या सल्फर के साथ जुड़ा हुआ। तो यानी या तो कार्बोनेट और मिलता है या सल्फाइड और मिलता है, CO3 वाला या सल्फाइड, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मेटल, तो CO3 भी हटानी है और सल्फर भी हटानी है। तो इनको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका कि इनको हटाओ, इनको हटाते ही कुछ और जोड़ना पड़ता है, ऑक्सीजन जोड़ दो, और फिर ऑक्सीजन को हटा के प्योर मेटल रह जाता है। इनको डायरेक्ट हटा के मेटल निकालना बहुत भारी है, कई बार पॉसिबल भी नहीं होता, इसलिए इनको हटा के मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाया जाता है। और उसको प्योर करने के लिए बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या होता है, ये जो मिला ये इम्प्योर मेटल मिला, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, जो इसमें किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्योर मेटल में बदल जाएगा। तो अभी आप कंसंट्रेशन पढ़ चुके हो, हाईली रिएक्टिव में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें तो बस इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव की, जो दो तरीके से मिलेंगे, या तो कार्बोनेट और या तो सल्फाइड और। इनको बेसिकली दोनों को गर्म किया जाता है, और गर्म करते करते ही दोनों मेटल ऑक्साइड में बदल जाते हैं। पर क्या फर्क है दोनों में? फर्क है जो सल्फाइड और है, जब आप इसको गर्म करोगे तो ऑक्सीजन दोगे गर्म करने पर, लेकिन और इस प्रोसेस को आप गर्म करने को बोलोगे रोस्टिंग। लेकिन जो कार्बोनेट और है CO3 वाला, इसे गर्म करने पे आप कोई ऑक्सीजन नहीं दोगे, इसके पास ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। सल्फाइड और के गर्म करने को बोलते हैं रोस्टिंग, और इसमें आप बहुत सारी एयर देते हो या ऑक्सीजन देते हो गर्म करने के लिए, जैसे ZnS प्लस ऑक्सीजन आप हीट करोगे ZnO प्लस SO2। ये बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस कर लेंगे हम इसे। ठीक है, तो इसमें भी गर्म करना है, उसमें भी गर्म करना है, बस रोस्टिंग में, रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड और की होती है, ऑक्सीजन दी जाती है। कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट और की दी होगी, और इसमें ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल ना के बराबर दी जाती है। लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब इम्प्योर मेटल हो, जब आपका ऐसा मेटल हो जिसमें थोड़ी बहुत गंदगी हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और उसे प्योर मेटल में बदल दिया जाता है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो दो रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड, तो उसमें क्या क्या मिलेगा? तो एनोड में आप थिक ब्लॉक रखते हो जिसको आपको साफ करना है इम्प्योर मेटल का, वो बनता है एनोड। और बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लेते हो बिल्कुल प्योर मेटल की, वो आप बनाते हो कैथोड। सिंपल। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है? एक सेकेंड, स्मेल्टिंग का मतलब बेसिकली ये आई थिंक गलत हो गया, यहाँ पे रोस्टिंग की ही डेफिनेशन है, ये स्मेल्टिंग की डेफिनेशन नहीं है। देखो, स्मेल्टिंग का मतलब क्या है? स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मेटल को गर्म कर रहे हो, आपने किसी भी मेटल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए। जब आप देखो, हीट और मेल्टिंग की मदद से, हीटिंग और मेल्टिंग की मदद से मेटल अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोला जाता है। सिंपल। और क्या होता है? ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज जिससे आप मेटल्स को निकाल सको कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, बहुत लाभप्रद तरीके से, उनको और बोलते हैं, यानी अयस्क बोलते हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे कि किस मेटल के ओर का क्या नाम है। मरकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिनेबार इसका ओर होता है। आयरन के कई सारे ओर है, सिडराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट, एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट और बॉक्साइट, कोबाल्ट, स्मेल्टाइट, गोल्ड, कैलेवराइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ ऐसे हैं जो आपको लर्न करने होंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इम्प्योर मेटल से मेटल के रिफाइन करने के लिए। मतलब अब आपके पास इम्प्योर मेटल है, प्रॉपर मेटल, कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही, कुछ नहीं जुड़ रही, बस मेटल है लेकिन हल्का सा इम्प्योर है, तो उसको प्योर करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इनमें से मरकरी का सबसे कॉमन और क्या है जो कि आपका वोल्केनिक एक्टिविटीज, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलता है। मरकरी का एक ही तो और बताया मैंने आपको, सिनेबार। सिनेबार इज द करेक्ट आंसर। वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स को आप क्या करते हो, आप उनके ओर से निकालते हो बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वो प्रोसेस जिसमें आप मेटल्स को निकालते हो उनके अयस्क में से, और कैसे, उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा गर्म करके आप उनको ज्यादा गर्म करते हो, वो पिघल जाते हैं। तो हीटिंग एंड मेल्टिंग दोनों आ गया ना, क्या आंसर होगा, स्मेल्टिंग, प्रगलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल, PLBA। ये 4 क्वालिटी होती हैं, ए सबसे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का कोल होता है, एंथ्रासाइट। इनमें से कौन सा एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है जो लगभग बिल्कुल प्योर फॉर्म है कार्बन की। तो कार्बन की बिल्कुल प्योर फॉर्म, 95% कार्बन होता है कोक में, आप इसको फ्यूल की तरह यूज करते हो, इससे बहुत कम धुआं निकलता है, पॉल्यूशन कम फैलता है। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ, डोलोमाइट मैंने अभी आपको बताया भी था, डोलोमाइट किसका ओर है, डोलोमाइट एल्यूमिनियम का ओर है, ध्यान रखेंगे, सॉरी मैग्नीशियम का ओर है। एल्यूमिनियम के दो थे, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, तो ये ध्यान रखेंगे। सोडियम का है रॉक सॉल्ट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। मेटल्स नॉन मेटल्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज टू मेक रेयन क्लोथ, रेयन का कपड़ा बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सेल्यूलोज। नॉर्मली सेल्यूलोज का इस्तेमाल फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ पोस्टुलेटेड बाय डैश, किसके द्वारा प्रतिपादित एक नियम है जिसके अनुसार अलग अलग चीजों की, अगर आप अलग अलग चीजों में आपने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जितने उनका वेट आएगा वो सबका प्रोपोर्शनल आएगा। आपने अमाउंट लिया, उसमें सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उनका जो केमिकल वेट है वो इक्विवेलेंट आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। ये किसने बताया था, ये बताया था माइकल फैराडे ने। लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना, इक्विवेलेंट वेट्स वाला जो लॉ है वो फैराडे ने दिया। इनमें से आपको बताना है कौन सा मेटल और उसका ओर करेक्ट नहीं है। ओके, गोल्ड का कैलेवराइट है, मैंने बता दिया था। मरकरी का ग्रीनोकाइट नहीं है, इसका सिनेबार होता है। मरकरी का एक ही तो और बताया मैंने आपको। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. So the chapter that I have come with today is metals, non-metals and alloys. We are going to cover all the PYQs. जी हम लोग PYQs cover करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको चैप्टर की ब्रीफिंग भी देने वाली हूँ, जो कि आपको चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो हमने प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाई हैं उनको चेकआउट करते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। ग्रुप 1, आप सबको ट्रिक्स की अलग वीडियो बना चुकी हूँ, चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, लेकिन ब्रीफिंग के लिए फटाफट से कवर करते हैं। ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स का, ली ना करे रब से फरियाद, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, +2 इनकी वैलेंसी होती है। बेरिलियम, ये बेटा मांगे कार स्कूटर भापरे, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 13 वैलेंसी +3, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। मैं ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता चुकी हूँ। तो इट इज़ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम।
ग्रुप 14 वैलेंसी 4 होती है इनकी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। ग्रुप 15 -3, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 आपका चेल्कोजेंस इनका नाम है, तो नाम सिर्फ इन दो का है या ग्रुप 16 से शुरू हो रहा है चेल्कोजेंस। ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस, वैलेंसी 0, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन। फैक्ट्स, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट है आयरन, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एटॉमिक नंबर की आपको 1 से लेकर 30 तक की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। हल देखिए, हल, बक, नोफन, समास, पस्का, पक, शक्ति, वकर, मनफिको, निकूजन। शक्ति, वकर, मनफिको, निकोजन, ये मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। हल, बक, नोफन, समास, पस्का, पक, शक्ति, वकर, मनफिको, निकोजन, ये आपकी लाइन्स हैं। आप 2 बार भी लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक आपके एटॉमिक नंबर्स यानी परमाणु संख्या। इसी के साथ हम बात करते हैं कार्बन 14 की। मैं आपको बता दूं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स अपरूप होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। ये 14 वाला, 14 वाला रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी होता है। ये फॉसिल्स की, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कि कौन सा कितना पुराना है, कागज की एज पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ केमिकल्स, कुछ एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिनके जो सिंबल हैं उनके लेटिन नेम से डिराइव हो रखा है, जैसे सोडियम Na क्योंकि इसका लेटिन नेम है नेट्रियम, पोटेशियम K क्योंकि इसका लेटिन नेम है कैलियम, आयरन Fe, फेरम, कैल्शियम का Ca होता है लेकिन इसका लेटिन नेम समझ लो कैलिक्स। इसके अलावा कॉपर क्योंकि इसका साइंटिफिक वो लेटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो Cu। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलॉयज की बात करते हैं तो ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा किस मेटल से मिलकर बना है। जैसे ब्रॉन्ज की बात करूँ, कॉपर और टिन से मिलकर बना है, ब्रास, कॉपर और जिंक, और इसी के अलावा डच मेटल भी इन्हीं से मिलकर बना है, बस कॉम्पोजिशन इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। सोल्डर Sn और लेड Pb, टिन और लेड, स्टील कार्बन और आयरन से मिलकर बना है। स्टेनलेस स्टील की ट्रिक भी बताई थी, फिकर नहीं करनी। जर्मन सिल्वर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें सिल्वर भी होगा, सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना। नाम में भले ही सिल्वर आ रहा हो बट इट डजंट कंटेन सिल्वर, तो कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर, इसकी ट्रिक बताई थी, आप कजन को गिफ्ट करोगे, CZN, कॉपर, जिंक, निकल। एमालगम मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिलाओगे तो अमालगम आएगा। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? समस्थानिक या अपरूप, जिनको समस्थानिक जब एक ही एलिमेंट के एटम्स हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास, जो द्रव्यमान है, अलग अलग हो जाता है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार्स, जब अलग अलग एटम हो लेकिन इनके अलग अलग एलिमेंट हो, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग हो, परमाणु संख्या भी अलग हो, लेकिन परमाणविक भार या द्रव्यमान संख्या एक हो, तो उसको आप आइसोबार्स यानी समताप
बोलते हो? चलो, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, अपरूप होते हैं? 3, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेन। दैट मीन्स कार्बन हमारी नेचर में 3 तरीके से पाया जाता है। मेटल्स की रिएक्शन पे बात करूं तो मेटल्स के साथ आप किस किस की रिएक्शन करा सकते हो, ये मैंने आपको बताया था कि मेटल की ना या तो पानी के साथ करवाओ या एसिड, HCl एसिड। तो पानी के साथ भी पहले तोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे, फिर पानी के साथ कराओगे। हाइड्रोजन के साथ पहले करा चुके हो, फिर क्लोरीन के साथ कराओगे, और आप इसमें इसके अलावा एसिड के साथ कराओगे। ठीक है, एसिड के साथ कराओगे। मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल हाइड्राइड बनेगा। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जिसकी नेचर बेसिक होगी। मेटल्स ज़्यादातर बेसिक नेचर के बनाते हैं कंपाउंड्स, या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टीज दिखाएं। वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, सेम बेसिक नेचर के होंगे। मेटल क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड बनाएगा। मेटल एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्वा रीजिया को किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। 3:1 में 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का मिलाया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कुछ भी चीज घुल सकती है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, ये आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बता रखी है। एक इंसान का नाम याद रखना है, मिस्टर PSBC मेजेंटल। ये एक ऐसी ट्रिक, ऐसी लाइन है जो आपको ये बताती है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। मिस्टर PSBC मेजेंटल पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये आ गए आपके मेटल्स। देन कम्स हाइड्रोजन। फिर CP के पास गए, CM सॉरी, चीफ मिनिस्टर के पास गए, SP के पास गए और बीच में लगाया G। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन से पहले जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से बाद में जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। कोल की बात करूँ, कोल की 4 वेराइटीज़ होती हैं। पीट, PL भी ये याद रखोगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे महंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्रेड का कोल होता है, सबसे लो क्वालिटी का पीट। ज़्यादातर हम लिग्नाइट और बिटुमिनस यूज़ करते हैं। लिग्नाइट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट लो है, इसमें नमी की मात्रा कम है, तो इतना ज़्यादा धुआं जैसे जितना इसमें निकलेगा उतना इसमें नहीं निकलेगा। अलग अलग मेटल्स का कोरोजन संक्षारण कैसे होता है? लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3.XH2O। और संक्षारण होता किन 2 चीज़ों से है? ऑक्सीजन या एयर इन शॉर्ट, और वाटर, या शॉर्ट में बोलूं तो मॉइस्ट एयर। कॉपर में या तो कॉपर सल्फाइड की वजह से इसका संक्षारण होगा, इसका कोरोजन होगा, ब्लैक कलर का पड़ जाता है कॉपर। और कॉपर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH(CuCO3), जिसकी वजह से ग्रीन कलर का वो हो जाता है। इन 2 चीज़ों की वजह से कॉपर का कोरोजन होता है। सिल्वर Ag2S, सिल्वर, सल्फर की वजह से एल्यूमिनियम Al2O3 ब्लैक कलर का पड़ जाता है। ये कुछ धातुओं के यानी ओर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लर्न कर लेना। सोडियम का रॉक सॉल्ट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन का हेमोटाइट, मरकरी का सिनेबार, कॉपर का कॉपर ग्लैंस, और क्यूपराइट और जिंक का जिंक ब्लेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल? क्षारीय पृथ्वी धातु कौन सी नहीं है? ये है ग्रुप 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे। ठीक है, तो इसमें से देख लो, सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब है, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की सतह पर 7वें नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ये आई डोंट थिंक किसी को पता होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया जिसका नाम कैलियम से डिराइव है, ये आपको पता होगा, पोटेशियम, क्योंकि इसका सिंबल होता है K।
विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, 35 किसका, ये एटॉमिक मास है, कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणु भार 35 होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, लाल भूरे रंग का एक तरल पदार्थ है, जिसमें से बहुत तेज जलने वाली स्मेल आती है। आप बस ये बताओ, मास 35, आपको मैंने ये बता रखा है कि जो मास है वो नंबर का लगभग दुगना होता है, तो 35 का आधा करोगे तो कितना आएगा आपका 17.5, तो अप्रोक्सीमेटली 17 उसका नंबर अगर होगा, अब आप देख लो 17, आपको सबसे सही बात ये है, आपको ना इसका नंबर पता है ना इसका और ना ही इसका, क्लोरीन का नंबर पता है, उसका नंबर होता है 17, तो बस क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। एंड इमेज ऑफ, और आपको मैं बता भी दूं, क्लोरीन का मास भी 35.5 होता है एवरेज। ये दो तरीके से मिलता है, एक आइसोटोप, एक समस्थानिक का मास होता है 35, दूसरे का 37। एन इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज शोन बाय द मैप ऑफ सिप्रस, इन तत्व में से किसकी इमेज सिप्रस के मैप में दिखाई गई थी, जहां से उसका नाम आया। सिप्रस से नाम आया क्यूप्रस और क्यूप्रस से नाम आया कॉपर, तो सिप्रस से आप पहचान करोगे कॉपर की। Which radioactive isotope has a half-life of 5770 years, which is commonly used to estimate the age of materials like paper and parchment? कागज वगैरह की हम एज नापने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया भी था ना, कार्बन 14 हम यूज करते हैं। विच मेटल आयन रिलीज्ड फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री कॉजेज एक्यूट वाटर पॉल्यूशन। देखो, चर्म शोधन, जहाँ पे जो आपको मैं बता दूं, जो एनिमल्स की स्किन है उनकी धुलाई होती है, उस इंडस्ट्री से कौन सा मेटल है जो कि एक्यूट वाटर पॉल्यूशन फैलाता है, वो कौन सा है, वो है क्रोमियम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल मिनरल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग यानी वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है, तो इनमें से कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है जो वेदरिंग के टाइम पे भी स्टेबल रहता है, नहीं टूटता। सबसे स्टेबल रहता है क्वार्ट्ज। इसी के साथ वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पीसेस में टूटना अर्थ के सरफेस पे, तो वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग केमिकल मेथड से हो सकती है, केमिकल की मदद से, फिजिकल मेथड से पानी की हवा की मदद से हो सकती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है जब कोई पेड़ उगना शुरू हो जाए, रॉक्स के बीच में से अपनी जड़ें निकाल। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डिराइव्ड। कैल्शियम का नाम बताया था आपको मैंने, कैलिक्स था। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैज टू आइसोटोप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37। ग्रुप 17 का कौन सा तत्व है जिसके दो समस्थानिक होते हैं, अभी मैंने बताया आपको क्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉइड्स, इनमें से कौन से मेटलॉइड्स हैं। देखो, बोरोन, सिलिकॉन, ये मैंने ना आपको ब्रीफिंग में भी बता देती हूँ, एक मिनट। देखो, डायगोनल चलते हैं, ये विकर्ण के रूप में चलते हैं। ये शुरू होते हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आर्सेनिक और एंटीमनी, सेलेनियम और पोलोनियम, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलोनियम, ये सब आपके मेटलॉइड्स होते हैं। तो इनमें से बस आपको देखना है कौन कौन से उसमें दे रखे हैं। चलो, तो बोरोन है, ऑक्सीजन नहीं है डेफिनेटली, आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो बोरोन, सिलिकॉन एंड एंटीमनी। इनमें से कौन सा एलॉय, कौन सा मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है, गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम इज एन एलॉय मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ध्यान रखेंगे। ये एलॉय आपके नोट्स में नहीं है। कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा धातु है जो अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। एलोट्रोप्स, अपरूप किसके होते हैं, कार्बन के, तो कार्बन अलग अलग रूप में मौजूद हो सकता है।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स? आइसोटोप समस्थानिक की क्या विशेषता है? सेम स्थान, आइसोटोप सेम टॉप यानी सेम पोजीशन, एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑलवेज अ कंपोनेंट इन अमालगम? अमालगम में एक चीज फिक्स होती है, क्या? मरकरी। मरकरी अमालगम में फिक्स है, बाकी कोई भी मेटल आप उसमें मिला सकते हो। ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। एसिड रेन अम्लीय वर्षा बनाने के लिए कौन सी दो तत्व, कौन सी दो गैसें पानी में घुलती हैं? बहुत आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं पानी में क्योंकि ये आपके व्हीकल के धुएं से निकलती हैं। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक? कॉपर और जिंक से मिलकर कौन से एलॉय बनते हैं, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, कॉपर और जिंक से एक तो बनता है ब्रास और दूसरा ब्रास के अलावा बनता है डच मेटल। तो डच मेटल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? चलिए, मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, करेक्ट है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाने के लिए, यहां तक बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और उनकी नेचर बेसिक नहीं एसिडिक होती है। मैंने आपको बताया था, मेटल्स बेसिक नेचर के बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के बनाते हैं या न्यूट्रल। On burning, metals react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. Less reactive metals displace more reactive metals. गलत, जब भी रिएक्शन होती है ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहली, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो पहले तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, वो गुण जिसके द्वारा उन्हें वो पतली पतली चादर बनाई जा सकती है उनको आघात वर्धनीयता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला, जिससे हम पतले वायर्स बना सकते हैं उसको डक्टिलिटी यानी लचीलापन बोलते हैं, भी ठीक है। तो दोनों ठीक है, गलत कोई सी भी नहीं है, नीदर वन नॉर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम? इनमें से कौन सा लिक्विड गोल्ड और प्लेटिनम तक को अपने अंदर घुला सकता है? आप सोचो, गोल्ड और प्लेटिनम कभी नहीं खत्म होते, कभी नहीं घुल सकते। वो क्या है? एक्वा रिजिया। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है एल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग यानी ग्रुप 1 मेटल्स के रिगार्डिंग? सारे के सारे सिल्वरी वाइट सॉफ्ट होते हैं और लाइट कलर के होते हैं। पहली बात, यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लाइट कलर के, सॉरी हाँ, लाइट कलर के होते हैं और सॉफ्ट कलर के होते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं, हल्के होते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसिडर्ड लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम, बिल्कुल, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन खुद से निकल जाएगा, आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं है उसको निकालने के लिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे पहले वाली क्लास में, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये भी ठीक है। ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो ऊपर के 3 में, ये तो ऐसा दे दिया ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 होती है ना, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी गलत है? मेटल्स कुकवेयर बनाने के काम आते हैं, मतलब कि खाने के बर्तन, बिल्कुल ठीक है। ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स बनाने के काम आते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिविंग बींग्स इनहेल मेटल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं हम मेटल्स को, धातुओं को भी लेते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, गलत स्टेटमेंट है। चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आपको याद तो है PsBc मेजेंटल, पोटेशियम इसमें है ही नहीं। फिर सोडियम, सोडियम इसमें है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इनमें से स्टेटमेंट बताओ जो गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल बेसिक ही बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। नॉन मेटल्स आर मेलिएबल, अधातुएं निंदनीय, निंदनीय नहीं है, आघात वर्धीय करेक्ट आंसर है कि नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होती है, यही इनकरेक्ट आंसर है।
कौन से मेटल्स ठंडे पानी के साथ एकदम रिएक्शन करते हैं? देखो मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ठंडे के साथ रिएक्शन कर लेंगे, जो मीडियम में आएंगे वो गर्म पानी के साथ, जो लो रिएक्टिव होंगे वो भाप के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बिल्कुल टॉप पे कौन है? पोटेशियम और सोडियम, वो ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। और ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि एकदम आग पकड़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 3? इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 3? अगर मैं आगे का ना भी पढ़ूं तो आपको यहाँ से आंसर पता लग जाना चाहिए किसका एटॉमिक नंबर 3 है। हल, HHL, L से लिथियम, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे लिथियम सॉफ्ट होता है, सिल्वरी मेटल होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत कम डेंसिटी है, इसके अलावा पानी के साथ रिएक्शन करते ही आग पकड़ लेता है। चलो ये रटने वाला आ गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस एंड देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो ये मुझे आपको बतानी है। तो इन्होंने बोला एल्यूमिनियम की अगर टेम्परेचर देना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, इस तरीके से सबकी दे रखी है। बताओ किसकी इनकरेक्ट है, राइट? तो पहली बात तो पानी की इनकरेक्ट है। पानी की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा, लगभग 4 या 41,000 के करीब, 4,000 के करीब, 4100 के करीब होती है इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अभी आपको पता लग जाएगा, आई थिंक मैंने डाल रखी होगी इसके अंदर। तो वाटर की मैं आपको 4186 इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। वाटर की सबसे हाईएस्ट है, लर्न कर लेना, 4186। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ विच मेटल ऑन हीटिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 357 डिग्री सेल्सियस गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। इनमें से किसके पार्टिकल्स अगर आप उसको 357 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे वो लिक्विड से स्टेट में, गैस में चली जाएगी। पहली बात, मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में है, दैट इज मरकरी। मरकरी इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ विच एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंग्लो सेक्शन वर्ड एंड इट्स सिंबल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम। देखो ऑरम से AU बना और AU होता है गोल्ड का सिंपल। विच मेटल सल्फेट कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। इनमें से कौन सा है जिसमें पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और सल्फेट भी है? इसी के साथ इनका रेशो 1:1:2 है। ओके, देखो एल्यूमिनियम और सल्फेट होता है फिटकरी में, एलम में। पोटेशियम डाल दिए तो पोटेशियम जो पोटैश एलम होती है वो बन जाती है। और एस्ट्रीजेंट, जब भी एस्ट्रीजेंट के रूप में, मतलब आप कह सकते हो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें यूज कर रहे हो तो एलम ही होगी डेफिनेटली। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ, ओजोन किसका एलोट्रोप होगा? ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप होगा, अप्रूप होगा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ लिथियम न्यूक्लियस। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, परमाणु संख्या 3, और जितनी परमाणु संख्या उतने ही प्रोटॉन्स, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। इनमें से कौन सा ब्राउन कोल होता है? दैट इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट और ब्राउन सेकेंड नंबर का होता है PlBa में, दैट इज लिग्नाइट, सिंपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बताओ। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप कह सकते हो एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सॉफ्ट नहीं है, पानी में नहीं घुलेगा, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज कीसेराइट एज इट्स ओर। इनमें से किसका ओर का नाम कीसेराइट होता है? अयस्क का नाम कीसेराइट। तो मैग्नीशियम का जो ओर अयस्क होता है उसका नाम कीसेराइट होता है, लिख भी रखा है। आइडेंटिफाई द एलॉय अमंग द फॉलोइंग ऑफ विच लेड इज अ कंपोनेंट। इनमें से किस मिश्र धातु में लेड मिलता है? सोल्डर में, निकेल तो आपका है ही नहीं, एलॉय नहीं है, मिश्र धातु ही नहीं है, सोल्डर में आपका लेड मिलता है। Which of the following is used? Which of the following is one of the metals used in LED semiconductor technology? इनमें से किसका आप यूज करते हो
LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। तो इसमें यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का, अर्धचालकों का, ये लिखा भी हुआ है। गैलियम इज द ओनली वन सेमीकंडक्टर प्रेजेंट हियर। इनमें से कौन सा मेटल है जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ब्राउन सरफेस खोकर ग्रीन कोट बनाएगा? तो ग्रीन कलर का कौन सा मेटल हुआ था? सिर्फ एक था, कॉपर। और फॉर्मूला क्या था? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH2.CuCO3। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स नहीं दिखाते? दे लुक डल, ये ही नहीं दिखाते, दे ऑल आर शाइनी, सब शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आइंस्टीनियम? आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका नंबर होता है 99 और ये आइंस्टीन के नाम पर है, तो इसको जरूर, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे, तो लर्न कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार? आइसोबार की जोड़ी, आपको मैं बताऊं, एक ही आइसोबार मैंने आपको एग्जाम्पल में करा रखे हैं, क्लास में करा रखे हैं, और वही पूछे जाते हैं, आर्गन और कैल्शियम, दैट्स इट। दोनों का नंबर मास 40 होता है। विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट? इनमें से सबसे ज्यादा कम मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? एस्टेटीन सबसे रेयरेस्ट दुर्लभ तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स? थर्मोमीटर में अगर आपको मरकरी, पारे की जगह कुछ और यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज करोगे गैलिंगस्टैन, सिंपल। इनमें से ऐसा कौन सा अकेला मेटल है जो एंटीबैक्टीरियल है, यानी जिसपे बैक्टीरिया सबसे कम लगेगा? दैट इज कॉपर। इसीलिए कॉपर के बर्तन भी हम पहले यूज करते थे। कंस्टेंटिन इज एन एलॉय ऑफ? कंस्टेंटिन किस किस का एलॉय है? तो मैं आपको बता दूं, कॉपर और निकेल का एलॉय है कंस्टेंटिन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर। बेसिकली जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम चैप्टर नहीं करने वाले, हम एक चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQ करने वाले हैं। लेकिन वो PYQ कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको ब्रीफिंग देने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके अंदर आप समझ सकते हो जो क्लासेस में है वो, और एक जो रिसेंटली नई क्लास ऐड हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की ही, क्वांटम मैकेनिक्स के नेम से, हम वो भी इसके अंदर उसका ब्रीफिंग हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आपको SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं, तो टाइमली इनको चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की है वो है J.J. थॉमसन ने 1897 में। ये याद रखने वाली फिगर्स हैं तो याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की है 1886 में, और उन्होंने कैसे डिस्कवरी की है? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है जेम्स चैडविक ने 1932 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही न्यूक्लियस की जो खोज की है ये की है रदरफोर्ड ने, क्योंकि आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो कई सारी वेबसाइट्स पर प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड का नाम आएगा और कहीं पर गोल्डस्टीन। तो मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ना कि प्रोटॉन की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा की। तो बेसिकली आयन बनाने के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको हटाना है और H पॉजिटिव आयन बनाना है। तो किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए ऊर्जा जो आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा। कुछ एटम ऐसे होंगे जो खुद से आयन बन जाएंगे, आपको ऊर्जा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी आयनीकरण ऊर्जा 0 होगी, 0। और कुछ आयन ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे फ्लोरीन की बात करूं तो
आप कुछ भी करके, मतलब भाई आपको ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब जाके ये आयन बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज ही कराने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ता है। तो इसको तो ये तो नहीं खोएगा, क्योंकि ये तो कोशिश करेगा मैं एक गेन कर लूँ। तो आयन बनाने के लिए कई बार आपको खुद से ऊर्जा देनी भी पड़ेगी, कि आप इसको हीट करोगे बहुत ज़्यादा कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। तो वो एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी ताकि आप बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हटा दो और उसको पॉजिटिव आयन बना दो, वो उस ऊर्जा को आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा। जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते हो ना, साइज बढ़ जाता है एटम का, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खुद से चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ध्यान नहीं देगा, तो ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कम होती है। लेकिन जब आप पीरियड में जाते हो, जब आप ग्रुप में जा रहे हो, समूह में जा रहे हो, तो वो डिक्रीज होगी। जब आप पीरियड में जा रहे हो, आवृत्त में जा रहे हो, तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप पीरियड में जाते हो तो उसका साइज घटता है, न्यूक्लियस उसे अच्छे से पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहाँ समझ सकते हो एटम है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीजें हो सकती हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है, पता है आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन इन शेल में घूमता है, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, ये जो है इसको बोलते हैं शेल। इसको और जूम करके देखोगे तो सेल के अंदर मिलेंगे सब शेल। सब शेल को और जूम करके देखोगे तो उसके अंदर मिलेंगे ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑर्बिटल में, ठीक है, वो रहते हैं ऑर्बिटल के अंदर है, फिर घूमते रहेंगे। तो अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं, पर शेल के अंदर होता है सब शेल, सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हो कि अभी तक आपने ये पढ़ा था कि आप किस मोहल्ले में रहते हो। ये हो गया आपका मोहल्ला यानी नेबरहुड, ये हो गई आपकी गली नंबर यानी लेन, ये हो गया आपका हाउस नंबर। तो कुछ नंबर होते हैं जो प्रॉपर एड्रेस देंगे कि आपका घर का नंबर ये है, आपका गली ये है, आपका मोहल्ला ये है, तो ये आपका प्रॉपर एड्रेस बनता है ना, उन्हीं को क्वांटम नंबर बोलते हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थान बताते हैं और उस ऑर्बिटल के बारे में भी बताते हैं जिसमें वो घूम रहा है, वो होते हैं क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ गए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है शेल क्या है, मेन एनर्जी लेवल यानी ये न्यूक्लियस है, शेल का नंबर क्या है, मोहल्ला क्या है, तो वो होता है क्वांटम नंबर। और एन हमेशा या तो 1 होगा, मतलब 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि गली नंबर कुछ तो होगी ना, तो एन हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मूलधन संख्या। अगला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है अजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से, ये ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? देखो अभी आपने क्या करा, ये आपका कोई एनर्जी लेवल था, इसके अंदर है ऑर्बिटल्स कई सारे, तो ये बताएगा कि इसके अंदर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, या जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, सॉरी, जो सबसे पहले वाला क्वांटम नंबर था n, वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बता रहा था। अब जो आपका क्वांटम नंबर है l, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताएगा कि इस ऑर्बिटल की, मेन ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और n जो भी होगा ना, l उससे 1 कम होता है, 0 से शुरू होगा और L की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी और n-1 तक जाएगी। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कहने का कि अगर n की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 0 से शुरू होती है और इससे 1 कम तक जाती है।
अगर n की वैल्यू है 2 तो 0 और 1, यानी अगर दूसरा शेल है, ये दूसरा शेल था, इसके अंदर दो तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे, 0 शेप वाले और 1 शेप वाले। अगर 3 क्वांटम नंबर है 0 1 2, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये बताएगा कि सब शेल के अंदर, देखो ये था शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता था, हम ये पढ़ते थे, इसके अंदर आए सब शेल, फिर इसके अंदर आए ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये बताएगा कि सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं। ये था आपका शेल, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल आपके शेल है, शेल के अंदर आ गए सब शेल, अब इस सब शेल के अंदर आपके आ गए ऑर्बिटल। तो m आपका बताएगा कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और उनकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है या z एक्सिस के अलोंग है। तो ये बहुत आसान है इसकी वैल्यू फिक्स करनी m की। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर n 0 है, सॉरी n 0 तो हो ही नहीं सकता, n हो सकता है 1 से शुरू, तो l 0 होगा, राइट, m 0 होगा, छोड़ दो इसको। अगर n 2 है तो ये 0 और 1, राइट। देखो अब m की वैल्यू -l से +l तक होती है, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यानी -1 से +1 तक रहेगी, तो -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 और 2 रहेगी, तो 0 के केस में तो 0 है, छोड़ दो। 1 के केस में -1 से 1 तक, 2 के केस में -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 और 1। तो ये होते हैं आपकी m की वैल्यूज। ये बताता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। 0 सब शेल में 0 ऑर्बिटल है और कोई ऑर्बिटल नहीं है। अगर एक सब शेल है, ये देखो दूसरे नंबर के शेल पे, ये दूसरे नंबर का शेल था, तो दूसरे नंबर के शेल पर आपके 2 तो होंगे ऑर्बिटल, 2 होंगे सब शेल, ठीक है। एक तो होगा 0 वाला, मतलब ये तो अकेला होगा, और ये जो है 1 वाला, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने आपको बताया था इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, सॉरी, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या तो ऊपर की तरफ स्पिन होगा उसका या नीचे की तरफ स्पिन होगा। तो s की वैल्यू फिक्स है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, प्लस का हाफ या माइनस का हाफ। क्योंकि एक बात और बता दूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिक्स है, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल थे ना इसके अंदर, ये दूसरे शेल में 2 सब शेल थे, एक सब शेल अकेला था 0 वाला, एक सब शेल में 3 ऑर्बिटल थे, ये रहे 1 2 और 3। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको मैं बता दूं। तो ऑर्बिटल, एक स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताते हैं। स्पिन का मतलब किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, या तो प्लस का हाफ या तो माइनस का हाफ। अगर प्लस का हाफ है तो इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ स्पिन है उसका, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ उसका स्पिन है। देखो ये मैंने डायरेक्शन आपको बता रखा है। इसके अलावा जो शेल थे, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसके अंदर होते हैं सब शेल, है ना। तो इन सब शेल को L से तो डिनोट करते ही है, 0 1 2 3, इनके नाम भी हैं SPDF। आगे G और H, मतलब सब शेल तो कितने भी हो सकते हैं ना, N से 1 कम तक वैल्यू होती है, सोन चलते रहते हैं। SPDF ये आपको मेन याद करने हैं। अगला है ऑफबाउ प्रिंसिपल कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। बहुत बहुत आसान है। देखो ये डायरेक्ट आप याद रखो, अगर n 1 है, 2 3 4 5 तक कर लो बस। L की वैल्यू 0 और 1,
3 के केस में L की वैल्यू 0 1 2, 4 के केस में 0 1 2 3, 5 के केस में 0 1 2 3 4, राइट। सिर्फ सब शेल्स देखो तो इनका नाम SPDF था ना, तो 1 का केवल एक ही सब शेल है 1s, 2 का है 2s और 2p, यानी सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं। सेकंड शेल को तोड़ोगे तो 2 लाइन दिखेंगी। तीसरे वाले में 3s 3p 3d, 4 वाले में 4s 4p 4d 4f, 5 वाले में 5s 5p 5d 5f 5g, आगे आप जाना चाहो तो, ठीक है। 6 वाले में भी इस तरीके से होंगे, 7 वाले में भी इस तरीके से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इनमें, क्योंकि वो बच्चों वाला तो आप कर चुके हो 2 8 2 8 8 वो वाला, ये कैसे करे जाते हैं। तो इसके लिए आफ्बाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था, उस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं उन सब शेल में जिनकी एनर्जी कम होती है, फिर भरे जाते हैं उन सब शेल में जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट, खाना देना है तो उनको पहले दो जिनको ज़्यादा भूख लगी है। तो जिनके पास लो एनर्जी है उनमें ज़्यादा भरो इलेक्ट्रॉन पहले, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स भरो उनमें जिनमें ज़्यादा एनर्जी है। अभी कैसे पता लगेगा कि किस में एनर्जी ज़्यादा और किस में एनर्जी कम? बहुत बहुत आसान है, देखो। वन एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6x 6p 6d 6f। इसके भी बहुत सारे होते हैं पर मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिख रही हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको देखना है कौन से शेल में पहले भरे जाएंगे, बहुत आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। एरो बनाओ, पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, जिगजैग लाइन। ये बताता है इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे। सबसे पहले आया 1s, उसके बाद आप जिगजैग लाइन पे गए, फिर आया 2s, फिर जिगजैग लाइन पे गए, फिर आया 2p, फिर 3s, मतलब उल्टा चलना है, फिर जिगजैग लाइन पे गए 3p 4s, फिर जिगजैग लाइन पे जाओगे तो 3d 4p 5s, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d। अब आप कहोगे इतने सारे लर्न कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, 2 बार अगर आप राइम भी करोगे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आप 3d तक लर्न कर लो, वो बहुत है आप लोगों के लिए। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल में, राइट, बिल्कुल अंदर वालों में। ये भरे हैं आपने सब शेल, ये गली नंबर है। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं घरों में। अब आपको देखने पड़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। जैसे L था 0 1 2 3, इनका नाम था SPDF। M है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, S में कोई ऑर्बिटल नहीं है, छोड़ दो, तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, क्योंकि S का मतलब है ऑर्बिटल नहीं है, और नहीं है मतलब 0 नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है, तो S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1s2। उसके बाद आया P, मैंने बताया था M की वैल्यू -L से +L तक होती है, तो -1 0 और 1, तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। P वाली गली में 3 घर हैं, तो खुद सोचो। अच्छा, ये फिर से S आया, S में तो आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बेसिकली S में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, क्योंकि M की एक ही वैल्यू है वहाँ पे। M की वैल्यूज पे मत जाओ कि क्या वैल्यू है, ये देखो M की कितनी वैल्यू है। M की सिर्फ 0 वैल्यू है, तो मतलब एक नंबर है कोई। 1 के लिए या P के लिए M की 3 वैल्यू है, तो P को बनाओगे इस तरीके से कि P वाली गली में 3 घर है,
डी के लिए अगर मैं बात करूं तो डी का नंबर 2 है, तो -2, -1, 0, 1, 2, 5 नंबर। तो डी को अगर आप ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5, 5 घर हैं। ऐसे ही एफ में आपके और आगे आ जाएंगे। तो एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पी में भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी में कितने भरे जा सकते हैं इस तरीके से बनाओगे तो? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने भरे जा सकते हैं। लर्न कर लो, एस में 2, पी में 6, डी में 10, दैट्स इट। एफ में 14, इस तरीके से लर्न कर लेना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 3d10 तक में आपकी सारी ज़रूरत वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक देखो इनकी लो एनर्जी भी ऐसी है, सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, फिर उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, इस तरीके से। तो ये है आपका आफबाउ प्रिंसिपल कि सबसे पहले लोअर एनर्जी में भरी जाएगी, फिर हायर एनर्जी में भरी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये तो रहे क्वांटम नंबर की बात। आगे आ जाओ। ये जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ना, हमेशा इसी ऑर्डर में भरा जाएगा। 2 एक्सेप्शन भी है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम, अब देखो जब तक एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे 1 वाले में, तब तक इसमें नहीं जाएगा। जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, इसमें शुरू नहीं होगा। पहली चीज तो ये है। अब बात क्या होती है कॉपर और क्रोमियम में, क्रोमियम और कॉपर, इनकी जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो डिफरेंट है भाई। जब तक इस वाले एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, इस डी में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू नहीं होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या एक्सेप्शन है? ये डी है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर या ये इस तरीके से बिल्कुल स्टेबल काम करेगा, इनर्ट गैस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो तो ये तब भी स्टेबल हो जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो तब भी स्टेबल हो जाता है। जैसे क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। रुको, क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। असल में होना कैसे चाहिए? इसका होना चाहिए 4s2 3d4, क्योंकि जब तक s में पूरे 2 नहीं भरे जाएंगे तब तक d शुरू नहीं होगा। लेकिन अब आप खुद सोचो, s में तो एक ही ऑर्बिटल था, d में होते हैं आपके 5, तो इधर स्टेबिलिटी पाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर की अगर मैं बात करूं, इसका नंबर होता है 29, इसका नंबर होता है 24। कॉपर में भी कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, बस इसका जस्ट डबल ही है। एस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ऐसी, मतलब ये नहीं होती, ये नहीं होता, इसका ये नहीं होता, हाँ इसका यही होता है। कायदे में होना चाहिए 4s2 3d9, पर ये नहीं होता। होता क्या है? ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन था भाई। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर दूसरा दूसरा भरना शुरू होता है। स्टेबिलिटी के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है ताकि डी पूरा हो जाए और ये इनर्ट गैस की तरह काम करने लगे। ठीक है, तो ये था आपका ब्रीफिंग। इसके अलावा जी, मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये जो अभी आपको मैंने पढ़ाया ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का नया चैप्टर है जो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो एक बार डीप में जानने के लिए सब पढ़ लेना। बात करते हैं मोल्स की। मोल्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी जो आपको मास दे रखा है वो अपॉन में जो उसका आप निकालोगे फॉर्मूले से वो, या फिर अगर मास के ऊपर काम ही नहीं है, द्रव्यमान नहीं दे रखा, तो सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे कि इसके इतने अणु हैं, या इसके इतने परमाणु हैं, या इतने इसके आयन हैं, या इसके इतने पार्टिकल्स हैं, कण हैं। तो जो भी पार्टिकल्स दे रखे हैं वो अपॉन अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये वैलेंसीज हैं।
+1 वाली वैलेंसी होती है लीना करे रब से फरियाद, +2 वाली बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये BE है, इसको सही कर लेना, बेरिलियम, ठीक है। +3 वाली बैंगन आलू गोभी थैला, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखी है। 4 पे ना प्लस आता ना माइनस, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN एंड PB। देखो इसका है कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। ये क्लोरीन है Cl, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटनियम, और 0 यानी ये इनर्ट गैस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहचानिए कि आयनीकरण ऊर्जा के बारे में यानी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट। सबसे पहला, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे तो आयन बनाने के लिए वो चाहिए होगी 1 मोल एटम को। बिल्कुल ठीक है, 1 मोल पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 मोल क्यों आया, डेफिनेशन सही है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहली वाली बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम जाने में ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में यानी आवर्त में घटती है, ये गलत है। ग्रुप में आराम से आयन बन जाता है तो डिक्रीज होगी, आपको ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, और पीरियड में इंक्रीज होगी, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। In which year did Carl Anderson discover a positively charged particle called positron? देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन के जस्ट हर चीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसी है, उसका मास भी, उसका चार्ज भी, सब कुछ बस एंटी है, यानी एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। किसने डिस्कवरी की? कार्ल एंडरसन ने। कब की? 1932 में, 1932। कौन से साल में नील्स बोहर ने एक थ्योरी बनाई हाइड्रोजन एटम की, जिसमें उन्होंने क्वांटम नंबर, ये जो भी आपने पढ़े, उनके बारे में बताया कि उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं, उनकी सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। अगर आपने देखा हो इसमें मैथ्स जुड़ चुकी है, राइट, जो अभी आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कौन सी साल में बोहर ने बताया कि हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके कि जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी सारी वैल्यू बिल्कुल अलग होंगी, तो ये बताया था 1913 यानी 1913 में। बताओ 4f ऑर्बिटल में कौन से 4 क्वांटम नंबर होंगे? 4 का मतलब तो हो गया शेल, राइट। अब l की वैल्यू क्या होती है? इससे एक कम तक, 0 1 2 3, नाम f दे रखा है तो SPDF, यानी l की वैल्यू 3 हो गई, है ना। अब m की वैल्यू आपको मैंने बताई थी -l से +l तक हो सकती है, तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, और s की वैल्यू तो फिक्स है, या तो प्लस का हाफ या तो माइनस का हाफ। अब आते हैं n की वैल्यू 4, तो या तो ये है या तो ये है या तो ये है। l की वैल्यू 3 फिक्स है, तो l की वैल्यू 3 इन दोनों में हो गई, ये खत्म। m की वैल्यू +1 हो सकती है, +4 नहीं हो सकती, तो +1 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो कॉपर की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताई थी, कॉपर की होती है 29, तो कायदे में क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले के जस्ट बराबर है। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला शेल 1 से शुरू है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ पे दूसरा शेल 2 जगह टूटा हुआ है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हैं। तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हो कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो वही होगा, हैं और 2 8 8 तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ऑर्डर वाइज ऐसा आना चाहिए, तो 2 आप यहाँ भर दोगे, 2 और 8 10 10 और 8 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 9 बच रहे हैं। आगे आता है 3d, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 9 बच रहे हैं, तो 9 आ जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कॉपर में एक्सेप्शन है, कॉपर में क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 4s1 3d10, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब आप देख लो 4s1 3d10 किस किस में है? इन दोनों में है,
कौन सा इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आर्गन। क्यों? सुनो, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? इनर्ट गैसेस पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी थी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन और रेडन। यही थी ना आपकी जो इनर्ट गैसेस थी। एक मिनट रुकना, ऑर्डर जो है ज़ैनन है पहले, फिर रेडॉन है। ठीक है, तो होता क्या है, हीलियम तो छोड़ दो, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम और 2s2 2p6। आर्गन का होता है नियोन, मतलब एक पहले वाला, जैसे इसमें हमने 2 शेल कंप्लीट कर दिए ना, अब इसमें तीसरे वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे वाला शेल के लिए क्या आएगा आपका? तीसरे वाला शेल होता है 3d वाला, राइट? 4s2 3d10। यहाँ से पता लग गया तीसरा शेल कंप्लीट हो गया, ये रहा। क्रिप्टन के लिए आएगा आर्गन, इसके बाद 3d के बाद इसमें 4th शेल कंप्लीट करना होगा। तो 4th शेल के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, 4th शेल कंप्लीट होता है D4f पे, और 4f से पहले आता है 6s, बिल्कुल 6s और 4f, 6s2 और 4f14। तो इस तरीके से, मतलब इनर्ट गैसेस इस तरीके से आपको चलती हैं। तो अब आपको कॉपर का पता होना चाहिए, कॉपर का नंबर 29 है, इनके नंबर पता होने चाहिए, मतलब इनर्ट गैसेस क्रिप्टन तक याद रखो। इसका नंबर 2, 8, 10। देखो ये तो छोड़ दो, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ भी 8 का गैप आएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। 18 18 18 18, ठीक है। सबसे पहले आपका जो गैप शुरुआत के 2 में होगा वही गैप अगले 2 में होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। चलो ये भी आपका चैप्टर आएगा ना तो मैं आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज इसी में से ही देख लो। नियोन का नंबर 10 है, इसका 18, इसका 36, इसका आई गेस 54 और 56 होता है मेरे ख्याल में। एक मिनट, लेट मी चेक। हम्म 10, 18, 36, 54 एंड 54 के बाद आता है आपका 86। देखो 8 का गैप, 18 का गैप, 18 का गैप, शुरुआत वाला अगर मैं छोड़ दूं तो 18, 18 और यहाँ पे आएगा 32 का गैप। इस तरीके से लर्न कर लो, आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर कॉपर की बात करोगे वो आर्गन के बाद ही आएगा ना, तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन वाला आप लोगे तो ये रहा 4s1 3d10 और आर्गन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव चार्ज? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन ज़्यादा संख्या में है, दैट्स इट। प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। रिलेटिव चार्ज बताओ प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो +1 एंड 0। चलो, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बिल्कुल ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी एटम का, कण का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, देखो सोडियम का नंबर होता है 11, और मैंने आपको बताया हुआ है मास, द्रव्यमान निकालना आसान है, लगभग डबल। तो 11 का डबल होता है 22, और 22 के बिल्कुल पास यहाँ पे एक ही है 23। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताओ। तो मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले बताए थे मोल्स के, तो दोनों बराबर होंगे ना। क्या क्या बताया था? गिवन मास, जो द्रव्यमान दे रखा है, अपॉन, देखो हर जगह यहाँ मोलर मास यूज हो रखा है तो मैं मोलर मास यूज कर लेती हूँ। और दूसरा फॉर्मूला था
अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी जितना मास दे रखा है अपॉन जो स्टैंडर्ड मास होता है जो आप फॉर्मूला में पुट करके निकालते हो। इस तरीके से पार्टिकल्स में भी कि जितने पार्टिकल्स दे रखे हैं यानी गिवन पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स में यानी इन कणों में कुछ भी हो सकता है, एटम भी, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ एटम है क्योंकि क्वेश्चन में एटम है। अपॉन स्टैंडर्ड पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो गैद्रो नंबर। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू अवोगैद्रो नंबर, ये हो गया आपका ऑप्शन 1। चलो तीसरे ऑर्बिट में एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, KLMN, ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वाला, तीसरा शेल है। तो 2n² फॉर्मूला था, n का मतलब क्या होता है, कौन सा शेल है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं तीसरे ऑर्बिट में। रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। रदरफोर्ड ने बताया था बेसिकली कि एटम के अंदर खाली जगह होती है मैक्सिमम, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है एज कंपेयर टू पूरा एटम, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब रदरफोर्ड ने बताया था। सबसे पहला, न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है एटम से, तो यही चीज़ गलत हो गई, यही बताना था क्या गलत है। अगला, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ये ठीक है। बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये ठीक है। और सारा का सारा, लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो वैलेंसी बतानी है बोरोन की और फ्लोरीन की। बोरोन है बैंगन आलू गोभी +3 वाले में। ये चीज़ें लिख कर देखना, लिख के देखोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, लर्न हो जाएगी। बाकी शॉर्ट वीडियोस में भी है, वो देख लेना, परमानेंटली लर्न हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें वो भी सिखाया था कि किसके बाद हम किस पे जाएंगे और वैलेंसी कैसे याद रखेंगे। बाकी चैप्टर्स में तो सब कुछ है ही। तो बोरोन की होती है +3, फ्लोरीन की होती है -1। हेलोजन है ये ग्रुप 17, तो आपकी दोनों ही गलत हैं। किस थ्योरी ने रिलेशनशिप बताई बिटवीन लाइगेंड बॉन्डिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो सुनो, होता क्या है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो सोडियम है, सोडियम का नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 6 7 8 9 10, 3s1। अब इस s को अपने 2 पूरे करने हैं, तो ये किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, वो इसको चाहिए ही चाहिए। मान लो बॉन्डिंग कर ली इसने किसी के साथ भी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स फालतू थे ना, तो होता क्या है, मेटल जो आपके धातु होते हैं, इन्हीं के पास क्षमता होती है कि क्योंकि इनके पास ही फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास ये क्षमता होती है कि ये अपने फालतू इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन डोनेट का मतलब ये नहीं है कि दे के छोड़ दिए, डोनेट का मतलब है कि उसको अपने साथ रख लेंगे, उसको अपना कह सकते हो घर पे परमानेंट मेहमान बना लेंगे कि तुम हमारे घर रहो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स यूज करो और मेरे से जुड़े हुए रहो। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और वो जो मेहमान आएगा इनके घर पे, उसको बोलते हैं लाइगेंड। तो वो ये बोल रहे हैं कौन सी थ्योरी है जो रिलेशनशिप डिस्कस करती है लाइगेंड्स के साथ इसकी बॉन्डिंग में। कैसे होगी बॉन्डिंग, जब ये जो डी ऑर्बिटल थे, आगे जो ऑर्बिटल आएंगे वो टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये दे देंगे, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप बदल जाएगी। ये प्रॉपर एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, जो आप पढ़ लोगे बहुत जल्दी। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी ये 3 थ्योरीज जो है, आपको मैं ये भी बता दूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1929 में ये डेवलप हुई है हांस बेथ ने, और ये बताता है कि ऑर्बिटल कैसे टूट जाते हैं। डीजनरेसी का मतलब क्या है, आपको मैं बता दूं कि जो एनर्जी है सबकी सेम थी, तो एनर्जी कैसे डिफरेंट हो जाती है लाइगेंड्स के होने की वजह से। अच्छा, कौन से तरीके की फोर्सेस, कौन से तरीके के बल होते हैं जो देखो डाइपोल का मतलब क्या है, जब एक ही मॉलिक्यूल में, जब एक ही कंपाउंड यौगिक में एक प्लस वाला एटम और एक माइनस वाला एटम हो, वो डाइपोल का काम करता है, वो होता है डाइपोल। जब दोनों अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हो, उसको डाइपोल बोलते हैं। तो कुछ डाइपोल होते हैं परमानेंट, जिसमें परमानेंट प्लस और माइनस चार्ज होता है, और कुछ डाइपोल होते हैं टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, क्षणिक, बहुत कम टाइम के लिए। तो वो कौन सी थ्योरी है जो ऐसे डाइपोल में बताती है कि अगर ऐसे डाइपोल के पास एक और डाइपोल आ गया तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी,
रिपल्सिव फोर्स होगी, वो जुड़ेंगे, वो दूर भागेंगे, वो कौन सी थ्योरी है? तो वो थ्योरी है आपकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो ये बताती है कि अगर कोई ट्रांजिएंट डाइपोल है, क्षणिक डाइपोल है या क्षणिक द्विध्रुव है, तो अगर उसके निकटवर्ती परमाणुओं में वापस से, मतलब जो उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई ट्रांजिएंट डाइपोल बनता है, क्षणिक द्विध्रुव बनता है, तो उनके बीच में एक आकर्षक बल होगा। ठीक है, तो ये था आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। बाकी और फोर्सेस भी मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहली है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल यानी एक डाइपोल, एक द्विध्रुव जब पास में जाता है एक ऐसे मॉलिक्यूल में जो डाइपोल है ही नहीं, नॉन पोलर है, यानी जो आयन में नहीं टूटता। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है? जब एक परमानेंट वाला डाइपोल जाए एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जो टेम्परेरी हो, तो उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरक। मतलब क्या है? मान लो मैं परमानेंट, मेरे पास चार्ज है, अब मैं किसी के पास जा रही हूँ जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, पर मेरे जाने के बाद उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए आएगा, तो ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। In 1898, whose theory propounded that ions groups bonded to the metal by secondary bonding? Okay, इनमें से किसकी थ्योरी ने ये बताया था कि जो आयन या समूह किसी मेटल से जुड़े हुए हैं उन सबका स्पेशल, आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेशन, सबका जो है एक अलग ओरिएंटेशन होगा, सबकी एक अलग शेप होगी, क्योंकि ये वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला है कि सबकी अलग शेप होगी लाइगेंड्स के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अभी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं कितने लोगों को वो डोनेट कर सकती हूँ, वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। या कितने लोगों को अपने घर पे मेहमानदारी में रख सकती हूँ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये जो बताया था ये अल्फ्रेड वर्नर ने बताया था। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, देखो फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 जो हमें मिलता है। एटॉमिसिटी का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स है? 4, तो एटॉमिसिटी है टेट्राएटॉमिक। कौन सा फॉर्मूला है जो 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन, देखो हम बनाते हैं ना ये बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं ना, तो 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर्स हैं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, लेकिन हम उसे 2 डायमेंशन में बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डैश वेज फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाना हो, हम क्या करते हैं, इसके जो बॉन्ड्स हैं कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये होता है डैश वेज फॉर्मूला, आपने बुक्स में देखा होगा डेफिनेटली। इस तरीके के फॉर्मूले को बोलते हैं डैश हेज फॉर्मूला, डैश वेज फॉर्मूला। ये 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर को 2D सरफेस पे बनाने के काम आता है। 2n स्क्वायर में n का मतलब क्या है? अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, तो n में पुट किया था नंबर ऑफ शेल, तो कौन सा शेल है? वही। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कंपाउंड बनाने के लिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट थे, अच्छे से लर्न कर लेना, जिसमें बताया था कि सारे मैटर एटम से मिलकर बने हैं, सारे पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। उसी में बताया था कि कण होल नंबर में मिलते हैं ताकि वो यौगिक बना सके। पानी का फॉर्मूला H2O है, मतलब H पूरे 2 एटम और ऑक्सीजन का एक पूरा एटम, तो होल नंबर्स में जुड़ते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए। चलो, ये एक न्यूमेरिकल है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो जो क्रिकेट की बॉल है उसकी रेडियस से, उसकी त्रिज्या से, तो बताओ जो उसकी रेडियस है, एटम की जो रेडियस है, मतलब वो क्या कह रहे हैं? इन्होंने नाभिक को कंपेयर किया है इसकी त्रिज्या से, वो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, रेडियस की, त्रिज्या की वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे जो आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है,
ये आई थिंक मैंने डाल भी रखा है। जो एटम की रेडियस है, एटम की रेडियस वो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी मीटर। जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10 की पावर -15 मीटर है, और क्रिकेट बॉल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या, और किलोमीटर में आपको उसकी रेडियस बतानी है। देखो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, एटम का जो न्यूक्लियस है ये रहा, एटम का जो न्यूक्लियस है इन्होंने उसको कंपेयर कर दिया क्रिकेट बॉल की रेडियस से। क्रिकेट बॉल का डायमीटर ये है, व्यास ये है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, खुद बताओ। रेडियस, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इसको बराबर रख दिया 5 सेंटीमीटर के। अब ये पूछ रहे हैं कि एटम की रेडियस बताओ, 10 की पावर -10 मीटर का मान बताओ इसी यूनिट में। बस यूनिट इन्होंने किलोमीटर कर दी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर 10 की पावर -10 -15 मीटर की वैल्यू ये है, तो 1 मीटर की कितनी होगी, आपको निकालनी है एटम की रेडियस, यानी 10 की पावर -10 मीटर की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, आपने निकाल दी। आपका आंसर आ गया, ये 10 की -15 ऊपर आके +15 हो गया, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था किलोमीटर में वैल्यू बतानी है, तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 10 आपको 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर आके 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 खत्म, यानी इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर। दैट्स इट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। देखो क्रिकेट का डायमीटर, क्रिकेट बॉल का डायमीटर तो छोड़ दो, वो तो बहुत कम लोगों को याद होगा, पर एटम और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो याद रखना। मतलब इतना तो आपको पता है, सब तुक्के मारते हैं राइट। तो खुद सोचो ना, 10 की पावर -15 न्यूक्लियस की वैल्यू है, 10 की पावर -10 रेडियस की वैल्यू है, 5 का गैप आ रहा है। मतलब इतना तो आप गैस भी करोगे तो 5 पे आप आंसर लगा के आ सकते हो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन शेल में n से ऊपर नहीं आते। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले शेल में, 2, तो आंसर होगा 2। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये वो है जिसमें आई थिंक मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर की ब्रीफिंग में एज सच आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट जो स्ट्रक्चर्स या जो नेम मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स स्पेशली, वो मैंने सारे इंसर्ट किए हैं। तो ब्रीफिंग में एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेसिकली सबके स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ना कुछ पहचान से आई विल ट्राई कि आपको वो लर्न हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो टाइमली चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म बेसिकली मीथेन, देखो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन से ही बनते हैं आपके क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। कैसे बनते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको इसके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से। तो CHCl3 इट विल बी क्लोरोमीथेन, और आप इसको क्या कह सकते हो, क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली ब्रोमीन से रिप्लेस करोगे तो ब्रोमोफॉर्म या फिर ब्रोमोमीथेन। एसीटोन का देखो, एसीटोन क्या है, सबसे पहला कीटोन एसीटोन होता है। ये मैं बेसिकली ये नहीं बताऊंगी कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कि फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हो, क्रैश कोर्स में भी आपको बता दिया, तो बस ब्रीफिंग दे रही हूँ हल्की सी ऊपर से। तो कीटोन्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें ये ग्रुप होता है। तो सबसे पहला कीटोन वो है जिसमें इधर भी CH3 मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है। तो इनकी नेमिंग कैसे होती है, एसीटोन बोलते हैं इसको। इसकी कॉमन नेम कैसे होती है, इसको छोड़ दो, ये तो कीटोन है, इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे
डाई मिथाइल कीटोन, मतलब ये नेमिंग जरूरी है। अगर मैं बोल दूं इथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब क्या होगा कि एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है और उनके बीच में कीटोन है। नेक्स्ट मीथेनॉल, ऑल है ना, OH आएगा, CH3OH, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल होता है। इथेनॉल, इथ का मतलब 2 कार्बन एटम, मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम्स हैं। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, CH3CH2OH या C2H5OH, नाम इसका इथाइल अल्कोहल भी होता है। मीथेनॉल, मीथेनल सॉरी, मीथेनल, ये ए है। तो मीथेनल क्या है आपका, HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जैसे आपने देखा होगा, कभी आप केमिस्ट्री या बायो लैब में गए हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे मरे हुए रखे रहते हैं, बट वो लिक्विड में रहते हैं, वो कभी खराब नहीं होते। तो प्रिजर्व करने के काम आता है, टू प्रिजर्व द स्किन, इससे उनकी स्किन कभी भी नहीं सड़ती। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज दैट केमिकल। इथेनल क्या होगा, CH3CHO, ठीक है, इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये मतलब ये जितने भी अभी यहाँ से शुरू हुए हैं, ये एटलीस्ट यहाँ से जो शुरू है इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मीथेनोइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड CH3COH, मतलब 2 कार्बन एटम्स आ गए, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब नाउ ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का मतलब जो ब्लू कलर होता है कौन से केमिकल का होगा, वैसे बहुत सारे केमिकल का होगा, बट ब्लू विट्रियोल मेनली कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को बोला जाता है। बोरेक्स, बोरेक्स क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउस होल्ड क्लीनर, कॉलिन हो गया या आप कुछ सफाई कर रहे हो तो बोरेक्स का उसमें केमिकल होगा ही होगा, टेट्राबोरेट सोडियम, सोडियम टेट्राबोरेट। फ्यूरान, अब यहाँ से वो कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले हो लाइक फ्यूरान, पायरिडीन और थायोफिन। मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इनके हाइड्रोकार्बन में सिर्फ C और H का यूज होता है, इनमें C और H तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है, इनको बोलते हैं हेट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहला है फ्यूरान। फ्यूरान एक पेंटासाइक्लिक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ी हुई है, तो ये हो गया फ्यूरान, सिंपल, ठीक है। फ्यूरान के बाद आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल की पहचान होती है OH, और इस पे जो वर्ड की एंडिंग होती है ऑल से। एल्डिहाइड की पहचान होती है CH, इसके वर्ड की एंडिंग होती है AL से। बेंजीन, बेंजीन को 3 तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, इधर दिस और इनका कंबाइंड फॉर्म होता है ये। एनिलीन, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड शुरू है, ये वो है जो बेंजीन पे, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपरली, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नॉर्मली हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, बट हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो अब आगे जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ना, पहले तो मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज बताना चाह रही हूँ। फ्यूरान आपने पढ़ लिया, अगला पायरिडीन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये पायरिडीन हो गया, बेंजीन के जैसा है, बस एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, तो ये पायरिडीन है, आप देख सकते हो, पर ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है जो बेंजीन से मिलकर बना हो, मतलब बना सकते हो पर इसको आप हाइड्रोकार्बन काउंट नहीं करते। एनिलीन की अगर मैं बात करूं, अब ये बेंजीन है ना, इसका हाइड्रोजन हटाते रहो, 1 2 3 हाइड्रोजन हटाते रहो, कोई कोई ग्रुप लगाते जाओ, आपके अलग अलग कंपाउंड्स बनते हुए आएंगे। जैसे एनिलीन, एनिलीन में हम एमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए, NH3 का इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट गया, NH2 लग गई, तो ये रहा एनिलीन का स्ट्रक्चर, सिंपल। पायरिडीन में बता चुकी हूँ, 3 कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, फ्यूरान, पायरिडीन और थायोफिन। थायोफिन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, अभी इसका आगे केमिकल आएगा। नैप्थलीन, ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है, 2 बेंजीन रिंग लो, मतलब बेसिकली बेंजीन रिंग 2 की जरूरत नहीं होती, एक तो आपने बेंजीन रिंग ही ले ली, दूसरी इसी के साथ अटैच कर दी, लेकिन उसमें सारे डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये बेंजीन हो गई। एंथ्रासीन बनाना है
तो एंथ्रासीन, इसी के आगे एक और जोड़ दो, ये एंथ्रासीन बन गया, और ये दोनों का सब्लिमेशन होता है, यानी अगर इनको हवा में रखोगे तो ये उड़ जाएंगे। बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, एनिलीन था ना, NH2, बस कुछ नहीं करना। डाई अजोनियम क्लोराइड का मतलब क्या है, NH2Cl, NH2Cl, ये हो गया बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, यानी वो जो NH3 ग्रुप था, एक H हटाया, H2Cl, सिंपल। टोल्यूइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या करा, बेंजीन तो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन था, उस पे और दूसरे हाइड्रोकार्बन जोड़ने शुरू कर दिए। तो आपने क्या करा, बेंजीन पे यहाँ पे हर एक पे एक एक H था ना, वो हटाया, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये बन गया, सॉरी CH3 ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप, ये बन गया टोल्यूइन। जाइलिन की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना जाइलिन में, 3 तरीके का जाइलिन हो सकता है। एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे, ये हो गया ऑर्थोजाइलिन। जब दो ग्रुप बराबर बराबर हो ऑर्थो बोलते हैं, जब दो ग्रुप एक छोड़ के एक हो, मतलब एक यहाँ पे है CH3 और एक यहाँ पे है, इसको मेटाजाइलिन बोल देंगे। और अगर दो ग्रुप आमने सामने पोजीशन पर हो, इसको पैराजाइलिन बोल देंगे। तो आप हर एक को, जिसमें भी दो कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हो, या तो लगातार ऑर्थो, या तो एक छोड़ के मेटा, या आमने सामने जाइलिन। टोल्यूइन और जाइलिन में क्या फर्क है, टोल्यूइन में एक CH3 है, जाइलिन में 2 CH3 है, दैट्स इट। क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन बेंजीन बनाने के काम आता है बेसिकली। ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे CH2 ग्रुप और यहाँ पे इधर भी CH2, मतलब हम नॉर्मली कार्बन को दिखाते नहीं, हम लाइंस बना देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये होता है आपका क्यूमीन, ठीक है। तो क्यूमीन ये होता है, ये बेंजीन बनाने के काम आता है। स्टायरीन क्या होगा, बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, अगर आपने एल्कीन उसके अंदर ऐड कर दिया तो इट इज स्टायरीन। एनिसोल क्या होगा, आपने एनिलीन पढ़ा था ना, राइट। एनिलीन क्या था, आपने एनिलीन में NH2 लगा दिया था, दैट्स इट, वो एनिलीन था। अब है एनिसोल। टोल्यूइन पढ़ा था, CH3 लगा दिया था, तो बस CH3 के आगे O लगा दिया, तो ये हो गया एनिसोल। ऐसे ही एनिसोल, और अब आ जाओ कैटिचोल में, ये इंपॉर्टेंट है कैटिचोल। कैटिचोल में 2 OH ग्रुप लेने हैं और उनको एक साथ जोड़ देना है, बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे, सो इट विल बी कैटिचोल। तो एक बार जैसे आपने आज पढ़ लिए, आप एक बार ड्रॉ करके देख लो, ये अगर आप 2 से 3 बार ड्रॉ कर लोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगे। ये इतने इजी होते हैं, देखने में लगता है कैसे याद करेंगे, पर जब याद रखोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक, देखो कैटिचोल है ना, तो लास्ट में ओल आ रहा है, तो यानी OH ग्रुप जोड़ोगे, राइट। कैट, कैट का मतलब बिल्कुल ज्यादातर पास रहती है, तो पास पास में OH ग्रुप जोड़ना है, दैट्स इट। रिसोर्सिनोल, अब देखो बेसिकली जैसे ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होती है, तो कैटिचोल हो गया ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है, रिसोर्सिनोल हो गया मेटा पोजीशन पे 2 ऑर्थो ग्रुप है, हाइड्रोक्विनोन हो गया पैरा पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है। बेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट, बेंजोक्विनोन होता है, उधर भी कीटोन ग्रुप है, इधर भी कीटोन ग्रुप है, और इसके डबल बॉन्ड्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, तो इट इज बेंजोक्विनोन। मीथेन CH4, इसको मिथाइल एल्केन भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट। इथेन C2H6, इथाइल एल्केन बोलते हैं। इथीन C2H4, इथाइन, मतलब बेसिकली एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अभी आपने बेंजोक्विनोन पढ़ा था, बेंजोक्विनोन क्या था, ये बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन का मतलब बेंजीन फिर फिनोल, फिनोल क्या है, बेंजीन ही है, बस OH ग्रुप लगा हुआ है उस पे। लेकिन फिनोन, फिनोन का मतलब ओन, यानी कीटोन ग्रुप जुड़ गया, तो ये हो गया बेंजोफिनोन। ध्यान रखना, ये बेंजोक्विनोन है, वो बेंजोफिनोन है। इथीन क्या होगा, 1 मिनट, ओके ये गलत हो गया, ये ईथर है।
ईथर क्या होते हैं? ईथर वो होते हैं जिसमें दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है। नॉर्मली ये तेल बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ROR, सिंपल। थायोफीन, देखो मैंने कहा था ना 3 पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ा था आपने फ्यूरान, एक आपने पढ़ा था पायरिडीन, सॉरी फ्यूरान में आया था ऑक्सीजन, पायरिडीन था ये। फिर आया आपका थायोफीन। ये तीनों हेट्रो एटम कंपाउंड्स हैं, मतलब ये लगते बेंजीन के जैसे हैं पर ये बेंजीन नहीं है। थायोफीन में क्या है, S आ जाता है, सिंपल। मतलब सेम यही स्ट्रक्चर है, बस S आ गया O की जगह। एस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, जब भी अल्कोहल और एसिड, देखो जब आपने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था जो पीने वाला अल्कोहल था। फिर आपने एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा था जो सिरके में हम यूज करते हैं। तो यही दो चीजें लेनी है, अल्कोहल और एसिड। सिर्फ ये पर्टिकुलर नहीं, कोई भी अल्कोहल कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 की प्रेजेंस में तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है फ्रूट्स की, मतलब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो स्वीट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी है। तो इसके जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ROOR, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं बीच में, सिंपल। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो हम स्ट्रक्चर खुद बनाने वाले हैं। बेंजीन बनाया, पैरा पोजीशन है तो आमने सामने कनेक्ट होंगे डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच, अच्छा इसके अलावा नेमिंग, अगर एक कार्बन हो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, ठीक है। 20 पे इकोसेन, 30 पे ट्राइकोसेन। तो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला विच सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ 20 कार्बन एटम्स इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स एंड वैक्स विद सोलर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। बेसिकली मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे पता लग गया 20 कार्बन एटम है। ऑक्टेन में 8 होते हैं, ये गलत, ये इकोसेन है। इकोसेन में 20 होते हैं, करेक्ट आंसर है। नोनेन में 9 होते हैं, ट्राइकॉनेट में 30 के बाद, मतलब जितने भी ट्राई वर्ड से शुरू होंगे वो 30 वाली लाइन के होंगे। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा इकोसेन। चलिए कुछ कंपाउंड्स इसमें ऐसे आएंगे जो रटने वाले ही होंगे, उनका कोई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जहां वो पूछनी शुरू हो जाए इसका मतलब केमिस्ट्री उन्होंने हार्ड दे रखी है। तो जितना आप समझ सकते थे स्ट्रक्चर्स वो मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बट वो आपको कंपाउंड्स जस्ट उनका नाम याद रखना होगा, तो वो वैसे ही आपको लर्न करने पड़ेंगे। कौन सा सिंथेटिक कृत्रिम अरोमेटिक कंपाउंड है, सुगंधित कंपाउंड है जो रोकता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खाने को टूटने से रोकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर एंड चिकन नगेट्स, मतलब जैसे माइक्रोवेव में आप रखते हो या किसी में भी रखते हो तो वो कोशिश करता है कि ऑक्सीजन अगर है तो वो बस गर्म हो जाए, वो सड़े नहीं। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, केमिकल जो डाला जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। आपने हाइड्रोक्विनोन पढ़ा था, याद हो कब पढ़ा था, जब आपने कैटिचोल पढ़ा था, दोनों OH बराबर बराबर में थे। जब एक पोजीशन पे छोड़कर थे तो वो आपने पढ़ा था हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन जो है वो आपका ये कंपाउंड है जो खाने को टूटने से रोकता है। ट्राइब्रोमोमीथेन, 3 ब्रोमीन है, बाकी मीथेन ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, सिंपल। मिथाइल इथाइल कीटोन, चलो बनाना शुरू करते हैं। कीटोन है
एक तरफ मिथाइल ग्रुप मतलब एक कार्बन एटम, एक तरफ इथाइल मतलब 2 कार्बन एटम, है ना। तो इसका नाम बताओ। तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? 4। तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनॉन, क्योंकि कीटोन है तो ओन ग्रुप आएगा। अब हमें बतानी होती है कीटोन की पोजीशन। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ये फाउंडेशन कोर्स में। कीटोन की पोजीशन देखो, यहाँ से शुरू करूंगी 1 2 3 4, सेकंड पे है, और यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 2 3 4। हम हमेशा छोटे वाला नंबर लेते हैं। छोटे वाला नंबर क्या था? 2। तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉन, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले कंपाउंड्स नहीं है? चलिए, डेकेन में 10 कार्बन एटम होते हैं, अमोनिया NH3 ऑब्वियसली, और नोनेन। अब मुझे आप ये बताओगे इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन डेफिनेशन है जो बॉडी के अंदर बनते हैं, राइट, जो प्लांट्स और बॉडीज की बॉडी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं आप मेरे से अगर आप बात करोगे कि अमोनिया जो है NH3 है, उसमें कोई कार्बन नहीं होता, बिल्कुल अमोनिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि फ्यूरान का भी ये थी फ्यूरान की, तो कार्बन तो इसमें आ रहे हैं ना। जहां पे भी लाइंस एंड होती हैं वहां पे कार्बन आता है, फ्यूरान में तो कार्बन आ रहा है ऑलरेडी। विच कंपाउंड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड? यहां तक ना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इतना पढ़ना होता ही नहीं है। विद 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट वर्ड आ रहा होगा डेफिनेटली। खुद देखो, एक ही है ब्यूटारिक एसिड, सिंपल, इट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम बताना है। देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा, ये कंपाउंड है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, साइक्लोहेक्सेन। एक मिथाइल, भाई एक लाइन है मतलब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ हो गया, उसके बाद एक लाइन यानी एक कार्बन एटम यहाँ है, दूसरी लाइन यानी दूसरा कार्बन एटम यहाँ है, तीसरी लाइन यानी तीसरा कार्बन एटम यहाँ है। अब देखो, आपको दिख रहा है 1 पे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, मेरे को समझ में आ गया। 1 2 3, तो 1 पे तो मिथाइल ग्रुप है, 3 पे कितने कार्बन एटम अटैच है? 3 को बोलते हैं प्रोप, तो 3 पे अटैच है प्रोपाइल। बस यही ऑप्शन सही बैठा, 1 के बाद 3 ही आ रहा है। अब अगर आप ये कहने लगोगे कि मैम हम इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 के बाद 2 3 4 5, मैंने जस्ट आपको अभी बताया आप लोएस्ट नंबर लेते हो तो 3 वाली ही सही है, ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड ग्रुप? एल्डिहाइड की क्या पहचान होती है? CHO। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और ये वो देखते कीटोन मत समझने लगना, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं, इधर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ओके, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अराइल अमीन इन विच अमीनो फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर। वो कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर आपका NH2 जुड़ा? अच्छा, बेंजीन हाइड्रोजन में आपने क्या जोड़ रखा है? NH2 ग्रुप जोड़ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनिलीन, क्योंकि देखो पाइरिडीन था ये, इसमें हाइड्रोजन को नहीं, कार्बन हटा के नाइट्रोजन जोड़ा है, गलत। टोल्यूइन क्या था? टोल्यूइन था ये। क्विनोलिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो एनिलीन इज द करेक्ट आंसर, कि एनिलीन क्या था? एनिलीन था ये, ठीक है ना। तो इस पे आपने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट टू येलोइश सॉलिड विद वीक एरोमेटिक ऑर्डर? इसमें से कौन सा व्हाइट से येलो की रेंज में मिलने वाला सॉलिड है जिसमें बहुत कमजोर उसका कलर है, जो सब्लिमेशन से आप उसको साफ करते हो, ध्रुवपाटन से आप उसको साफ करते हो? देखो बहुत आसान, सब्लिमेशन के कंपाउंड्स मैंने आपको लर्न करा रखे हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, उनमें से ही होगा कोई ना कोई, और इसमें एक ही आपको ऐसा दिख रहा है, एंथ्रासीन। व्हाट इज द सिस्टमैटिक नेम ऑफ ए कलरलेस गैस? उस गैस का नाम बताओ जो बहुत कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा हल्की है, इथीरियल ऑर्डर है, मतलब बहुत ज्यादा स्मेल है, जैसे एसिटिलीन, लेकिन जो वेल्डिंग के लिए यूज करते हो। देखो, वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली गैस,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। इथाइन हम यूज करते हैं। चाओवाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, ग्राफीन आर रिलेटेड टू विच एलिमेंट? चाओवाइट और ग्राफीन के बारे में नहीं भी पता, बकमिंस्टर फ्लोरीन आप मेरे मुंह से इतनी बार सुन चुके हो, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो किससे रिलेटेड है? कार्बन से रिलेटेड है। विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल? कौन सा इसमें से पोटेशियम का सॉल्ट निकलता है अल्कोहल बनाते वक्त एक्स्ट्रा चीज के रूप में निकलता है? ध्यान रखना, जब भी अल्कोहल बनेगा एक्स्ट्रा चीज जो बनती है वो है पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट एक्स्ट्रा चीज है जो बनती है जब आप अल्कोहल को का मैन्युफैक्चर करते हो, सिंपल। लैक्टिटॉल इज डिराइव्ड थ्रू द हाइड्रोजनेशन ऑफ। लैक्टिटॉल, ऑल का मतलब आ गया अल्कोहल है, ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं लैक्टिटोल जो बनेगा, जो डिराइव होगा, वो किस उससे बनेगा, मतलब कौन से, किस चीज के हाइड्रोजनेशन से बनेगा? वो बनेगा लैक्टोज से, सिंपल। देखो अब ये पूरा क्वेश्चन है, राइट? टाइम देखो, 12 कार्बन एटम्स, तो 12 देखते मेरे को पता है, ये हो गया आपका डो डेकेन। डो डेकेन का मतलब होता है 12 कार्बन एटम्स, डेकेन मतलब 10, दो आगे लगा दिया मतलब 2, तो 12 का आपका कैसे आप वो करते हो, 12 कार्बन एटम्स का क्या नाम होता है? डो डेकेन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड टू प्रिपेयर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? यही था ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो वो बोल रहे हैं बताओ किसका रिएक्शन आप कराओगे इससे ताकि ये बन जाए? भाई आप उसी से करा सकते हो जब यहाँ एमोनियम NH3 हो, क्योंकि NH3 से जब आप रिएक्शन कराओगे उसी से ही ये बनना आसान है, राइट? तो ये NH3 का क्या नाम है? एनिलीन ही तो है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पायरिडीन क्या था? पायरिडीन ये था। टोल्यूइन क्या था? CH3 था, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। इन विच डाइएल्डिहाइड आर 2 फॉर्माइल ग्रुप्स? फॉर्माइल ग्रुप समझते हो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप्स, वो बराबर बराबर कार्बन एटम्स पे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे दो ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और एंड फॉर्म फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट्स, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चमकने वाले बनते हैं, ये होता है थैलेल्डिहाइड। थैलेल्डिहाइड में क्या होता है? बेसिकली बेंजीन रिंग है, मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताऊं, यहाँ भी CHO है और यहाँ भी CHO है, तो एल्डिहाइड तो होंगे ही होंगे, राइट? थैलेल्डिहाइड बोलते हैं जब बराबर बराबर CHO ग्रुप्स जुड़े होते हैं। हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस। देखो ये रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट मैं बस एक्स्ट्रा चीज के लिए बता रही हूँ। इथेनॉल है CH3 CH2OH, राइट? अगर आप इसको गर्म करते हो ना कंसंट्रेटेड H2SO4 में, एसिड में उसको गर्म करते हो, होता क्या है? देखो इस पे 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, इस पे 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और एक OH ग्रुप, तो H और OH निकल के चले जाते हैं, मतलब पानी बाहर निकल जाता है। तो अब ये एक बॉन्ड इसका खाली है, एक बॉन्ड इसका खाली है, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बन जाता है? इथीन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बॉन्ड इन एल्कीन्स? एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H इज डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्राइड ऑफ एसिटिलीन? वो बोल रहे हैं इनमें से किसका फॉर्मूला C2H होता है, जो हम हमें कहाँ से मिलता है? जो हमें मिलता है एसिटिलीन के हाइड्राइड से। बेसिकली देखो ये होता है इथाइनिल। इथाइनिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H। आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए। C2H का मतलब देखो C2 वर्ड आ रहा है तो मतलब इथ तो आएगा ही आएगा, तो इथ किस में है? इथाइनिल में। ट्राइक्लोरोमीथेन, ये ब्रोमोफॉर्म वाला क्वेश्चन है। ट्राइक्लोरोमीथेन का नाम क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म, सिंपल। लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O। LPG गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन। CNG गैस कौन सी होती है? मीथेन। ध्यान रखेंगे। What is the product formed when
CH3CH2OH यानी अल्कोहल है, और ऑक्सीजन का मतलब है आप उसको बर्न कर रहे हो। जब भी कहीं पे ऑक्सीजन आ जाए ना, मतलब समझ जाओ आप जला रहे हो उसको। और जब भी कार्बन के कंपाउंड को जलाओगे, हमेशा ध्यान रखना 3 चीजें बनती हैं, CO2, H2O, हीट, लाइट, सिंपल। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विथ फॉर्मूला C6H5 का होल ट्वाइस, यानी 2 तो बेंजीन रिंग है और बीच में CO है। मैंने आपको ये बना के भी दिखाया था और मैंने ये ब्रीफिंग में भी डाल रखा है। क्या नाम था इसका? बेंजोफिनॉल। Which element was arbitrarily assigned a value of 4 in halogen section by Linus Pauling, an American scientist? किस एलिमेंट को 4 की वैल्यू असाइन कर रखी है लिनस पॉलिंग ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे? तो देखो, ये वैल्यू जो डाल रखी है, वो डाल रखी है फ्लोरीन की 4.0 हेलोजन वैल्यू है। किसने डाली थी? लिनस पॉलिंग ने। 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। चलो बनाना शुरू करते हैं। बेंजीन बनाया, पहले बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखा करो सबसे लास्ट वाली चीज बनाते हैं पहले। 1 पे और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। किसी को भी अपनी मर्जी से 1 मान लो। मान लो मैंने माना ये 1 है, 2, 3, तो 1 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। आपको याद है ये था आपका टोल्यूइन, ठीक है। उसके बाद जब आपका आया मेटा पोजीशन वाला, उसको आप, सॉरी जाइलीन था ये जब आपका ऑर्थो पे था, तो ये कौन सा हो गया? मेटाजाइलीन। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, देखो टोल्यूइन ये हो गया जिसमें सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, लेकिन जिसमें 2 CH3 हैं उसको क्या बोलते हैं? जाइलीन बोलते हैं। बराबर बराबर में है तो ऑर्थो, एक छोड़ के है तो मेटा, और आमने सामने है तो पैरा। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ऑक्सीजन होता है 2 एल्काइल ग्रुप के बीच? देखो आपने ना 2 ही पढ़े हैं ऐसे, एक में एक ऑक्सीजन था, एक में 2। इनको बोलते हैं ईथर, इनको बोलते हैं एस्टर। सिंपल, एक वालों को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। Which of the following organic compounds is synonymous with olefiant gas which is used to make anesthetics, refrigerants and other chemicals? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी स्मेल उस गैस के जैसी होती है जो रेफ्रिजरेटर से एनेस्थेशिया बनाते हैं उनसे आती है? तो ऐसी कौन सी गैस है, यानी ऐसी कौन सी गैस की स्मेल बिल्कुल इसके जैसी है? तो ये जो कंपाउंड है आपका वो है इथाइलिन। हमेशा ध्यान रखिएगा। ड्राई आइस, एमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ये सारे अगर नोटिस किया हो, आपने पढ़ रखा होगा, ये तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, सब वो कंपाउंड्स हैं जो सबलाइम हो जाते हैं, जिनका उदर्वपातन हो जाता है। इनको क्या बोलेंगे? सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। पेक्टिन, पेक्टिन एक ऐसा केमिकल है जो फल जो होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो टाइट टाइट रहते हैं, उनसे सॉफ्ट, अगर कोई टाइट है तो टाइट रहेंगे, शेप वैसी रहेगी, अंदर से वो सॉफ्ट रहेंगे। तो वो कौन से एसिड का बना होता है? पेक्टिन कौन से एसिड से बना होता है? गैलेक्टोरोनिक एसिड। व्हाट इज द कलर? आपने सुना होगा आजकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं फेस पे लगाने वाले, जो आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है कॉस्मेटिक्स के इंडस्ट्री में, वो यही एसिड्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आज की डेट में इनटेक इनका बहुत कम हो गया है। फ्रूट्स मिलते हैं एडल्ट्रेटेड, हमें मिलावट वाले मिलते हैं, तो ये सारी एसिड जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में नहीं जा पाते। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो ग्लो का कलर क्या होता है? येलो। लेकिन जब सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो कलर होता है ब्लू। एक और चीज, इनको पहले सैचुरेटेड या एल्केन्स को एक और नाम से बुलाया जाता था पहले, पैराफिन। ब्यूटेन 2-ऑल कैसा अल्कोहल है? कीटोन तो है ही नहीं। 3 ऑप्शंस हैं। जब OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी,
जब OH ग्रुप 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं आप कह सकते हो, मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जब कार्बन 3 दूसरे एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और OH ग्रुप ऐसे से जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम, 2 ओल का मतलब है दूसरे पे अल्कोहल। तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? इसके वाला कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेट। चलो इनका नाम बताना है। O वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूरान। N वाले को पायरिडीन और S वाले को थायोफीन। ये तो मैंने सब में आपको बना के दिखाया है, तो इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। फ्यूरान, पायरिडीन और थायोफीन। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंड बाय? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे डिटरमाइन करते हो? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लोन पेयर बोला जाता है। तो हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन ना हमेशा H पॉजिटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा जो लोन पेयर है, जो खाली पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसके और इसके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। तो अब आप खुद सोचो, देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ रहा है, छोड़ दो। पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है, छोड़ दो। अब इसमें ऑक्सीजन एटम आ रहा है, वो छोड़ दो। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए, इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल यानी अधातु, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following elements is used in moisturizing creams and soaps because of its hygroscopic properties? इनमें से वो कौन सा केमिकल है जो आप यूज करते हो क्रीम और साबुन बनाने के लिए, क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करता है। इनमें से कौन सा नाम सुन रखा है आपने कि ग्लिसरीन लगानी चाहिए? सुना होगा ना, ग्लिसरोल इज द कंपाउंड, सिंपल। कौन से कंपाउंड्स में OH आता है? अल्कोहल। बहुत बहुत ज्यादा इजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, which of the following is an empirical rule to predict regioselectivity of electrophilic addition? देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन हो रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, या ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन फिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा उसमें। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप? भाई मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इस तरीके से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, आपने कोई इसी चीज का एडिशन अगर करा है तो एक कोई चीज यहाँ जुड़ेगी और एक दूसरी चीज यहाँ जुड़ेगी। तो कैसे पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ जुड़ेगी? मान लो, वैसे ये एग्जाम्पल करेक्ट है ही नहीं, बट स्टिल अगर मैं दे रही हूँ कि मान लो मुझे HCl जोड़ना है, तो किसी तरफ जाके H जोड़ेगा, किसी तरफ जाके Cl। ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एक, मतलब एक छोटा सा एक ऐसा ही एग्जाम्पल कि अगर जुड़ना है तो प्रॉपर लॉज होते हैं जो ये बताएगा, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज जब जुड़ती है वो, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि कैसे जुड़ेंगे। तो वो रूल है मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान से समझ लेना, मार्कोनिकॉफ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन ये SSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एग्जाम में कॉम्प्लेक्स शिफ्ट थी केमिस्ट्री की, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। OH ग्रुप का जो सफिक्स होगा, लास्ट वर्ड के होगा, क्या होगा? ऑल, क्योंकि अल्कोहल है, सिंपल। एक एल्काइल बेंजीन का नाम दो जिससे फिनॉल बनता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, फिनॉल जो बनता है किससे बनता है? क्यूमीन। अगर याद हो, क्यूमीन क्या था? क्यूमीन आप लोगों को याद है क्या? क्यूमीन क्या था? सबसे लास्ट उसमें था, फटाफट से मैं दिखा रही हूँ, इतने आप लोग फटाफट से मुझे बना के आप मुझे बताएंगे, मैं चेक करूंगी कि आप लोगों को सही से लर्न है या नहीं। हम्म
अगर याद हो ये था क्यूमीन, जिसमें वाई बना हुआ था ऊपर, ठीक है, क्यूमीन से ही ये बनता है आपका फिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सारे इन्होंने वो ले लिए फंक्शनल ग्रुप, इन सब को अल्कोहल में तोड़ देता है। आपको पता है जितने भी हाइड्रो आपने कंपाउंड्स पढ़ रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, सब, सबसे छोटा कौन सा था, अल्कोहल, उन सब में टूट सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो रिड्यूस कर दे, ऑक्सीजन हटा दे, सिंपल, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, जो हाइड्रोजन जोड़ दे उसमें। तो कैसे, वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे ज्यादा जो यूज होता है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ स्ट्रक्चर RCOOH? RCOH किसका स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़िए। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, असंतृप्त कौन से होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। चलिए, सिंगल बॉन्ड नहीं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, ये बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, डबल और ट्रिपल यहाँ भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन के बीच में है, जबकि इसमें किस किस के बीच में होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, ट्राइसल्फर, ट्राइसल्फर का मतलब है 3 सल्फर है, तो इसमें कैसे ही कार्बन होगा। कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नोन एज, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड 2 होंगे, जिस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाईईन्स। सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन बोलेंगे, लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाईईन्स बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, बताओ हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सबसे पहला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सैचुरेटेड वाले संतृप्त, सेटिस्फाइड है, वो नहीं रिएक्शन करते। अगला, ज्यादातर कार्बन एटम्स हीट और लाइट निकालते हैं जलने पे, ये भी ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, अगर उनको जलाओगे तो ऑक्सीजन उनसे जुड़ता ही नहीं है, तो फिर CO2 कैसे बनेगा, है ना, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चलिए, प्रोपेन और ब्यूटेन, बेसिकली ब्यूटेन कौन सी गैस में होती है, LPG, CNG में कौन सी होती है, मीथेन। आइसोपेंटेन, आइसो वर्ड का मतलब पता है ना, जब T का स्ट्रक्चर बने, नियो में प्लस का स्ट्रक्चर बनता है, तो देखो आपको क्या करना, आइसोपेंटेन 5 कार्बन एटम है, उनको T शेप में जोड़ना है, तो 4 सीधे जोड़े, एक को बीच में जोड़ दिया, यहाँ पे कहीं भी जोड़ दो, इस पे जोड़ दो या इस पे जोड़ दो, इसका नाम बताओ, सिंपल, 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला बताओ, हाँ बताओ, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्रो ग्रुप आपका कौन सा होता है, नाइट्रोमीथेन होता है आपका CH3NO2, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इथीन, डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में, सब में डबल बॉन्ड है, वैलेंसी देखो, इस कार्बन की 1 2 3 4, ये बिल्कुल फिक्स हो गई, इस कार्बन एटम की 1 2 3 4 5, ये गलत। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आएगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साफ करने का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं ना, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन सब यूज होता है, सेडिमेंटेशन यूज नहीं होता। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें पानी में कोई चीज घुली हुई हो या किसी लिक्विड में हो, तो आप उसको ठहरने के लिए रख देते हो ताकि भारी चीजें नीचे बैठ जाए, हल्की चीज ऊपर आ जाए। ऐसे कंपाउंड्स, हम कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे नहीं प्योरीफाई कर सकते। पैराफिन किसका नाम था पहले, एल्केन्स का, भी जस्ट मैंने आपको बताया। केमिकल नाम बताओ इसका, CH3 CH2 Cl, तो बहुत आसान है, क्लोरो, 2 कार्बन एटम होंगे तो क्या होगा, इथेन, क्लोरो इथेन।
ओके, कौन सा ग्रुप बनेगा जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की अल्कोहल के साथ? देखो, ऑक्सो एसिड से मैंने एसिड लिया, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड सच एज अल्कोहल से मैंने अल्कोहल लिया, एसिड और अल्कोहल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर्स, ROOR. Which of the following is an organic compound with the formula C5H4Cl2 that is used as fumigant insecticide? इंसेक्टिसाइड मैंने अभी आपको बताया था, पैराडाइक्लोरोबेंजीन बताया था मैंने जस्ट आपको अभी पैराडाइक्लोरोबेंजीन के बारे में, कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। IUPAC के नाम के अकॉर्डिंग रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब पता क्या है? ये रूट वर्ड का मतलब क्या था इसके अंदर भी? ये इथेन। तो हम कैसे निकालते हैं रूट वर्ड? ऑन द बेसिस ऑफ कितने कार्बन आइटम्स हैं, उस बेसिस पे हमें हमारा रूट वर्ड मिलता है। तो रूट वर्ड क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द पेरेंट चेन, सिंपल। इसका आपको नाम बताना है, CH3 CH2 OH। OH है तो ऑल जुड़ेगा लास्ट में, और ऑल एक में ही है। इनमें से मोनोसैक्राइड्स कौन से हैं? ये आपका फाउंडेशन कोर्स में और इस चैप्टर का है भी नहीं बेसिकली। मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं जिसमें एक यूनिट होती है, बस एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स उसमें नहीं होते। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज ले लो, स्टार्च ले लो, इनमें बहुत सारा ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक यूनिट है कंबाइंड, C6H12O6, एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो बोथ A and D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट? इनमें से ग्रेफाइट की क्या एक प्रॉपर्टी नहीं है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप पिघलाओगे तो जल्दी नहीं पिघलेगा, 3500 डिग्री से भी ऊपर का होता है, तो गुड कंडक्टर है। लोअर डेंसिटी, कम भारी होता है डायमंड से भी, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का बहुत वीक सुचालक है, कंडक्टर है बट बहुत वीक, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 से भी ऊपर होता है। इन सिंबल्स में से कौन सा सिंबल हमने एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए यूज किया था? परमाणविक द्रव्यमान को देखने के लिए, समझने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया था? हमने कार्बन का इस्तेमाल किया था, ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन के ही कंपाउंड्स मिलते हैं, A12। 3 कार्बन एटम्स जो कि 6 कार्बन एटम्स के ग्लूकोज से टूटता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, श्वसन क्रिया में हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो होता है, जब वो टूटता है एनर्जी में, हमें जब उससे ऊर्जा मिलती है, तो कैसे मिलती है? ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, पहले वो टूटता है 3 कार्बन एटम में, जिसको बोलते हैं पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड, और फाइनली इससे हमें मिलती है एनर्जी, सिंपल। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन? प्रोप का मतलब 3 तो कार्बन एटम हो गए, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल? बेंजीन मॉलिक्यूल में ये जो एंगल है कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का ये एंगल होता है, लर्न करना पड़ेगा, सिंपल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम 2 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं बेसिकली, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु की संरचना, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम दोनों चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ रिमेंबर टू चेक आउट एवरी प्लेलिस्ट ताकि आप कोई वीडियो मिस नहीं करें। चलिए ब्रीफिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जब एलिमेंट्स को हम बांट रहे थे तो डॉबरिनर का लॉ आया, जिन्होंने 3 एलिमेंट्स को के ग्रुप बनाए जिनका नाम था ट्राइड। 3 ट्राइड ही बनाए थे, एक ट्राइड में त्रिक जिसको बोलते हैं, एक त्रिक में 3 तत्व थे, तीनों एक तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, बीच वाले का द्रव्यमान बाकी 2 के औसत द्रव्यमान के बराबर था। बीच वाले का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर था, सिंपल।
कौन कौन से थे? ली ना करे यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो बीच वाले का मास बराबर होगा इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के। इसी के साथ इसके 3 ट्रिक कौन कौन से थे? LINA लीना करे रब से फरियाद वाला, LINA कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये थे इसके 3 ट्रायल। इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1865 में आया था। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया था। इन्होंने ये कहा था जब आप तत्वों को अरेंज करोगे, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करोगे लोएस्ट एटॉमिक मास से हाईएस्ट एटॉमिक मास, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले एलिमेंट की तरह होगी, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है, हर 8वां नोट पहले नोट के जैसा होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया था, थोरियम तक आते आते रुक गए थे। थोरियम के बाद मतलब थोरियम उस टाइम पे 56th एलिमेंट था, सिंपल, इतने ही डिस्कवर हुए थे। लेकिन इन्होंने अरेंज तो कर दिया था, लेकिन इनकी जो टेबल, ये जो इनका रूल अप्लाई हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था। कैल्शियम के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर पहले एलिमेंट की तरह नहीं थी। फिर आई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यानी जो परमाणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो इन्होंने बताया कि जो तत्वों की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं कुछ टाइम के बाद, वो किसकी वजह से होती हैं? उनके एटॉमिक मास की वजह से होती है, उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन उन पे डिपेंड करते हैं। उनके उसमें आप देख सकते हो, ये उनकी आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल थी। टोटल 7 पीरियड्स थे, 7 उनके आवर्त थे, 8 ग्रुप थे, 8 समूह थे। मॉडर्न में जो नई है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें 7 पीरियड है, बस 18 ग्रुप है, इतना फर्क है। इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वो सब उन्होंने अरेंज कर दिए थे। इनफैक्ट इनकी फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने ये बता दिया था अभी कुछ तत्व ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो इन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी। दूसरा, अभी डिस्कवर नहीं हुए थे पर उससे पहले ही इन्होंने प्रॉपर्टीज बता दी थी, क्योंकि इनको लगा कि मास से रिलेशन है, तो मास को पढ़ते हुए इन्होंने प्रॉपर्टीज बता दी थी कि ये जब डिस्कवर होगा तत्व तो इसका ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, और जब वो डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से तरीकों से इन्होंने अपनी टेबल बनाई? 2 चीजें ध्यान में रखी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम हो, बढ़ता हुआ परमाणु का द्रव्यमान हो, और उन तत्वों को एक साथ रखो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, सिंपल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये नील्स बोहर ने बनाई थी, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के लंबे रूप के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, ऐसे वाली रोज को हम पीरियड बोलते हैं, आवर्त 7 होती हैं। वर्टिकल यानी जो लंबी होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये ऑर्डर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, ये याद रखेंगे बिल्कुल। ये नोबल गैसेस का ऑर्डर है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। अभी हम आएंगे। इसके अलावा आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड बिल्कुल ये हो गई मेटल्स की, राइट साइड हो गई नॉन मेटल्स की। और मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आप देखोगे एक डायगोनल लाइन से सेपरेटेड होते हैं, जिनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, या ये मेटलॉइड्स होते हैं। इसी के साथ इनको ब्लॉक में भी बांटा गया है। ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, और ये है आपका एफ ब्लॉक। ये आपके जो आपको लर्न करना है, ये वो चीज है जैसे ग्रुप 1 लीना करे रब से फरियाद, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, मैं आपको ट्रिक वाली वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ, उसके साथ फाउंडेशन कोर्स में भी समझा चुकी हूँ, क्रैश कोर्स में भी समझा चुकी हूँ। ग्रुप 13 ये बैंगन आलू गोभी इन थैला। ग्रुप 14 कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। ग्रुप 15 न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ग्रुप 16 ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ग्रुप 18 लर्न ही करना पड़ेगा। चलिए अब मैं कुछ आपको एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 से लेके 30 तक मैंने आपको लर्न करा रखे हैं,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए आपके 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, शक्ति, वकर, मनफीको, निकोजन। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, शक्ति, वकर, मनफीको, निकोजन। इसकी भी हल, बक, नोफन, समास, पस्का, पक। शक्ति, वकर, मन, फीको, निकोजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ट्रिक में भी, फाउंडेशन कोर्स में भी, क्रैश कोर्स में भी। तो 1 से लेके 30 तक का तो आपको नंबर सबका पता है, लेकिन 30 के बाहर के भी बहुत सारे तत्व एलिमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि बताओ ये एलिमेंट ये नंबर किसका है। तो कुछ ऐसे हैं जो फेमस है, जो याद करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की हाफ लाइफ लर्न कर लो। जैसे हाफ लाइफ का मतलब जितना आपने लिया है उसका आधा केमिकल कितने टाइम में खत्म होगा, क्योंकि वो परमानेंटली अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, रेडियोधर्मी जो होते हैं। 4.2 मिलियन ईयर से 5 सेकेंड, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो है टेक्नीशियम का, जिसका नंबर होता है 43। ध्यान रखेंगे 43 वाला याद रखेंगे, टेक्नीशियम। 22 मिनट्स होता है फ्रेंशियम का, जिसका नंबर होता है 87। तो चाहे आप हाफ मिनट याद रखो, उससे ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से ये है कि आप एटॉमिक नंबर याद रख रहे हो। आपने 43 किया टेक्नीशियम, 87 किया फ्रेंशियम। निहोनियम, निहोनियम की हाफ लाइफ 10 सेकंड की होती है, तो बहुत कम है, और 113 इसका नंबर होता है। ये कुछ और नंबर है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है आपको ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना चाहिए। चलिए, सबसे पहले है आपका जो सबसे छोटा है, आई थिंक दैट इज 40, देन 43। देखो 40 है आपका जिरकोनियम का, ठीक है। 43 आपका हो गया टेक्नीशियम। 43 के बाद आई गेस 47 है, नहीं 47, हाँ 47 है सिल्वर का। तो 40 पे शुरू हुए जिरकोनियम, 43 पे आए टेक्नीशियम, 47 पे आए सिल्वर। उसके बाद हम बात करते हैं 50s की रेंज की। 50 में आपके पास 51 है एंटीमनी, और 53 है आयोडीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। 60 की लाइन में आते हैं 61, दैट इज प्लूटोनियम, ठीक है। इसके अलावा 68 जो है गैलियम। और गैलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो हाथ में रखते ही पिघल जाता है। थर्मोमीटर की जगह आप मरकरी की जगह ये यूज कर सकते हो, गैलियम इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। चलो 60 के बाद 70s की लाइन में आते हैं। 70s की लाइन में कुछ नहीं है। 80s की लाइन में है आई थिंक 87 और 86। तो 86 है आपका रेडॉन, और 87 है आपका फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम की तो अभी आपने हाफ लाइफ भी पढ़ी थी 22 मिनट्स। 40 आ गया जिरकोनियम, 43 आ गया टेक्नीशियम, 47 आ गया सिल्वर, 51 एंटीमनी, 53 आयोडीन, 61 प्लूटोनियम, 68 गैलियम। जब आप लिख के करोगे ना लर्न हो जाएंगे आराम से। 86 हो गया रेडॉन, और 87 हो गया फ्रेंशियम। अब बात करते हैं 90s की लाइन की। 99 है आपके पास, 99 पे है आइंस्टीनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइंस्टीन के ऊपर इसका नाम है। इनफैक्ट 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मियम। 101 बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मेंडलीव के ऊपर है 101 वाले का नाम, बिल्कुल मेंडलीवियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का बोरियम भी है इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको बता दूंगी किसका नंबर है बोरियम। एनीवेज 101 हो गया हमारा, 101 हो गया राइट। 102 नोबिलियम,
ठीक है। 106 सीबोर्गियम, 110 डर्मास्टेटियम, डर्मास्टेटियम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 113 निहोनियम पर, 113 के बाद आई गेस एक ही बच रहा है 335 जो ब्रोमीन का है। एक मिनट, ब्रोमीन का आई गेस, अच्छा नंबर, एक मिनट आप प्लीज वेट करना, 335 तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकेंड गाइज रुकना जरा। 35 है ब्रोमीन का, सॉरी 35 आ गया आपका ब्रोमीन का, जो यहाँ पे मिस हो गया इधर। तो ये हो गए आपके सारे के सारे एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, लर्न अच्छे से कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब ये पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं, जरा एक मिनट, मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक चीज देखने को मिली कि कुछ एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक ग्रुप में है वो तो सेम प्रॉपर्टी शो करते ही हैं, पर जैसे कि यहाँ Li और Mg, Be और Na, ठीक है, ये वो हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। डायगोनल है, ये एक दूसरे के विकर्णीय जगह पर है, लेकिन ये एक दूसरे के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन्होंने बोला लिथियम का जो बिहेवियर है वो मैग्नीशियम के सिमिलर है, ठीक है। तो इस सिमिलैरिटी को हम किस चीज का नाम देते हैं? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ये तीनों भी इनके अलावा सिमिलर रिलेशनशिप शो करते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, सिंपल। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप किन के बीच में होती हैं? जो डायगोनली प्लेस्ड होते हैं, जो विकर्णीय पोजीशन पर होते हैं, सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो ये तीन है, यानी इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रुप 0 में कौन से तत्व होते हैं? अरे ग्रुप 0 का मतलब है ग्रुप 18, कौन से हैं उसमें? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What was the symbol Henry Moseley used for denoting atomic number? परमाणुवीय संख्या के लिए उन्होंने कौन सा सिंबल यूज किया? देखो दो चीज, एटॉमिक नंबर के लिए Z यूज किया था, एटॉमिक मास के लिए A, परमाणुवीय द्रव्यमान के लिए A और परमाणुवीय संख्या के लिए Z, सिंपल। Which of the following is the correct sequence of alkaline earth metals? यानी ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 2 क्या था बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। तो साइज नीचे जाने पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा रेडियम का, फिर बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, ग्रुप बी। इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 7 है? तो आप अगर अपने हाथ पे भी काउंट करोगे, सबसे पहले था हल HHL, फिर बक BBC, फिर देन नोफन, तो N पे आ रहा है 7th नंबर, दैट मींस नाइट्रोजन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लिथियम, देखो लिथियम Li और लिथियम से शुरू हो रहा है ग्रुप 1, लीना करे रब से फरियाद। लिथियम इसमें ही आ रहा है, सोडियम इसमें आ रहा है, पोटेशियम भी इसमें आ रहा है, मैग्नीशियम इसका नहीं है, मैग्नीशियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट। इनमें से किनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं? ग्रुप डी, सॉरी डी ब्लॉक वालों को, जो बीच में होते हैं। आपने 1 से लेकर 30 तक याद कर रखे हैं, राइट? 1 से लेकर 20 तक में एस ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक के भी आते हैं। 21 से 30 में सक्टी, वकरमन, फिकोनिकोजन, इसमें आते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातुएं बोलते हैं। कॉपर, आयरन, निकल, टिन। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तो इनर्ट गैसेस हैं, छोड़ दो। फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेटल हो गए। ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है ना। कि कौन सा जर्मन साइंटिस्ट पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने
एटॉमिक वॉल्यूम यानी उसमें कितनी जगह है और उसका वेट कितना है, उनके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा। लॉथर मेयर ने ये सबसे पहले वेट और वॉल्यूम के बीच में इनका वेरिएशन देखा था। और एक और चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने 4 नोबल गैसेस की डिस्कवरी की है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। और इन्होंने ये भी दिखाया था कि हीलियम और रेडॉन ने नए एलिमेंट्स, नोबल गैसेस की एक फैमिली, मतलब नोबल गैसेस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो लिथल मेयर को जाता है, सॉरी ये विलियम रामसे को जाता है। इसके ऑप्शन में थे विलियम रामसे, तो रामसे हैं जो नोबल गैसेस के फादर जाने जाते हैं। चलिए स्टेटमेंट ए, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक। बिल्कुल, अभी मैंने एक्सप्लेन भी की थी पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पी ब्लॉक में ही थे, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एक्टिनाइड सीरीज आपको बतानी है, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज का है। इनमें से थोरियम ही सिर्फ एक्टिनाइड सीरीज का है। बोरोन फैमिली का कौन सा मेंबर है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मेकिंग इट आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स विद दैट वुड वेपराइज अ थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर भी नहीं नाप सकता पर वो नाप लेगा। वो कौन सा है, मैंने आपको बताया ना, थर्मोमीटर की जगह यूज कर सकते हो किसको, गैलियम को। ग्रुप 18 की कौन सा एलिमेंट है जो यूरेनियम, जब देखो यूरेनियम क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो टूटता रहता है छोटी छोटी चीजों में। तो इनमें से कौन सा ऐसी नोबल गैस है जो तब बनती है जब यूरेनियम टूटता है। रेडॉन तब बनता है जब यूरेनियम टूटता है। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43, 43 मैंने अभी आपको बताया था, याद करने के लिए कहा था। हाफ लाइफ कितनी है, 4.2 मिलियन ईयर्स टू 5 सेकेंड। टेक्नेशियम, ये मैंने अभी बताया था, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सॉफ्ट मेटल है ग्रुप 1 में जो हवा में रखते ही कुछ सेकंड्स के बाद वो थोड़ा सा डल हो जाता है, वो है सोडियम। ग्रुप 1 में सिर्फ सोडियम ही आता है, बाकी देख लो नहीं आते। सोडियम बहुत चमकदार होता है, लेकिन जैसे आपने उसे हवा में रखा थोड़ी देर बाद ही वो कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल मतलब उसकी चमक चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से साल में न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था ऑक्टेव्स का, भी मैंने बताया भी था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। 1865 में उन्होंने अपना लॉ दिया था। कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो सिल्वरी व्हाइट है, साथ में उसे कॉपर निकल के साथ जोड़कर गायरोस्कोप, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये सारी मशीन्स बनाई जाती हैं। ये है आपका बेरिलियम। और वैसे भी एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 ही आते हैं, राइट। तो रुबीडियम, फ्रेंशियम, सीजियम सब आते हैं, बट बेरिलियम ही है जो सिल्वरी व्हाइट है और जो आप जिसको यूज कर सकते हो। कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका ग्रीक सिंबल है अल्फा और मेटालिक रेज। तो वो कौन सा इसका, वो कौन सा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो दैट इज एक्टिनियम। ओके, मेंडलीव के ऊपर कौन से मतलब मेंडलीव के ऊपर एक हमने रख रखा है मेंडलीवियम, तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है। मेंडलीव के ऊपर जो एलिमेंट रखा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको बताना है, तो वो है 63। ठीक है, एक काम कर सकते हैं आप इसमें इंसर्ट कर लो जहां 63 वाला है, यहाँ 63 पर है मेंडलीवियम। Which is the soft, malleable and silvery yellow metal with atomic number 59? 59 किसका एटॉमिक नंबर है, देखिए 59 इनमें से एटॉमिक नंबर है आपका प्रेसियोडीमियम का, ये भी उसमें लिख लीजिएगा जहां पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे। 59 किसका एटॉमिक नंबर है, प्रेसियोडीमियम का। ओके, इन्होंने बोला आप कौन से ग्रुप में रखोगे अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, हीलियम का मतलब पूरा स्टेबल है, 2s2 2p6, और देखो s में 2 ही आते हैं, 2 ही हैं, p में 6 ही आते हैं, 6 ही हैं, तो दैट मीन्स जितने आ सकते हैं उतने कंप्लीट है। तो आप किस में रखोगे, ग्रुप 18, दैट मीन्स एक नोबल गैस है।
डायगोनल रिलेशनशिप किन किन के बीच में मिलती है? तो डायगोनल रिलेशनशिप मैंने अभी बताया था Li और Mg, इसके अलावा किन किन के बीच में मिलती है? तीनों पेयर्स मैंने लिख रखे हैं, जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। LiMg है, BeAl है, B and S। What is the name of 87th एलिमेंट? बेसिकली वो आपसे 87th एलिमेंट का नाम पूछ रहे हैं जिसकी लाइफ टाइम केवल 22 मिनट्स की है। अभी मैंने बताया था फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर बताओ बोहरियम का, जिनका जो नाम है वो नील्स बोहर के ऊपर रखा हुआ है। तो बोहरियम का जो जो नंबर था वो कौन सा था? 107। ये शायद उसमें लिखा नहीं हुआ पर लिख लेना, 107 था बोहरियम नील्स बोहर के ऊपर। ग्रुप 13 का कौन सा नंबर वो है जिसका एटॉमिक नंबर है 113? 113 भी मैंने अभी आपको याद कराया था, निहोनियम। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का जो नियम है, देखो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, पूरा क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ रखा, अभी आपके सामने नहीं पढ़ा। ये 4 ऑप्शंस हैं, मतलब आप खुद सोचो, अगर मुझे टाइम बचाना है तो बस मुझे इतना पता है क्या क्या पढ़ूंगी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8th एलिमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मुझे यहीं से क्वेश्चन पता लग जाएगा, न्यूलैंड का लॉ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स? पीरियड 2 यानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पीरियड 2 का मतलब क्या है? 2 शेल्स है। ग्रुप 17 मतलब लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में तो 2 ही आएंगे। क्या एटॉमिक नंबर होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 9 ही इसका नंबर होगा। ये वो उस एलिमेंट की पहचान करो जो ग्रुप 1 में नहीं आता। पहली चीज, हाइड्रोजन किसी में नहीं आता, हाइड्रोजन को बस आपने जगह दे रखी है, पर हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं आता। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द 5th पीरियड। 5th पीरियड से लास्ट एलिमेंट, देखो सबसे अच्छी चीज क्या है इसके अंदर कि इनर्ट गैसेस दे रखी हैं, तो आपको पता लगना चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, यही तो है। अब आप खुद बताओ 5th एलिमेंट कौन सा होगा इसके अंदर से? पहली बात तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों तो आते ही नहीं, जेनॉन ही होगा डेफिनेटली। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलिए न्यूलैंड के बारे में बताना है। उन्होंने हाईएस्ट से शुरू करा, लोएस्ट पे गए, गलत, उल्टा है ये तो। लोएस्ट से शुरू करा जो हाइड्रोजन था, और वो थोरियम तक गए जो 56th एलिमेंट था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चैल्कोजेंस किनको बोलते हैं? देखो, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 16 चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। तो ग्रुप 16 का नाम है चैल्कोजेंस। एटॉमिक नंबर 101 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 101 आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। एटॉमिक नंबर 101 होता है मेंडलीवियम का। एक मिनट गाइस, होल्ड कीजिएगा प्लीज। एक क्वेश्चन आया था पहले, आई थिंक मैंने वो कुछ गड़बड़ कर दी। 101 मेंडलीवियम था, वो मैंने एंड कर रखा है, तो 63 क्या था? आई गेस मैंने 63 भी कहीं पे डाला था, लेट मी चेक। तो 101 पे मेंडलीवियम है, मैं बताती हूँ 63 क्या होगा। मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। आई गेस क्वेश्चन ये होगा, मेरे को एक बार दोबारा चेक भी कर लेने दीजिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन, हाँ जी बिल्कुल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखा है 63, और मेंडलीव के नाम पे जो था वो कौन से थे? 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 6 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से 6th पीरियड में कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो बेसिकली ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, या तो आप लोगों को पूरी की पूरी टेबल लर्न हो, बट नाम देखते ना आपको कैसे पता लग जाएगा। देखो सिलिकॉन आता है, बोरोन सिलिकॉन, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आता है, सेकंड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है, क्योंकि आपको बैंगन वो ये उस वाले उसमें है, सॉरी इसमें नहीं आता, कार्बन वाले में आता है। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दिख तो गया आपको स्टार्टिंग में ही है, ग्रुप 3 थर्ड पीरियड में है, तो सिलिकॉन आपको पता है कि आपने इसका एटॉमिक नंबर लर्न कर रखा है, तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेंथेनाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एज, लेंथेनाइट्स को एक और नाम से बुलाया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। कौन से साल को यूनेस्को ने डिसाइड किया था कि क्या टैग देना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में जाना जाता है 2019। विच एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज कैल्शियम, कैल्शियम के जितने किस्में होंगे, देखो ग्रुप 1 लीना, करे, रब, से, फरियाद, कैल्शियम के जितने इलेक्ट्रॉन्स इन सब में होंगे। अब देख लो कौन सा है, लिथियम नहीं है, पोटेशियम है, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सबसे हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसका जो वेट है वो है 238, 238 वेट एक का है यूरेनियम का, ध्यान रखना सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट यही है। इनमें से कौन सा नोबल केमिकल एलिमेंट है साइंस का, चलिए देखो वो है, आप इन्होंने क्या क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ साइंस पीरियोडिक टेबल। नोबल आ गया ना, तो नोबल गैस कौन सी है इनमें से, हीलियम ही है डेफिनेटली। विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज बीन प्रोविजनली रिसर्चर्स इन ऑनर ऑफ नोबल लॉरेट ग्लेन टी सीबॉर्ग, सीबॉर्ग के नाम पे कौन से एलिमेंट का नाम रखा है, सीबॉर्ग के नाम पे सीबॉर्गियम रखा था, जिनका नंबर था 106 अगर आपको याद है। हाइड्रोजन किन किन की प्रॉपर्टीज ग्रुप पे रिजेंबल करता है, तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स और ग्रुप 17 आपके इन हेलोजेंस, सिंपल। ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए यानी अर्धचालकों को बनाने के लिए आप यूज करते हो मैक्सिमम टाइम्स, देखो। और लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या तो आपको मैंने बताया ना गैलियम का है, क्योंकि गैलियम पिघल जाता है एकदम, सिंपल। विच लॉ वाज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ द म्यूजिक, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सिंपल, तो बहुत इजी था। कौन से ग्रुप में नॉन मेटल्स जो है वर्टिकल कॉलम में रखे हुए हैं राइट साइड पे, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें नॉन मेटल्स होंगे, खुद सोचो। 1 2 मेटल्स हैं, 3 जस्ट उसके बराबर में है, ग्रुप 17 में ही नॉन मेटल्स होंगे। Who conducted X-ray spectroscopic study of a large number of elements and showed that frequency of X-rays is देखो इन्होंने बोला, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, रिलेशन एटॉमिक नंबर से बताया देन एटॉमिक मास। कौन सा साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी रिलेशन है एटॉमिक नंबर से है, ना कि एटॉमिक मास से। तो आप अगर टेबल बनानी है एटॉमिक नंबर पे बनाओ, वो थे हमारे मूजले, हेनरी मूजले ने बताया था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, इन 1955 कौन से एलिमेंट को मेंडलीवियम का नाम दिया गया, ये बार बार आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। कौन से उस पे मेंडलीवियम का नाम दिया गया, 101। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ई का एल्यूमिनियम जिसका नाम गैलियम रखा था, उसका क्या नंबर है, 68। ये तो मैं आपको करा भी चुकी हूँ। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ओके, पीरियड में डिक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है, हमेशा ध्यान रखना। साइज, साइज का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। तो पीरियड में घटती है और इंक्रीजेज होती है ग्रुप में, ऑप्शन बी। बिल्कुल लेफ्ट वाले में कौन सा ग्रुप था, एल्कली मेटल्स का ग्रुप था, सिंपल। कौन सा एटॉमिक नंबर है जो नोबल, एल्फ्रेड नोबल के मतलब आपने कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम एल्फ्रेड नोबल के पीछे रखा गया है, नोबलियम, 102। ओके, किसकी सबसे बड़ी रेडियस है, चलो आप मुझे खुद बताओगे।
ये है बेरिलियम, इसका नंबर है 4th। लिथियम HHl3, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6। तो बेसिकली आपको दिख रहा है ग्रुप में तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप में जब चलते हैं तो ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये एक पहले लिथियम आया, फिर इससे अगला बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। पीरियड की बात हो रही है, पीरियड में तो साइज घटता है ना, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं? पीरियड्स कितने हैं? 7, और ग्रुप कितने हैं? 18। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग्स। कोबाल्ट कौन से ग्रुप में है? ये बिलोंग करता है ग्रुप 9 में। ध्यान रखेंगे, कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको या तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही लर्न करूं, बट दैट इज ऑफ नो यूज। जब आप बार बार क्वेश्चंस करोगे तो कुछ स्टेटमेंट्स पता भी लग जाएंगी। ओके, किसने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा और ये बताया बीच वाले की प्रॉपर्टी आप बता सकते हो बचे हुए 2 से। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किसने बनाया था? डोब्रीनर ने, राइट? तो डोब्रीनर इज द करेक्ट आंसर। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आराम से क्यों लॉस हो जाता है? अगर उसको निकालना हो वो आराम से क्यों निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाला न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर सबसे कम होती है। सिंपल, दैट इज बिकॉज द आउटर मोस्ट आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सबसे दूर होते हैं। कौन सा एलिमेंट का सिंबल हाइड्राजाइरम पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब होता है लिक्विड सिल्वर? यहां से मुझे आंसर पता लग गया, लिक्विड सिल्वर एक ही है, वो है आपका मरकरी, क्योंकि लिक्विड एक ही है, मरकरी। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइज जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एकदम पिघल जाता है? एक ही बता रखा है मैंने आपको, वो कौन सा बता रखा है? गैलियम। आयरन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 8। देखो सुनो, आयरन ग्रुप 8, कोबाल्ट ग्रुप 9, ये जरूर याद कर लेना। Why does effective nuclear charge experienced by valence electrons decrease down the group? जब आप ग्रुप में जाते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी न्यूक्लियस की जो पावर है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटती क्यों जाती है? वो इसलिए जब आप नीचे जाते हो ना, साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस तो वही है बिल्कुल बीच में, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता हुआ जा रहा है, तो पावर अपने आप कम हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से और दूर होते चले जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट? देखो, ग्रुप 1 है तो बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 है तो 3, ग्रुप 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8, और आपसे इन्हीं के बारे में पूछेंगे और कोई ग्रुप नहीं आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर वाले शेल में। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है और उसका मास होता है 16। एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम प्रॉपर्टीज एज सोडियम? देखो, कुछ भी आए ना सेम प्रॉपर्टी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करो, न्यूलैंड याद रखने की जरूरत नहीं है। सोडियम था ग्रुप 1 में, लीना करे रब से फरिया, तो सोडियम के जैसे ये सारे हैं, पर इनमें से ऑप्शन सिर्फ लिथियम है, तो लिथियम इज द करेक्ट आंसर। ऑफ द नोन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इतने सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी गैस, कितनी गैस है टोटल, कितनी गैसेस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 11 गैसेस अवेलेबल है। 3 से लेके 12 तक के ग्रुप्स को कौन से एलिमेंट्स बोला जाता है? ये डी ब्लॉक, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। ये ग्रुप 1 से 2, ये 13 से 18, ये 3 से 12। सिंपल। In the modern periodic table, the highly electronegative halogens and electropositive alkali metals, देखो भाई सुनो, ये 18th ग्रुप, ये 17th, ये आ गए हेलोजेंस, ये ग्रुप 1, ये आ गए आपके एल्कली मेटल्स।
वो बोल रहे हेलोजेंस और ग्रुप 1 के बीच में कौन से एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप है। दिमाग लगाओ, ये इतने सारे तो पूछेंगे नहीं, वो ऐसे पूछना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो एक ही ग्रुप है, ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well for your exams. तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का। बेसिकली इट इज़ अ मिसलेनियस चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, वे मिसलेनियस है, रैंडमली कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मैंने फिर भी ब्रीफिंग में जो मुझे लगा कि मुझे इसमें डालना चाहिए वो मैंने डाल दिया है। बट आप जब चैप्टर करोगे, जब इसके क्वेश्चंस करोगे, आपको समझ में आएगा कि बेसिक इसकी जो कहीं पे मतलब एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है इस चैप्टर की, किसी किसी चैप्टर से कुछ कुछ उठाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो टाइमली चेकआउट करते रहिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। एक सेकेंड गाइज। सबसे पहला टॉपिक है मेल्टिंग, जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं, पिघलना या संलयन। बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस पिघल जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये होने लगेगा उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। अगला है बॉइलिंग यानी उबलना, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस तरल पदार्थ गर्म करने पर गैस में बदल जाएगा, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे उबलना शुरू होगा उसको बोलेंगे उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, उसको बोलते हैं गलनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन, संघनन क्या है, उल्टा हो गया कि वेपर्स हैं आपके पास, गैस है, उसको ठंडा कर रहे हो और लिक्विड में बदल रहे हो। अगर आपके पास वेपर्स हैं, आप उसको ठंडा कर रहे हो, जस्ट लाइक आप कुछ भी गर्म चीज आपने बनाई, आपने ऊपर प्लेट ढक दी, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद प्लेट को उठाओगे आपको नीचे उसके पानी इकट्ठा हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने गर्म किया तो पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन जब वो ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आया वो वापस लिक्विड में बदल गया, उसको कंडेंसेशन या संघनन बोला जाता है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एज द नेम इंडिकेट्स, आपका नाम ही इसमें इंडिकेशन दे रहा है, फ्रीज कर रहे हो आप किसी लिक्विड को, किस में बदल रहे हो, सॉलिड में बदल रहे हो। जस्ट लाइक पानी को जमाना इनटू आइस, पानी को आपने बर्फ में जमा दिया, कितने डिग्री पर, कितने टेम्परेचर पर वो जमना शुरू होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट मतलब छिपी हुई हीट, फ्यूजन का मतलब पिघलना। तो 1 किलो सॉलिड को जितनी हीट आप दोगे कि वो शुरू हो जाए चेंज होना लिक्विड में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 किलो हीट को, 1 किलो लिक्विड को जितनी हीट आप दोगे कि वो किस में बदलना शुरू हो जाए, वो गैस में बदलना शुरू हो जाए, जिसमें उसका तापमान, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस जिससे कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में या कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके सब्सटेंसेस भी फिक्स हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जो ऐसे चेंज होते हैं, जैसे नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, कैम्फर यानी कपूर, अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सॉल्ट हैं जो कि सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में बदलते हैं। और ये किस प्रोसेस का जस्ट उल्टा है, इट इज ऑपोजिट ऑफ डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, कोई चीज धीरे 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 लेयर बाय लेयर इकट्ठी हो रही है। सब्लिमेशन का मतलब है गायब हो जाना, उड़ जाना। इवापोरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें भाई बॉइलिंग में क्या था, लिक्विड को गर्म कर रहे थे, वो भाप में बदल रहा था, है ना। इसमें बिना गर्म करे अगर वो भाप में बदल जाए, मतलब ऑलरेडी इतनी एनर्जी हो कि वो चेंज होना शुरू हो जाए, उसको इवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ये सिर्फ सरफेस, सतह पर से होता है, अंदर से नहीं होता। इवापोरेशन टोटल 4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला विंड स्पीड, हवा की गति,
जितनी ज्यादा हवा की गति होगी उतना ही ज्यादा इवापोरेशन, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। दूसरी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जितनी ज्यादा नमी होगी इवापोरेशन, पानी का उड़ना उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। तीसरा, टेम्परेचर, तापमान, जितना ज्यादा तापमान, जितनी ज्यादा गर्मी, पानी उतनी ही जल्दी सूख जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। और फोर्थ है आपका सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा फैला के रखोगे पानी उतना ही ज्यादा, या कोई भी लिक्विड उतना ही ज्यादा सूखेगा। तो टोटल 4 चीजों पर ये डिपेंड करता है। चलिए, एक और फैक्ट है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? ऐसे रेत वगैरह का पत्थर होता है ग्रेनाइट के। तो आपसे जनरली ग्रेनाइट के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो ग्रेनाइट में टोटल 3 चीजें होती हैं, जो सबसे पहला है क्वार्ट्ज यानी SiO2, फेल्डस्पार Al2O3, बेसिकली सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिला के कॉम्बिनेशन होता है जो पत्थर बनता है, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। और माइका, ये 3 चीजें होती हैं। क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। फेल्डस्पार क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ है। और ये 2 मिनरल्स हैं जो ग्रेनाइट की मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। इसी के साथ कौन से गैस की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की? आपकी कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की डिस्कवरी 2 जगह पर एक साथ हुई, कैवेंडिश और एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने एक साथ की, और 2 साइंटिस्ट अलग थे, उन्होंने एक साथ की। अभी आगे क्वेश्चन में भी आएगा, आपको पता लग जाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं तो जोसेफ प्रिस्टली ने की इनकी डिस्कवरी। आर्गन की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रेलेक और रामसे ने इनकी डिस्कवरी की आर्गन की। फ्लोरीन की हेनरी मॉइसन ने। फ्लोरीन की मॉइसन ने की है। आर्गन की 2 लोगों ने, रामसे और रेलेक। ऑक्सीजन की प्रिस्टली, ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन की कैवेंडिश। चलिए, सबसे पहला, विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिस्पोजिशन? डिपोजिशन, प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? निक्षेपण मतलब इकट्ठा होना, उसके विपरीत कौन सी होगी? उड़ जाना, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ एलोट्रॉप्स टू कार्बन। बेसिकली पहला चैप्टर मैटर से था, पहला क्वेश्चन ये कार्बन वाले चैप्टर से है, तो मैं बता रही थी कि मिसलेनियस है इसमें। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स आपने पढ़े हैं? 3। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। टंगस्टन नहीं है। टंगस्टन का फॉर्मूला होता है W। टंगस्टन से आप बल्ब के फिलामेंट बनाते हो, कार्बन का नहीं बना होता। नेक्स्ट, potato chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen primarily to। आलू के चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। क्यों? ताकि चिप्स नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रहे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे और खराब टेस्ट हो जाएगा। टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट का फिर से मेन कंपोनेंट आपसे पूछ लिया, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सामान्य तापमान और प्रेशर पे कौन सी गैस है जिसका घनत्व है 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? अब ये आप कितना ही याद रखोगे आपको नहीं पता। विच इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, ये याद रखने वाला है, एटलीस्ट एक गैस का तो है ही। कौन सी गैस मुख्यतः रूप से हवा से या ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं 1.5 गुना ज्यादा भारी होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 1.5 गुना ज्यादा भारी होती है प्रॉपर हवा से, और ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है अगर 31 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तो लिक्विड का वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन जुलाई 2018 an experiment aboard the International Space Station, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग ने किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक बादल को, मतलब कौन से केमिकल के एक पूरे क्लाउड लिया और उसको ठंडा किया? कितना? 0 डिग्री, 1/10 ऑफ द मिलियन, 1
10th millionth of 1 केल्विन अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पूर्ण शून्य से 1 केल्विन के 10 लाखवें हिस्से तक ठंडा कर दिया, यानी हद से ज्यादा ठंडा कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन गया। तो बीई कंडेंसेट बनाया गया था, वो कौन सी गैस से बनाया गया था? वो थी आपकी गैस रुबिडियम। ध्यान रखेंगे कब बनाया था? 2018 में। Which odorless, colorless, tasteless and chemically unreactive gas was invented by Rutherford in 1772? कौन सी गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, रासायनिक रूप से अक्रियाशील गैस, यानी वो जो रिएक्शन ही नहीं करती। अब आप बोलोगे नोबल गैस है ये, ओके। was invented by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक टाइम पे एक जगह इन्वेंट किया, उसी टाइम पे शील और कैवेंडिश ने कौन सी एक गैस को डिस्कवर किया था? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन किसने की थी? प्रीस्टली। आर्गन किसने की थी? रेलेग एंड रामसे। और फ्लोरीन किसने की थी? आपको याद होना चाहिए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। फ्लोरीन आपकी डिस्कवर की थी मॉइसन ने। From the given options, choose the one which is not a product of decomposition reaction of lead nitrate. लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो कौन सी चीज नहीं बनती? अगर आपको याद हो, मैंने फेरिक ऑक्साइड, सॉरी आपका, हाँ, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आपको मैंने कैसे याद कराया था कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है इसके अंदर, राइट। मैंने आपको फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन याद कराया था आई गेस, और लेड नाइट्रेट का, है ना। तो कैसे याद कराया था? याद ऐसे कराया था, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लेड के साथ भी आएगा, नाइट्रोजन के साथ भी आएगा और इंडिपेंडेंटली भी आएगा। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, पर खाली नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? चलिए, जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट। जंग का एक रूप जिंक ऑक्साइड है, बिल्कुल गलत। रस्ट होता है आयरन का। प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आयरन की वैलेंसी ना दो होती है, +2 वाली और +3 वाली। +2 वाले को बोलते हैं फेरस, +3 वाले को बोलते हैं फेरिक। जंग में यानी कि जो रस्ट होता है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। FeO भी होगा +2 वाला और Fe2O3 भी होगा +3 वाला, और साथ में पानी भी होता है XH2। तो अगर आप इनको कंबाइन करोगे, आयरन आ गया टोटल 3, ऑक्सीजन आ गया टोटल 4 डॉट XH2O। लेकिन इन दोनों में से भी मेजरली कौन सा जो होगा, मेजर कंपोनेंट कौन सा होगा? Fe3 वाला होगा। ध्यान रखेंगे, यानी फेरिक वाला होगा। तो वैसे रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो जिंक का तो कोई मतलब ही नहीं है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब पानी भी है, फेरिक ऑक्साइड मतलब ये वाला ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हमें फेरोफेरिक ऑक्साइड मिलता है सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं मिलता तो हम इस पर टिक कर देंगे। केमिकली रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड, ये तो गलत हो गया, पानी हटा दिया तो छोड़ दो। कॉपर कैन ऑल्सो टर्न इनटू रस्ट, ये भी गलत, कॉपर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज, यानी हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिसीव करेंगे। देखो, हेलोजन्स आते हैं ग्रुप 7 में, ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसका नंबर है 2,7, इसका 2,8,7, 2,8,8,7। इस तरीके से याद रखो। इसमें एक शेल और बढ़ जाएगा, तो मैं अभी इस तरीके से लिख रही हूँ। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब जब उसको लगेगा कि न्यूक्लियस उसके साथ बात करेगा, राइट। यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा भी, उसे कोई अट्रैक्शन नहीं फील नहीं होगी न्यूक्लियस से, वो क्यों आएगा? तो सबसे जल्दी किसके पास आएगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती जाती है कि नीचे जाते जाते तक साइज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? लेकिन अब यहाँ पे है एक एक्सेप्शन। नॉर्मली होना ऐसा चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा,
फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है, वो ये है क्लोरीन, क्योंकि इसका साइज मतलब क्लोरीन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करता है फ्लोरीन से। मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इनके साइज की वजह से क्लोरीन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर फ्लोरीन करता है, फिर ब्रोमीन करता है और फिर आयोडीन करता है। ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुत्व की सही क्रम। तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। चलिए, what is the popular name for mercury chloride which is used as a lab reagent and as a depolarizer in dry batteries? इनमें से मरकरी क्लोराइड का सबसे फेमस नाम, मतलब इसको किस और नाम से जाना जाता है, जैसे आप जिनको बैटरी में भी यूज करते हो डाइपोलराइजर के रूप में, डीपोलराइजर के रूप में, या लैब में भी आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं कैलोमल। ध्यान रखेंगे, कैलोमल बोला जाता है। Which of the following is a highly electropositive element? इनमें से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक मतलब मेटल है? That readily gives up an electron, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बना लेगा। देखो क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, अधातु है, गलत। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गलत। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये भी गलत। तो एक ही यहाँ पे मेटल दे रखा है, सोडियम, दैट्स इट। Which of the following pairs of compounds boiling point is correct? इनमें से किसके युग्म और क्वथनांक सही है? देखो पहली बात तो मैं बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, या तो ऐसे आपको केमिकल देंगे जिनका आपको याद ही होगा, लाइक वाटर, उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब भी ऐसे ऊटपटांग कुछ भी केमिकल्स आए ना, एक तो आप दिमाग में बिठा भी लो, दूसरा जब ऐसे आएंगे तो या तो दोनों ठीक होंगे या तो दोनों गलत होंगे। मेजर केसेस में दोनों ही ठीक होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, मीथेन 111 केल्विन, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2। तो मीथेन का याद कर सकते हो 111, तो आपको आसानी रहेगी। फेमस है क्लोरोफॉर्म, फेमस है 343 केल्विन, 334 केल्विन, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? जितने ज्यादा बॉन्ड उतने ज्यादा क्वथनांक, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एल्केन्स की बात करूं, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? एल्काइंस का होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड आ गए उसमें। तो सबसे ज्यादा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्काइंस में होगा। द वैलेंसी ऑफ आर्जेंटिक इज, आर्जेंटिक क्या है? आर्जेंटिक है Ag, दैट मीन्स सिल्वर। 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। छोटे वाले के लिए जैसे आयरन, और आयरन की भी 2 थी, 2 और 3, तो फेरस और फेरिक। तो अस वर्ड लास्ट में जुड़ता है लो वैलेंसी पे और इक वर्ड जुड़ता है हाईएस्ट वैलेंसी पे। तो +1 में आएगा अर्जेंटस और +2 में आएगा अर्जेंटिक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अर्जेंटिक यानी +2 वैलेंसी। सिल्वर अर्जेंटस में आएगा +1 और अर्जेंटिक में आएगा +2। Which of the following acids makes up 55 to 80% of olive oil? कौन सा एसिड है जिसमें ऑलिव ऑयल का 55 से 80% हिस्सा होता है, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे से आप खाने में यूज कर सकते हो? तो आंसर इज ओलिक एसिड। ऑलिव एसिड से याद रखोगे ओलिक एसिड। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन की परमाणविकता क्या है? क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में आता है, कितने एटम्स हैं? 2, तो डाई एटॉमिक गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ वेरिएबल वैलेंसी? मतलब इनमें से कौन से तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील है? मतलब कई सारी वैलेंसीज हैं। अभी आपने आयरन पढ़ा, सिल्वर पढ़ा, कॉपर की भी बहुत सारी वैलेंसी होती है, तो इनमें से जो भी मिलेगा आप उस पर टिक कर दोगे। आयरन है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 और +3। ओके, फिर से कंपाउंड और उनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। जैसे अभी आपने याद किया था मीथेन 111 केल्विन, क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन, इनके भी याद कर लो। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल जो होता है, 156 केल्विन। और एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोलते हैं, ठीक है, या इथेनोइक एसिड जो बोलते हैं, 290 केल्विन। ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था जब भी ऐसे आएंगे हमेशा इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लगभग दोनों के ठीक होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर
of nitrate ion, chloride ion, bromide ion and iodide ion as per their basic strength. उनकी मूल शक्ति के अनुसार। देखो ध्यान रखना, एसिड्स की हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेस की हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, यानी अम्लों की हमेशा क्षारीय शक्ति होती है और क्षार की हमेशा अम्लीय शक्ति होती है। कैसे? एसिड में जितने H आयन होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को, जितने H आयन रिप्लेस हो सकते होंगे। ऐसे ही एक बेस में जितने OH आयन रिप्लेस हो सकते होंगे, आप बदल सकते होंगे, वो दिखाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। अब देखो यहाँ पे ना पता लगाने का तरीका एक ही है, आप सब में H लगाओ, HNO3, HCl, HBr और HI। तो आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है? HNO3 है, उसके बाद HCl, फिर HBr और फिर HI। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है, फिर HCl की है, फिर HBr की है और फिर HI की है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन चारों में से, नमक, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2, LiCl, इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है चूने का, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का। When an iron nail is dipped into, आयरन नेल को जब भी आप कौन से कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है? तो पहली बात तो मैंने आपको ना कलर्स याद करा रखे हैं बहुत अच्छे से फाउंडेशन कोर्स में, राइट? कॉपर के आपको 4 कंपाउंड्स के कलर मैंने याद कराए थे, मुझे जो याद है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, तो ये ब्लू कलर का आप हमेशा जब भी डालोगे कॉपर अलग आ जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। और फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, आयरन का कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और उसके बाद वो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में बदल जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? अच्छा, जब हम किस किस के रिएक्शन, ये भी मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में करा रखा है, जब पूरा क्विक लाइम वाला सिस्टम एक्सप्लेन किया था। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर, CO2 को जब भी ऐड करोगे तो क्या होगा? मैंने आपको ये बता रखा है, जब भी CO2 आएगा तो CO3 बनेगा, जब भी CO3 आएगा तो CO2 बनेगा। पर इसमें ना दोनों है, CO2 और CO3। कुछ नहीं करना, सबको कंबाइन कर दो। तो सबको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट था ना, उसका बड़ा भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। Which gas is used by chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? कौन सी गैस ये केमिकल यूज करते हैं ताकि जो भी गुड्स बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, उसे थोड़ा एरेट यानी हल्का या पफी बनाने के लिए? कौन सी गैस होती है जो पफी बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों से ही CO2 गैस रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड? देखो एक हमेशा ध्यान रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये हमेशा बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमेशा बनाएंगे या तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको ये बताना है ना इनमें से न्यूट्रल कौन सा नहीं है, बस देख लेना। नॉन मेटल है तो न्यूट्रल है, अदरवाइज मेटल है तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रल नहीं होगा। तो मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन, एक ही मेटल है सोडियम, तो वो ही आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल दैट इग्नाइट्स इन एयर? इनमें से वो कौन सी नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है, मतलब हवा में रखते ही वो आग पकड़ लेगी, एंड रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, और पानी से भी रिएक्शन कर लेगी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणविक नंबर कितना है, संख्या कितनी है? 37 यानी 37। देखो हवा में रखते ही आग और पानी में रखते ही पानी से भी रिएक्शन करना, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चारों करते हैं।
लेकिन यही चार आपने पढ़ भी रखे होंगे जो ऐसे रिएक्शन करते हैं, बट इन चारों में से ही किसी का भी एटॉमिक नंबर 37 नहीं है। 37 मैंने आपको याद भी कराया था जब अभी दूसरे चैप्टर की ब्रीफिंग हुई थी, मेटल नॉन मेटल की ब्रीफिंग जब हुई थी। 37 होता है आपका रुबीडियम का। तो आपका कौन सा मेटल है? वो है आपका रुबीडियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड? सबसे पहले साइनाइड, साइनाइड का यही सिंबल होता है। एमोनिया, एमोनिया का ये नहीं होता, एमोनिया का एमोनिया का NH4 पॉजिटिव। ब्रोमाइड का Br नेगेटिव, फ्लोराइड का F नेगेटिव। तो ऑप्शन 1 इज ओनली द करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम? इनमें से बेरिलियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आपको मैं बताऊं, बेरिलियम का नंबर होता है 4, 2,2। तो ये 2 लूज करता है तो ये मेटल। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल वही एटम होता है जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर किसी के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो भी काफी हद तक स्टेबल होता है, क्योंकि सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो अगर किसी के सबसे बाहर वाले शेल में 2 है ना, तो वो भी कुछ हद तक स्टेबल होता है। तो बेरिलियम बहुत स्टेबल है। जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये क्या बनाता है? कोवलेंट। मतलब ये इसका एक्सेप्शन समझ लो, एक अलग प्रॉपर्टी समझ लो कि ये मेटल होते हुए भी क्या बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। द मिनरल कार्नोटाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। कार्नोटाइट किसका इंपॉर्टेंट स्रोत है? यूरेनियम का। यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है उसी को कार्नोटाइट बोलते हैं। बेसिकली उसका जो मिनरल है, जो धातु है, उसकी खनिज है, इसी से हमें यूरेनियम मेटल मिलता है, एलिमेंट मिलता है, सॉरी। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री है, तो पता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? एक ध्रुवीय अणु कौन सा है जिसमें भी चार्ज बन सकता हो? वो ध्रुवीय धातु है, बेसिकली जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोराइड भी नॉन मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। बेंजीन C6H6, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। H2O, इसको आपने लिखा भी हुआ है हर जगह, H+OH नेगेटिव, तो यही आपका पोलर मॉलिक्यूल है। कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यौगिक में कंपोजिशन फिक्स होती है, सबका फॉर्मूला फिक्स होता है, बिल्कुल ठीक है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, आप घटकों को अलग अलग कर सकते हो सिर्फ केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉर्मल मेथड से नहीं अलग कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड्स हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, ये गलत हो गया ना, फर्स्ट और डी, ए और डी तो ऑपोजिट हो गए। जब ए में बोला है फिक्स कंपोजिशन है, डी में बोल दिया वेरिएबल कंपोजिशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, क्योंकि इसमें आप पढ़ने वाले हो आइडियल गैस लॉज। तो इसमें बहुत सारे लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, तो आप देख रहे हो कि आप बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हो और इनमें ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता ही है। तो हम ये करने वाले हैं, इसकी ब्रीफिंग प्लस PYQs हम लोग दोनों कवर करने वाले हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जॉब्स की, डिस्क्रिप्शन की, क्रैश कोर्स, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, हर चीज़ का हमने बनाया हुआ है। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोज इन दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ की, यानी बॉयल के नियम की। याद करना सबसे आसान है। बॉयल करते हैं तो क्या करते हैं हम? देखो, हम जितने भी लॉज पढ़ने वाले हैं, 3 चीज का रोल रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हर लॉ में केवल 2 चीजें यूज हो रही हैं, एक कांस्टेंट है। कैसे याद रखोगे? बॉयल का मतलब है उबालना, राइट? इस तरीके से याद रखो। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारे हाथ में जो होता है उसको कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर वहीं रोक दो। तो बॉयल्स लॉ है आपका बिटवीन P एंड V। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। खुद ध्यान से समझो, प्रेशर लगा रहे हो, जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, मतलब प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, आयतन उसका कम हो गया, कम जगह में, तो प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसको ना एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, अगर P भी उधर चला गया तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, नियतांक रहता है, ध्यान रखेंगे। अगर दो गैसेज हैं मान लीजिए, तो दोनों का P1 V1 ये भी कांस्टेंट होगा, जो दूसरा गैस का P2 V2 होगा ये भी कांस्टेंट होगा। एक ही गैस अलग अलग प्रेशर अलग अलग वॉल्यूम पे, मतलब जब आपने P1 प्रेशर डाला उसकी वॉल्यूम V1 थी, जब आपने P2 प्रेशर डाला उसकी वॉल्यूम V2 थी, तो लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा क्योंकि वो दोनों ही कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है, ये है बिटवीन P एंड T, इसमें वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दी। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी आप गर्म कर रहे हो, तो जितना ज्यादा गर्म करोगे मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा इधर उधर भागेंगे, तो वॉल्यूम उतनी बढ़ जाएगी। तो चार्ल्स लॉ क्या बताता है कि आपने क्या कर दिया, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो जितना वॉल्यूम उतना ही टेम्परेचर, या जितना टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम। नेक्स्ट, गेल-लुसैक्स लॉ। गेल-लुसैक्स लॉ में क्या होता है, V को कांस्टेंट कर दो। गेल-लुसैक्स लॉ बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कि जितना दाब आप लगाओगे उतना ही ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। आप ऑब्वियसली बात है ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा प्रेशर लगा पाओगे, इट इज दैट सिंपल। चलिए, एवोगैड्रोस लॉ। कांस्टेंट, देखो एवोगैड्रो जब भी आ जाए तो n आपको पता है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। बेसिकली एवोगैड्रो नंबर जब भी आता है n आता है ना, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उसमें उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है ना, जितने ज्यादा किलो फल लोगे उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस आएंगे। तो ये था आपका एवोगैड्रोस गैस लॉ। सबसे मेन थे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जो याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ में क्या था, P और V। चार्ल्स लॉ में क्या था, V और T। चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आदर्श गैस समीकरण। मैंने बताया था PV हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा। बॉयल्स लॉ से आया था ना, PV कांस्टेंट होता है। तो वो कांस्टेंट किसके वैल्यू के फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है nRT। तीनों की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल फिक्स होती है, और टेम्परेचर जो भी आपको दिया गया होगा उस पर्टिकुलर गैस का। तो PV किसके हमेशा इक्वल होता है, nRT के। ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम। तो ये बोलते हैं, आपको पता है जितनी ज्यादा भारी गैस होगी वो उतनी कम मिक्स होगी, राइट। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना कम मिक्सिंग, कम मिक्स को बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। तो ग्राहम ने यही बताया था कि जितना ज्यादा भारी होगी गैस उतना कम डिफ्यूजन होगा, लेकिन उसने कहा था टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ कांस्टेंट कर दो, नियतांक कर दो। तो द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों के विसरण की दर उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उनके स्क्वायर रूट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या है, देखिए, अगर आपने एक बॉक्स में 3 या 4 गैसेस मिक्स कर दी जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, और अब आपको मैं बोल रही हूँ उस पूरे बॉक्स का मुझे टोटल प्रेशर बताओ, तो कुछ नहीं करना, चारों गैस का इंडिविजुअल प्रेशर ऐड करना है। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सिंपल, मतलब करना क्या है, उन चारों गैसेस को आपने अलग अलग कंटेनर में रखा, उनका प्रेशर नोट कर लिया, फिर जब उन चारों को आप एक कंटेनर में रखोगे ना तो भी उनके सम के बराबर ही आएगा। चलिए, फर्स्ट, who in the 1860 undertook a thorough investigation of the gas laws expressing relationship of pressure, temperature and volume in carbon dioxide। किसने
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी और तीनों पैरामीटर्स लिए थे। अब तक जितने भी आपने लिए सब में दो दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने तीनों पैरामीटर्स लिए और किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वो था एंड्रयू, याद रखेंगे, थॉमस एंड्रयूज। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तीनों पैरामीटर्स लिए हैं, पी, वी और टी। कौन सी गैस के लिए? CO2 के लिए। Who described in 1662 that when a gas was pumped into an enclosed space, जब एक गैस को किसी बंद स्थान में पंप किया जाता है, तो स्थान आ गया, that means volume, it would shrink to fit in that space but the pressure by it would increase। तो P और V में किसने आपको रिलेशनशिप दी थी? P और V में दी थी बॉयल्स लॉ ने। मतलब P और V का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे हाथ में कब था? बॉयल करते वक्त। बॉयल्स लॉ ने ये वाली चीज आपको रॉबर्ट बॉयल ने बताई थी। और वैसे आप क्वेश्चन भी समझ लो, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप इतनी बड़ी कोई गैस है, उस गैस को आपने इतने छोटे से बॉक्स में आपने दबा दिया तो दब तो जाएगी, लेकिन वो प्रेशर ज्यादा लगाने लगेगी। मतलब अगर आप बॉक्स खोलोगे तो एकदम आवाज के साथ वो बाहर निकलेगी, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used as a cooling medium for the Large Hadron Collider (LHC)? इनमें से कौन सी गैस है जो ठंडा करने के लिए यूज होती है? एमआरआई में भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की फॉर्म में यूज होती हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज होती है। वो कौन सी गैस है जो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है? वो है आपकी हीलियम गैस। ध्यान से इसको लर्न करेंगे। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। कोई भी फ्यूल है अगर, तो आप उसको आग लगाओगे वो जल जाएगा। तो बट बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे भी होते हैं इसको आपको आग थोड़ी देर तक लगानी पड़ती है, तब जाके वो जलना शुरू होता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे कोई चीज जलनी शुरू हो जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, यानी प्रज्वलन तापमान। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कॉम्पोनेंट गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर है सम के। तो ये अभी मैंने आपको बताया कौन सा था? डॉल्टन्स लॉ था ना। डॉल्टन लॉ ये कहता है एक गैस ने आपने फिल करी है यहाँ पे, उसका प्रेशर P2 था, इसका P1 था, इसका P2, इसका P3। अब आपने एक बड़े कंटेनर में तीनों गैसेस रख दी, 1, 2 और 3, और मुझे टोटल प्रेशर निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर दो, सिंपल। In 1662, who described the equation P1 V1 is equals to P2 V2? फिर से प्रेशर और वॉल्यूम में आ गया। किसने दिया था? बॉयल्स ने दिया था, रॉबर्ट बॉयल। 1 mole of an ideal gas occupies a volume of dash liter at 273 Kelvin and 1 atm pressure। आइडियल गैस आपको पता है ना उसकी क्या थी? PV is equals to nRT। आपको वॉल्यूम निकालनी है। मोल कितना दे दिया? 1 मोल दे दिया, क्योंकि 1 मोल। इसकी इक्वेशन 8.314 थी, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 273 केल्विन दे रखा है। प्रेशर कितना दे दिया? 1 atm प्रेशर दे दिया। आपको वैल्यू बतानी है कि 1 मोल गैस की कितनी वॉल्यूम होती है। अब याद ही कर लो क्योंकि बहुत आसान है। आइडियल टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल गैस की कितनी वॉल्यूम होगी? हमेशा बिल्कुल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पे 1 मोल गैस की हमेशा जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो 22.4 लीटर आनी चाहिए। आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे कोई इतना बड़ा इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ 22.4 लीटर्स इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो गाइज ये थोड़े से क्वेश्चन थे सिर्फ लॉज के ऊपर बेस्ड। तो आई थिंक आपके लॉज रिवाइज हो गए होंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चैप्टर है, क्योंकि आज का चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दिन प्रतिदिन में हम रासायनिक विज्ञान का क्या यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें हर चीज मिसलेनियस है, कोई चीज कहीं से उठाई है, कोई चीज कहीं से उठाई है। और उसमें भी सबसे पहले आपको बता दूं, आपने देखे होंगे कि साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अजीबोगरीब केमिकल्स के नेम होते हैं और पूछे जाते हैं कि बताइए टर्मरिक है तो उसमें कौन सा कलर होगा, उसमें कौन सा केमिकल होगा। तो इस तरीके से सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
जिन जो भी एस्पिरेंट्स हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। इसी के साथ हमने यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं तो जरूर चेकआउट करते रहिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पाइसेस। जो मसाले होते हैं उनके अलग अलग क्या क्या घटक उनके अंदर होते हैं उनकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी बार पूछा जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कोरिएंडर की, ठीक है, धनिए की, तो उसके अंदर लिनालूल नाम का जो है वो आपका केमिकल होगा, बोर्नियोल, टर्पिनियोल और क्यूमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमीन। तो क्यूमीन किसमें होगा, कोरिएंडर में होगा, याद रखेंगे। सैफरन, केसर जो होता है उसमें क्रॉसिन्स, सैफ्रोनल, सैलिसिलिक एसिड और वेनिलिक एसिड होता है, तो दोनों एसिड्स को याद रखेंगे। मस्टर्ड सीड्स के अंदर एलाइल और आइसोथायोसाइनेट होता है। गार्लिक, देखो इसके अंदर से एक तो कोरिएंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिसिन होता है, एलिसिन, ठीक है, एलिसिन है ये, इसको सही कर लेना, एलिसिन। चलिए एक सेकंड, एलिसिन। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं जिंजर, ये भी स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है, एक सेकेंड। जिंजर जो अदरक होती है उसके अंदर जिंजरॉल नाम का केमिकल होता है। क्यूमिन की बात करूं, अगर जीरे की बात करूं तो क्यूमिन एल्डिहाइड उसके अंदर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्डमम, इलायची की बात करूं तो 1,8 साइनियोल होता है। टर्मरिक की अगर मैं बात करूं, टर्मरिक के अंदर, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डमम इंपॉर्टेंट है, क्यूमिन इंपॉर्टेंट। और ये क्यूमिन और वो क्यूमिन में भी डिफरेंस है, ये क्यूमिन है जीरा और वो क्यूमिन एक केमिकल है बेंजीन का। क्लोव्स की बात करूं तो यूजीनियोल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लौंग की बात करूं तो यूजीनोल नाम का कंपाउंड होता है। ब्लैक पीपर की बात करूं, काली मिर्च की, तो पेपराइन। चिली पेपर्स की बात करूं तो कैप्सिन। गार्लिक के अंदर एलिसिन होता है, वो रिपीटेड आपके पास दोबारा से आ गया। बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, लेकिन ये लिस्ट काफी बड़ी है तो ये एकदम आपको याद भी नहीं होगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ मत करिए, आप सिंपली इनको बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा डेफिनेटली। जैसे सबसे पहला है ट्रिफिलरिन, ये हर्बिसाइड की तरह यूज होता है, तो कैसे याद रखोगे, फ्लूरा से याद रखोगे फ्लावर, और फ्लावर पे क्या है, हर्ब्स, मतलब फ्लावर से याद रखोगे हर्ब्स, तो इट इज यूज एज अ हर्बिसाइड। क्रोमेलम, ये लेदर की टैनिन के लिए यूज किया जाता है। हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर एज अ सॉइल एंड सीड ट्रीटमेंट, अगर आपको, आप कह सकते हो मिट्टी का या सीड्स का ट्रीटमेंट करना है, या टर्माइट कंट्रोल के लिए, जो दीमक लग जाती है उसके कंट्रोल के लिए हेप्टाक्लोर यूज करते हैं। बिस्फिनॉल ए, बिस्फिनॉल ए किसके लिए यूज करते हो, बिस्फिनॉल ए हार्ड प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं। कैलिनाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्ले मिनरल है, बिल्कुल मिट्टी के जैसा होता है, और जो रबर पेंट होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है। पेपर, आप कह सकते हो कि जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री होती है उसमें हम यूज करते हैं। बहुत सारी जगह पे एज अ फिलर यूज किया जाता है, मतलब इसको जस्ट एज अ फिलर की कहीं पे जगह है तो हम इसको भर देते हैं। ऑर्थोक्लेज की बात करें तो ऑर्थोक्लेज क्या है, ऑर्थोक्लेज वो केमिकल है जिससे हम केओलिनाइट बनाते हैं। बेसिकली कैलोनाइट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसमें पानी मिलाया जाता है तब बनता है। लिमोनाइट क्या है, ये तब बनता है जब आयरन वाली जो मिनरल होती है, यानी जो ऐसा खनिज पदार्थ है जिसमें लोहा है, उसका क्या होता है, उसका वो टूट जाती है तब जाकर बनता है, सिंपल। इसको आप पिगमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, कलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, सीमेंट में, सॉइल में, कंडीशनर्स में। चलिए मैग्नेसाइट, फ्लोरिंग में। काओलिन, देखो काओलिन क्या है, कैओलाइट दूसरा था, वो क्ले मटेरियल था। काओलिन क्या है, ये पोर्सिलिन टेबलवेयर, जो ये क्रोकरी आती है पोर्सिलिन की, उसको बनाने के लिए काम आता है। N2O, ये वो है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस आपने पढ़ी है डेफिनेटली, और ये एनेस्थेशिया के फॉर्म में आप इसको यूज करते हो। फॉस्जीन क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और फॉस्जिन भी, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको डाई बनाने में यूज करते हो, पेस्टिसाइड बनाने में यूज करते हो, फार्मास्यूटिकल्स बनाने में यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करती हूँ बेंजल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। जो आमंड का फ्लेवर होता है, जो आपका बादाम का जो टेस्ट या फ्लेवर आता है, वो बेंजल्डिहाइड की वजह से आता है। NaOH, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है कॉस्टिक सोडा। आपको बता दूं, ये जैसे टमाटो है, पोटैटो है, या फिर आप कह सकते हो कि
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी स्किन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ALP ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जो फ्यूमिगेंट की तरह यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट वगैरह, उनको कंट्रोल में लाने के लिए फ्यूमिगेंट की तरह इस्तेमाल करते हो। कैरोटिनॉइड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये येलो, ऑरेंज, रेडिश कलर देता है, और रेडिश कलर सिर्फ कैरोटिनॉइड्स नहीं देते। कैरोटिनॉइड्स लाइट मतलब जो रेड कलर जो शेड देंगे वो लाइटर मोड पे देंगे, लाइटर नोट्स पे देंगे। लेकिन एक और होता है एंथोसायनिन, जो पर्पल कलर, डार्क रेडिश कलर, मरून कलर, वो देते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, बाकी एक बार ये पढ़ लेना। इनमें से इंपॉर्टेंट ये एंथोसायनिन है, जो रेड, ब्लू, पर्पल ये कलर देगा। क्विनाइन येलो क्या है, फूड कलरेंट है, येलो कलरिंग जो देता है वो क्विनाइन येलो देता है। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ये बेसिकली जब भी आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं उनको इससे नहाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मसल्स को रिलैक्स करने में यूजफुल है। मेलामाइन क्या है, आपने देखा होगा मेलामाइन की भी क्रोकरी आती है। तो बेसिकली ये एयरप्लेन, बसेस को बनाने, उनकी बॉडी बनाने के लिए यूज किया जाता है। जिलेटिन है, वो एजेंट होता है, फाइनिंग एजेंट इन वाइन्स। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट कि फूड को बचाने के लिए हम क्या क्या केमिकल्स उसमें डालते हैं, लाइक सल्फाइट, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, नाइट्राइट, सोडियम सॉर्बेट, पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम नाइट्राइट, विनेगर सिरका जो होता है, सोडियम क्लोराइड, गार्लिक, लेमन एंड शुगर, दीज आर नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। ये प्राकृतिक फूड प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्बेट्स की फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो जब एक बार ये ना क्वेश्चन ऐसे है कि आप हर साल देख सकते हो इक्का दुक्का क्वेश्चन, तो ये बस एक तरीके से आप कह दो कि हमने कंपाइल कर दिया है। एडल्ट्रेट्स यानी जो मिलावट की जाती है, किस किस चीज में किस चीज की मिलावट हो सकती है। जैसे हनी की अगर मैं बात करूं, शहद की बात करूं, तो कौन सिरप की उसमें मिलावट हो सकती है। कौन आपको पता है, मक्का के दाने, उसके सिरप की उसमें मिलावट हो सकती है। मेपल सिरप की मिलावट हो सकती है। केन शुगर, गन्ने के रस की उसमें मिलावट हो सकती है। बीट शुगर, मोलासिस, इन सब की मिलावट हनी में हो सकती है। आइसक्रीम की बात करूं तो पिपरेनॉइल, इथाइल एसीटेट, ब्यूटरल्डिहाइड, और आपका हो गया रीइटरेट। तो ये सारे केमिकल्स हैं जिनकी मिलावट होती है आइसक्रीम में। शुगर की बात करूं, चीनी में होती है चॉक पाउडर की मिलावट मैक्सिमम टाइम्स। वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, यूरिया मिला देते हैं, चीनी में भी और नमक में भी। एडिबल ऑयल की अगर मैं बात करूं, जो आपके वो तेल होते हैं जो हम अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मिनरल ऑयल, करंजा ऑयल और कास्टर ऑयल यानी अरंडी का जो तेल होता है, यानी इन तीनों तेल की हम जो हमारे एडिबल ऑयल्स है इसमें हम मिलावट कर देते हैं। टर्मरिक की बात करते हैं, हल्दी की, इसके अंदर डाला जाता है लेड क्रोमेट, उसका कलर येलो ही होता है, तो उसकी मिलावट की जाती है। और अगर आपको याद हो, लेड के जो मैक्सिमम आपको कंपाउंड्स मैंने बताए हैं, मैक्सिमम येलो बताए हैं, लाइक लेड ऑक्साइड भी येलो कलर का होता है, लेड आयोडाइड भी येलो कलर का होता है। कोरिएंडर पाउडर की बात करूं तो सॉ डस्ट जो बुरादा होता है उसमें उसको मिलावट के तौर पे आप मिला सकते हो। जब एक कैंडल का कंबशन होता है, एक मोमबत्ती जब जलती है, तो 3 जोन बनते हैं उसकी लो में, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। आउटर जोन होता है ब्लू कलर का जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। मिडल जोन होता है येलो कलर का, और इनर जोन होता है ब्लैक कलर का, ध्यान रखेंगे। इसके बाद करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब कौन से होते हैं, ये वो अम्ल होते हैं जो पौधों और जानवरों के शरीर में बनते हैं, तो ये नुकसानदायक नहीं होते। जैसे विनेगर में आपका कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसको फॉर्मिक एसिड भी आप बोलते हो। लेमन या ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। यानी आप देख सकते हो सॉर मिल्क और कर्ड, अगर खट्टा दूध हो गया या दही है तो लैक्टिक एसिड होगा। अगर आपका आप कह सकते हो अनराइप ग्रेप्स है, टैमरिंड है, इमली है, कच्चे अंगूर है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा। अगर एप्पल है, मान लीजिए, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंट सिंह अगर चींटी काट ले तो वही फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। स्वीटनर्स की बात अगर मैं करूं कि जैसे मिठास के लिए क्या क्या चीजें डाली जाती है, तो एलिटेम एक रिसेंट में, मतलब रिसेंट भी इतना कोई जल्दी रिसेंट नहीं है, काफी पुराना हो चुका है, एक स्वीटनर है जो सुक्रोज से, जो हम जनरली यूज करते हैं सुक्रोज, उससे 2000 गुना ज्यादा मीठा है, और पी फाइजर ने इसको डेवलप किया था। इसी के साथ
जो एस्पार्टेम है ये भी एक स्वीटनर है, उससे 12 गुना ज्यादा मीठा है, और सैक्रारिन इनसे 6 गुना ज्यादा मीठा है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बस मैच करना है। तो देखो आपसे बोला कर्क्यूमिनॉइड्स किसके अंदर आते हैं, तो आपको मैंने याद भी करा दिया था, कर्क्यूमिनॉइड्स किसके अंदर आएंगे, टर्मरिक के अंदर आएंगे। ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कर्क्यूमिनॉइड्स किसके अंदर आएंगे, टर्मरिक। पाइपरिन किसके अंदर था, ब्लैक पीपर, तो ए का 3 इन दोनों में ही है, और डी का 2, तो डी का 2 बी में ही है। तो आपको कलर तो डेफिनेटली पता लग गया, आपको ऑप्शन तो पता लग गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 1,8 साइनियोल किसके अंदर है, कार्डामन के अंदर है, इलायची के अंदर होता है 1,8 साइनियोल, और यूजिनॉल होता है क्लव्स के अंदर यानी लौंग के अंदर। तो ये जब आप 2-4 बार पढ़ लोगे ना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अदरवाइज कुछ जो आपको लर्न होते हैं जो आने ही आने होते हैं, लाइक क्लव्स आ जाती हैं, इलायची, वरना एटलीस्ट जैसे जिनके नाम सेम है, ब्लैक पीपर काली मिर्च के अंदर पिपरेन होता है, तो ये तो लर्न कर ही लेने चाहिए। नेक्स्ट, out of the following identify the process that does not involve a chemical reaction। इनमें से उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे सबसे पहला क्लोथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट, आप डिटर्जेंट को यूज करके क्लोथ क्लीन कर रहे हो तो रिएक्शन होती है, क्योंकि डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो मिसल फॉर्मेशन कर देते हैं, मिसल बनाते हैं, और पानी के से दूर जाने की कोशिश करते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स, तो ये नहीं होगा, रिएक्शन हुई है। राइपनिंग ऑफ मैंगो, आम पक गया, इसमें भी रिएक्शन हुई है। चेंज ऑफ टर्मरिक, चेंज ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप, तब रिएक्शन होती है टर्मरिक की बेस के साथ, एक क्षार के साथ, तभी वो अपना कलर चेंज करता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवल, इट इज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। जो नेल पॉलिश का रिमूवर होता है अगर वो आपकी बॉडी पे लग जाए तो ठंडा ठंडक महसूस होती है, क्यों, इवापोरेशन, वाष्पीकरण के कारण, राइट। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। बात करते हैं नेक्स्ट, विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन हार्ड प्लास्टिक सच एज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स एंड मेनी हाउस होल्ड आइटम्स, इसमें से किसका यूज आप करते हो हार्ड प्लास्टिक बनाने के लिए, तो ये मैंने आपको अभी समझाया था, बिस्फेनॉल। इसके अलावा ट्राइफ्लोरिन भी बताया था फ्लावर से, जब मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक हर्बिसाइड है, राइट। इसके अलावा हेप्टाक्लोर भी बताया था, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज करते हो, ध्यान से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, इनमें से फूड में, खाने में एक केमिकल हजार्ड माना जाता है, एक आप कह सकते हो जहर की तरह जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखो, स्टोन, सैंड, ज्वेलरी और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, कीटनाशकों के अवशेष, तो पेस्टिसाइड्स जो है ना, मतलब ये समझो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लोग सुसाइड करने के लिए भी करते थे, तो ये तो सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि छोटा सा अमाउंट भी हमारी बॉडी में बहुत बड़ा बन सकता है और हमें नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, इसमें से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। एक्वारीजिया, ये एक, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा है, 3:1 में कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 आप इसके अंदर मिलाते हो, इसके अंदर अगर आप, मैंने ये भी बताया था, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि कुछ भी चीज डालोगे वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। तो एक्वारीजिया एक ऐसा चीज है जो खाने को बचाएगा नहीं, वो अगर आपकी उंगली भी उसके अंदर चली गई, तो जनरली एसिड्स के अंदर अगर आपका कोई बॉडी पार्ट जाता है तो सिर्फ बॉडी पार्ट, मसल या स्किन जल जाती है। एक्वारीजिया एक ऐसा केमिकल है कि अगर आपने अपनी फिंगर उसके अंदर डाली तो हड्डी भी नहीं दिखेगी, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। विच गैस इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस, इसमें से कौन सी गैस बायोगैस का एक मेजर कॉम्पोनेंट है, तो मीथेन गैस जो है बायोगैस का मेजर कॉम्पोनेंट होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो CNG है इसका होता है ब्यूटेन, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, इसमें भी मीथेन ही होती है, CNG में भी मीथेन होती है, बायोगैस में भी मीथेन होती है। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जो पानी की कठोरता होती है उसको किस यूनिट क्या है, उसकी है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू एस्टर्स हैव, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। मैं आपको बता दूं एस्टर्स को जाना जाता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि जब भी आपको किसी फ्रूट का फ्लेवर देना होता है किसी भी चीज में, आप एस्टर मिलाते हो उसमें फलों की खुशबू देने के लिए या फलों का फ्लेवर देने के लिए, तो दे हैव स्वीट स्मेल लाइक फ्रूट। और एस्टर बनते कैसे हैं, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH रिएक्शन करता है किसके साथ, एक अल्कोहल के साथ,
OH के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब जाके बनता है एस्टर RCOOR। ठीक है, नेक्स्ट, When milk is converted into curd, what type of change is it? वो बोल रहे हैं जब दूध को दही में बदलते तो कौन सा चेंज है, तो बहुत आसान, केमिकल चेंज, ऑब्वियसली रिएक्शन हुई है इसीलिए। Which of the following is the product of process of hydrolysis of orthoclase? जब ऑर्थोक्लेस को हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या बनता है, आपको मैंने बताया था कि ऑर्थोक्लेस क्या है, एक मिट्टी ही है जिसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, काओलिनाइट बनेगा, जो क्या है, क्ले मिनरल है, बिल्कुल मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह का एक खनिज पदार्थ है। नेक्स्ट, When camphor is heated, which of the following changes will take place? जब कपूर को गर्म करोगे तो क्या होगा, कपूर उड़ जाएगा, राइट, और उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट, Which of the following metal salt is responsible for permanent hardness of water? परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, देखो आयन, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर मैं बात की अनायंस की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, एक तो हो गए क्लोराइड्स, इसके अलावा आपके हो गए बाइकार्ब, नहीं, क्लोराइड्स और सल्फाइड्स, तो यहाँ क्लोराइड में आपको दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम तो कुछ है ही नहीं, इन दोनों में से हुआ, ये बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, जो बॉईल करोगे तब हट जाएगी। What is the product of reaction when anhydride undergoes hydration? जब एक एनहाइड्राइड को, यानी जिसमें पानी नहीं है, उसको अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो इनमें से वो कौन सा प्रोडक्ट है, आप एक ऐसा कोई उत्पाद बता दो जो तब बना है जब आपने पानी मिलाया है। लाइमोनाइट आपने फाउंडेशन कोर्स में नहीं पढ़ रखा, इनफैक्ट अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी कवर करोगे तो बहुत मुश्किल है कि ये आएगा साइंस में। मैग्नेसाइड नहीं पढ़ रखा, काओलिन भी आपने इसमें पढ़ा है कि काओलिन होता क्या है। जिप्सम एक ऐसा सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, तो हाइड्रेशन तो इसमें है ना, पानी तो इसमें है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which mineral is dissolved in major amount in ocean water? ओशियन वाटर में कौन सा मिनरल मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा आसान है, कौन सा सॉल्ट होता है, NaCl, राइट, नमक, सोडियम क्लोराइड। Which of the following chemicals is used as a preservative to slow browning and discoloration in foods and beverages during preparation, storage and distribution? इनमें से कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन है जो आप खाना हो गया या कुछ पीने की चीजें हो गई उनका, ताकि वो डिसकलरेशन उनमें ना हो, उनका जो कलर है, उनका जो रंग है वो ना उड़ जाए, वो ब्राउन ना हो जाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो हम जनरली सल्फाइट ऐड करते हैं ताकि उनका कलर वैसा का वैसा रहे, वो इतनी जल्दी खराब ना हो। चलिए, Which sodium compound is the most popular additive to various items such as sauces, salad dressings, beverages for its preservative action? सोडियम का कौन सा कंपाउंड है जो खाद्य परिरक्षक के रूप में आप इन सब चीजों में यूज करते हो, देखो सोडियम में आपने सोडियम बेंजोएट पढ़ा था, सोडियम सोरबेट पढ़ा था, ये दो पढ़े थे सोडियम के स्पेशली, जो मैंने आपको आज ही लिस्ट में बताए थे स्टार्टिंग में, तो उसमें से सोडियम बेंजोएट आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, piperonyl, ethyl acetate, butyraldehyde and nitrate are some major adulterants used in, ये किस में यूज होते हैं, पेपरोनिल से याद रखना, आइसक्रीम में यूज किए जाते हैं ये मिलावट। Which organic compound has a pleasant almond aroma? किसमें से बादाम जैसी खुशबू आती है, बेंजल्डिहाइड में से बादाम जैसी खुशबू आती है, ध्यान रखना जब भी आमंड अरोमा पूछ ले, जब भी बादाम जैसे सुगंध पूछ ले, बेंजल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following sedimentary minerals known to everyone as salt usually forms in arid climates where sea water evaporates? वो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी खनिज है जिसको सभी लोग नमक के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला, जो जलवायु में हमारे बनती है, दैट मीन्स हमारे आसपास हवा में बनती है जब समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है, तो वो क्या है जो ऐसा होता है, वो है हमारा हेलाइट। हेलाइट एक ऐसा नमक है, बेसिकली ये रॉक सॉल्ट ही होता है, ठीक है, NaCl, इसी की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन हमने इसका यहाँ पे एक और नाम पढ़ लिया, हेलाइट, जो कहाँ बनता है, हमारे आसपास के वातावरण में बनता है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक
गार्लिकी ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, जो गार्लिक का जो ऑर्डर होता है, बहुत तेज ऑर्डर होता है ना, स्मेल होती है, वो किस वजह से होती है? सल्फर की वजह से। और इसमें कौन सा केमिकल होता है? एलिसिन। ये आपको मैंने बताया भी था, ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन बी यूज एज नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में करते हैं हम, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं? देखो, इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है, विनेगर, आपको मैंने बताया था विनेगर भी होता है, गार्लिक होता है, शुगर भी होता है और लेमन भी होता है। एप्पल नहीं होता, एप्पल हटा दो, एप्पल इसमें भी है, ये हटा दो। बनाना नहीं होता, ये भी हटा दो। ऑप्शन बी, गार्लिक, लेमन, शुगर और विनेगर, ये सभी प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक है, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट, which compound is used to remove the skin from tomatoes, potatoes and other fruits and vegetables for canning, and as an important food preservative that helps prevent mold and bacteria from growing in food? इनमें से कौन सा केमिकल है जिसका यूज आप इनकी स्किन, इन सब चीजों की स्किन उतारने के लिए करते हो, और ताकि इनमें बैक्टीरिया ग्रो ना हो? तो इसका याद रखोगे, अल्प, ALP, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से। ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करते हो आप केमिकल्स को, इस केमिकल का, ताकि आप स्किन को उतार सको। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू प्योरीफाई वाटर एज अ डिसइंफेक्टेंट, इनमें से किसका इस्तेमाल पानी को प्योर करने के लिए आप यूज करते हो, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हो? स्विमिंग पूल भी आप मैक्सिमम लोग गए होंगे, या फिर आपने देखा भी होगा कई बार, जो टैप वाटर आ रहा है उसमें स्मेल आ रही है आपकी दवाई की, किस वजह से? क्लोरीन की वजह से। नेक्स्ट, which among the following gases is used as an anesthetic in dental surgery, इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल एनेस्थेशिया, संवेदनाहारी, यानी जिससे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, उसकी तरह यूज करते हो? बहुत पहले क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था, लेकिन वो बहुत हार्मफुल है, साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो बैन कर दी गई। अब जो आप यूज करते हो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, लेकिन इसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में दी जाती है, ताकि एनेस्थेशिया यानी संवेदनाहारी की तरह वो काम कर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम होता है आपका ड्राई आइस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कौन से गैस का इस्तेमाल फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? ताकि जो आपके फ्रूट्स हैं उनको अगर आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से आपको पकाना हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ कैंडल फ्लेम, जो आउटर जोन है उसका क्या कलर होता है? देखो, इनर जोन का आपके पास 3 जोन थे, राइट? ये तो आपको याद है, याद होना चाहिए कि कितने जोन थे। आपके थे 3, आउटर, मिडल और इनर। आउटर क्या था? ब्लू। मिडल क्या था? येलो। इनर क्या था? ब्लैक। Anand's mother advised him not to sleep under the trees at night as trees release dash at night. अनंत की मम्मी ने उसको रात में पेड़ों के नीचे न सोने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि पेड़ रात को कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। सारी ऑक्सीजन पौधे ले लेते हैं, तो हमारी सफोकेशन की वजह से मौत हो सकती है, तो वो CO2 गैस निकालते हैं। What is the pH of normal milk? pH क्या होता है नॉर्मल मिल्क का? pH जो है नॉर्मल मिल्क का स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.76 6.9 के बीच में, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फाउंडली मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो सिलिकॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स यौगिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैक्सिमम केस में ये रेते के अंदर, सैंड के अंदर, सीमेंट के अंदर, इन सब के अंदर मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैंड। नेक्स्ट, मैलिक एसिड कौन सी चीज में मिलेगा? एप्पल में मिलेगा। विनेगर में कौन सा मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है, ये आपको बताया था। इसमें मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिलता है जब चींटी काटती है तब, और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किसका आइसोटोप, एक समरूप कैंसर के उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं? हम कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, तो कोबाल्ट का ही हम क्या यूज करेंगे? एक आइसोटोप यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड
दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। प्लांट्स में खाना खा लिया, ग्लूकोज खा लिया, जितना बचा है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, जबकि एनिमल्स में या हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, इनमें से कौन से फूड प्रिजर्वेटिव है, खाद्य परिरक्षक है। देखो नाम से ही पता लग जाएगा, विनेगर आपको दिख रहा है हर एक में, सॉल्ट एक फूड प्रिजर्वेटिव है, खाने को बचाता है, सोडियम नाइट्राइट और स्पाइसेस, मसाले जितने भी होते हैं खाने को सड़ने से बचाते हैं सिंपली। सोडा नहीं बचाता। जिप्सम, जिप्सम तो चूना हो गया, अब आप सोचो अगर चूना मिलाओगे तो कहाँ से। मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो खाने में डेफिनेटली नहीं मिलाओगे डेली बेसिस पे। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। देखो 3 टाइप का होता है PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा हम बिटुमिनस यूज करते हैं, एंथ्रासाइट बहुत महंगा होता है, लेकिन हमारे पास एबंडेंस में बिटुमिनस ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, identify a dark color amorphous substance that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। इनमें से उस गहरे रंग के अनाकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, उस पदार्थ को आपको पहचानना है जो माइक्रोबियल एक्शन यानी सूक्ष्म जीवी क्रिया के से मतलब अपने आप को बचा सकता है और सड़ता भी है तो बहुत धीरे धीरे। तो ये चीज है आपकी ह्यूमस। जो मरे हुए छोटे छोटे पौधे या जानवर होते हैं उनके जो बचे हुए हिस्से हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस ही वो ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत धीरे धीरे सड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर, आपको मैं बता दूं वाटर वेपर सबसे ज्यादा अमाउंट में है, लगभग देखो CO2 है 65%, मीथेन, ठीक है, ये हो गया 16%, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई आपकी 6%, ये ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, इस हिसाब से CO2 सॉरी CO2 होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इनमें से फोटोग्राफी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, ध्यान रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा यूज होता था इनफैक्ट। डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, बेसिकली यही लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है। इनमें से किस में मिलेगा, लाइमस्टोन आ तो रहा है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है, ये जो मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग का क्या मतलब है। कार्बन डेटिंग अगर आपको याद हो, आपने कार्बन चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें आप कार्बन का एक आइसोटोप C14 को यूज करते थे जो मर चुके हैं या फॉसिल्स हैं उनकी एज का पता लगाने के लिए, तो उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एज, डेंसिटी निकालते हैं, रिमेन्स नहीं कैलकुलेट करते, बचे हुए हिस्से नहीं कैलकुलेट करते, वेट नहीं करते, एज कैलकुलेट करते हो बहुत पुरानी चीजों का। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर वास्टली यूज्ड इन गन पाउडर ऑफ फायरवर्क्स। जो आपकी आतिशबाजी होती है उसके गन पाउडर में, यानी उसका जो चूना होता है, उसका जो बारूद होता है, उसमें क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, आपको मैं बता दूं, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इन तीनों का इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लेड क्रोमेट टॉक्सिक है। अच्छा, लेड के कलर आपको मैंने मैक्सिमम क्या बताए हैं, येलो, और कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब कि बहुत ज्यादा कैंसर प्रोड्यूसिंग है, कैंसर भी वो कर सकता है। अगर आपको याद हो मैगी के ऊपर भी जब बैन लगा था वो लेड की वजह से ही लगा था। तो वो किसकी एडल्ट्रेशन यानी किस में मिलावट के लिए हम इसको यूज करते हैं, येलो कलर का है ना, टर्मरिक यानी हल्दी। नेक्स्ट, मोज़रेला, चेडर और कैमेम्बर्ट, ये किस चीज की वेराइटीज है। देखो चेडर और कैमेम्बर्ट नहीं भी पता, पर मोज़रेला तो पता है ना, मोज़रेला चीज होती है, तो ये चीज की आपकी वेराइटीज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज अ नेचुरली अकरिंग ऑरेंज येलो पिगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टर्मरिक। इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो हम टर्मरिक हल्दी से निकालते हैं। तो हल्दी में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट था, अगर आपको याद हो, करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी में आपको मैंने बताया था, टर्मरिक में क्या है, करक्यूमिन है, ये मैंने फर्स्ट शीट में डाल रखा है। नेक्स्ट, इनमें से ग्लूटामिक एसिड होता है एक, उसका सोडियम यानी उसमें Na लगा रखा है, सोडियम लगा रखा है, जो हम जनरली जो चाइनीज फूड में डालते हैं
केन्ड वेजिटेबल्स यानी जो आपके वेजिटेबल्स बनाने में, सूप बनाने में, मीट में बनाने में डालते हैं ताकि फ्लेवर अच्छे से बढ़ जाए, तो दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ध्यान रखेंगे क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट, which of the following chemical compounds is used as a yeast deforming agent, यानी यीस्ट का डिफॉर्मिंग एजेंट है जिसमें फॉर्म नहीं बनता, बटर में मिलता है, मीट में मिलता है, अनाज में मिलेगा, च्युइंगम में मिलेगा, जो बेक्ड फूड होते हैं उनमें मिलेगा, तो वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ध्यान से इसको कर लेना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज मिल्क बॉइल्ड फॉर 15 to 30 सेकंड्स इन पास्चराइजेशन प्रोसेस। पास्चराइजेशन प्रोसेस में दूध को किस तापमान पे 15 से 30 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाता है? 72 डिग्री पे हम उसको गर्म करते हैं, लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए। यूजिनॉल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, यूजिनॉल किस में मिलता है? क्लव्स यानी आपकी लौंग में मिलता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, स्टार्च इन पोटैटोज रिएक्ट्स विद डैश टर्निंग टू ए ब्लू कलर। देखो स्टार्च में अगर आप किसकी रिएक्शन कराओगे? आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च का जो पता है ना कि किसी चीज में स्टार्च है या नहीं, कैसे पता लगता था? आयोडीन सॉल्यूशन से। आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो, कलरलेस होता था। अगर जैसे वो ब्लू ब्लैक पर्पल, ब्लू या ब्लैक या पर्पल कलर का हो गया यानी उसमें स्टार्च है, तो क्या हम डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच वेजिटेबल कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड एंथोसायनिन। देखो एंथोसायनिन है तो या तो होगा ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर या पर्पल कलर। ठीक है, ये 4 कलर हो सकते हैं वेजिटेबल्स के, सब्जी के या फ्रूट्स के। दैट टर्न्स पिंकिश रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड टर्न्स पर्पल व्हेन न्यूट्रल। ये केमिकल अगर आप एसिड में मिलाओगे तो पिंकिश रेड हो जाएगा, न्यूट्रल उदासीन चीज है कोई तो पर्पल कलर का रहेगा, और अगर एल्कलाइन क्षारीय सब्सटेंस के साथ मिलाओगे तो ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो कौन सी वेजिटेबल में ये केमिकल होता है? अनार, पोमीग्रेनेट में। अब आप इसमें कलर से नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ केमिकल्स, कुछ ही चीजों में ये चीज होती है, ये केमिकल होता है, वरना नहीं से ब्रिंजल उसमें मिलेगा आपको, बैंगन में मिलेगा आपको, उसको एग प्लांट भी बोलते हैं। रेड कैबेज में मिलता है हमें, रेडिश मूली में नहीं मिलता, रेड लीफ लेटिस में नहीं मिलता, रेड कैबेज में एंथोसायनिन मिलता है। विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोजिव्स, डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप साबुन, रेयन, कपड़ा, पेपर ये सब बनाने के लिए यूज कर सकते हो? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा पेपर बनाने के लिए, और सोप के लिए तो आप समझ लो, सोप के लिए तो प्रॉपर NaOH का ही यूज होता है, और जिस प्रोसेस से सोप बनता है उसको सेपोनिफिकेशन बोला जाता है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है? NaOH। नेक्स्ट, which of the following artificial coloring agents is used in dietary supplements, sauces, food, broth, bakery, dietary fats। इन सब खानों में फूड कलरिंग के लिए यूज करते हैं। तो कलर जो मिलता है क्विनाइन येलो से मिलता है, ध्यान रखेंगे। कलरिंग एजेंट एक ही बताया, एडल्ट्रेंट्स मिलावट वाले बहुत सारे बताए हैं, पर कलरिंग एजेंट मैंने आपको एक ही बताया है। नेक्स्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। ठीक है, वो बोल रहे हैं ये एक व्हाइट पिगमेंट है, सफेद रंग का, टूथपेस्ट के जैसा होता है, आप टूथपेस्ट में इसको यूज करते हो। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है इल्मेनाइट से। इल्मेनाइट एक मिनरल है, खनिज है, जिसमें से आप टाइटेनियम ऑक्साइड को निकाल सकते हो, डाइऑक्साइड को निकाल सकते हो। नेक्स्ट, एक केमिकल कंपाउंड, एक रासायनिक यौगिक है जो मैग्नीशियम का बना हुआ है, सल्फर का बना हुआ है और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो पहली बात तो यहीं से पता लग जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर रहे हैं। जो डिटॉक्स बात में, ताकि मसल्स को रिलैक्स मिले और पेन में रिलीफ मिले, ये आपको बताया भी था, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द सिस्टमैटिक नेम ऑफ विच कंपाउंड इज नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। नाइट्रोजन एक है और हाइड्राइड 3 है, हाइड्रोजन 3 है। ये किसका नाम है? अमोनिया गैस का नाम है, आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज which of the following is used as a pesticide or fumigant for cereals and as an igniting agent in flares। यानी इनमें से कौन सा फ्यूमिगेंट की तरह आप इस्तेमाल करते हो? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हो, ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। आई थिंक इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वो हमने गलत कर दिया, जिसमें ये था कि टमाटोज पोटैटो की स्किन जो है वो कैसे निकलती है। तो गाइज आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको पहले लिस्ट में बता चुकी हूँ कि स्किन को निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। उसमें हम किसका इस्तेमाल करते थे? NaOH का ही इस्तेमाल करते थे। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉडस्ट इज यूज्ड टू एडल्ट्रेट, यानी जो बुरादे का इस्तेमाल हम किसको मिलावट के लिए करते हैं, कोरिएंडर पाउडर, इसको मिलाने के लिए, इसमें मिलावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द अर्ली 1980s, 1980 में जो स्टार्टिंग के जो साल चल रहे थे, एक एस्पार्टिक एसिड का जिसमें एक एस्पार्टिक एसिड का डाइपेप्टाइड बॉन्ड था, जिसके अंदर बेसिकली एक स्वीटनर है, एक मिठास देने वाला एक केमिकल है जो लगभग सुक्रोज से 2000 गुना ज्यादा मीठा है। उसका क्या नाम था? उसका नाम अभी आपको बताया भी था, एलिटेन। सिंपल। नेक्स्ट, which of the following compounds in petroleum can cause corrosion to parts of internal combustion engines and refineries? इनमें से कौन सा कंपाउंड है पेट्रोलियम का जिससे कोरोजन हो सकता है? सिंपल। कहाँ पे? पेट्रोलियम से कोरोजन हो सकता है, तो ये है आपका सल्फर। सल्फर ही है जो कोरोजन कॉज करता है। नेक्स्ट, why is water fluoridation, which is the controlled adjustment of fluoride to public water supply, done? वाटर फ्लोराइड, देखो आपको मैं बता देती हूँ, हमारा जो टूथपेस्ट भी है ना, उसमें फ्लोरीन का होना जरूरी है टूथ डिके से बचाने के लिए, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए। तो लेकिन फ्लोरीन अगर ज्यादा हो गया तो भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है दांतों के लिए स्पेशल। तो वो बोल रहे हैं कि जो पानी हमारे घर में आता है उसमें फ्लोरीन की भी लिमिटेड सप्लाई क्यों की जाती है, ताकि क्या चीज खराब हो जाएंगे, हमारी टूथ खराब हो जाएंगे, तो दांतों को सड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट, यूरिया अ कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइजर है। वो किस कैसे बनता है? देखो, NH3 में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तब जाके यूरिया बनता है, तो NH3 और CO2 के कॉम्बिनेशन से बने। उस वातावरण को क्या कहेंगे जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा? एरोबिक। ठीक है, वायवीय बोलते हैं इसको हिंदी में, वायवीय वातावरण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा जल का प्रदूषक नहीं है? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। सिल्ट, ग्लेशियर, आर्सेनिक और क्रोमियम। और किसी के बारे में पता हो या नहीं पता हो, ग्लेशियर क्या है? बर्फ के पहाड़, तो ये कैसे पॉल्यूशन कर सकते हैं? नेक्स्ट, इन द फ्लॉक्यूलेशन मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार का एक तरीका होता है फ्लॉक्यूलेशन मेथड जिसको बोलते हैं। कौन सा केमिकल हम पानी में डालते हैं? हम पॉजिटिवली चार्ज कोई भी धनात्मक आवेश वाला तरल पदार्थ हम पानी में डाल देते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कोएगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट? इनमें से कौन सा केमिकल कोएगुलेंट नहीं है जिसको हम पानी में, मतलब पानी में डालते ही जितनी भी गंदगी होती है वो इकट्ठी हो जाती है? बहुत सारे ऐसे, फिटकरी, एलम उनमें से एक है, पैक पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड उनमें से एक है, अगर डालोगे तो सारी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड उनमें से एक है, पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उनमें से एक नहीं है। NO2 गैस नहीं है ये, तो एक बल्कि पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। एसिडिक ड्रेन क्लीनर्स मेड ऑफ डैश और डैश एसिड are powerful enough to clear heavy duty hair, food, grease। बेसिकली वो जो ड्रेन क्लीनर्स होते हैं ना, आपने सुना भी होगा, वो तेजाब होता है। क्यों? उसमें सबसे पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, H2SO4 जिसको लिटरली हिंदी में तेजाब ही बोलते हैं, एसिड ही बोलते हैं, एंड HCl, दोनों होते हैं ड्रेन क्लीनर्स में। नेक्स्ट, solids like fat, grease, oil that float on the top of liquid wastewater। जो तरल अपशिष्ट जल है उसके ऊपर तैरने वाली गंदगी को हम क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टेंट इज यूज आफ्टर फिल्ट्रेशन। अगर हमको अच्छा पानी चाहिए तो हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। क्लोरीन डाल दिया, थोड़ी सी फ्लोरीन डाल दी, तो डिसइंफेक्टेंट से क्या क्या चीजें नहीं हटेंगी? वायरस हट जाएंगे, पैरासाइट भी हट जाएंगे, परजीवी हट जाएंगे, बैक्टीरिया हट जाएगा, पर मिनरल्स तो हमें चाहिए ना, मिनरल्स किसी भी डिसइंफेक्टेंट से नहीं हटेंगे। नेक्स्ट, हॉट वाटर कैन बी अ पॉल्यूटेंट। सबसे आसान क्वेश्चन है, गर्म पानी प्रदूषक है, मैं ये बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो गर्म पानी कहाँ कहाँ से आया होगा? एक गर्म झरने से नहीं, एक पावर प्लांट से अगर गर्म पानी आया तो वो प्रदूषक होगा क्योंकि वो मशीनरी का होगा। इंडस्ट्री से आया है तो भी वो पॉल्यूटेंट होगा, तो बोथ 2 and 3। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजिली। जो कृत्रिम आपके कपड़े होते हैं ना, जल्दी से वो आग पकड़ लेते हैं, लेकिन जो फायरमैन होते हैं, अग्निशमन के जो कार्यकर्ता होते हैं, अग्निशमन के जो ये फायर ब्रिगेड में जो लोग आते हैं, उनकी ड्रेस आग नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि उनकी ड्रेस के ऊपर एक और कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्या बोलते हैं? मेलामाइन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट,
Which of the following is one of the main active sulfur containing compounds present in garlic and onion? लहसुन और प्याज में कौन सा? एलिसिन। और इसकी स्मेल किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज यूज, इसको आप किस चीज में यूज करते हो? पहली बात तो ये क्या है? बेकिंग सोडा है, ठीक है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जी नहीं, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करोगे। क्लीनिंग एजेंट की तरह वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए? अब तो ये बहुत कम मिलेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट, whitewashed walls appear to be shiny after 3 to 4 days due to the formation of, जब सफेदी कराते हैं ना, व्हाइट वॉश कराते हैं, तो चमक आ जाती है 3 से 4 दिनों के बाद। क्यों? जब आप व्हाइट वॉश करते हो तो वो होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो चमक आ जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट? टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका यूज नहीं करते? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, गैलिना। गैलिना क्या है? लेड का एक मिनरल है, तो ऑब्वियस सी बात है लेड तो आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे ना, लेड से तो बहुत आपकी बॉडी को बहुत हार्म है, तो लेड का हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? सोने और चांदी को साफ करने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल करते हो? जनरली एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हो, जिसमें या तो HCl या तो HNO3 का इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रिक एसिड आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ मीट? जब मीट पकता है, जब मांस पकाते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कैसे उसके अंदर के अमीनो एसिड्स, प्रोटीन टूटते हैं, तो बेसिकली वही है। द ब्राउनिंग रिएक्शंस दैट अकर व्हेन मीट इज रोस्टेड, और इन्हीं रिएक्शन की वजह से जो मीट है, मांस है, वो ब्राउन रंग का होने लगता है जब आप उसको गर्म करते हो। Which among the following is used as the fining agent in wine? वाइन को फाइन करने के लिए, एक मतलब फाइनिंग एजेंट के लिए आप कौन से एजेंट का इस्तेमाल करते हो? तो आप यूज करते हो जिलेटिन। लेकिन बात करूं फाइनिंग एजेंट की, तो फाइनिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो? किसी भी केमिकल के अंदर कोई ऐसी चीज डालते हो जिसकी वजह से जो उसमें पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं उसमें जो तैर रहे हैं, वो सारे जो चीज आपने डाली है उसके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप उसे हटाओगे तो उसके अंदर जो घुले हुए कण थे वो भी हट जाएंगे। सिमिलर टू जैसे इंक है, अगर इंक कहीं फैल गई तो आप क्या करते हो? चौक उसके ऊपर फेर दोगे तो चौक के सरफेस पे वो इंक आ जाएगी, है ना। तो सेम इसी तरीके से फाइनिंग वही प्रोसेस है जिससे वाइन में आप क्या डालते हो? एड्सॉर्बेंट डालते हो। और होता क्या है कि जो भी उसके अंदर घुले हुए कण है वो उससे चिपक जाते हैं। सिंपल। Due to which of the following reactions are household bleaching agents using phosphorus, sulfur and chlorine formed? इनमें से किन रिएक्शंस की वजह से जो हाउस होल्ड, घर में हम यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट, ये फॉस्फोरस का यूज करके, सल्फर का यूज करके या क्लोरीन का यूज करके ये सब बनते हैं? तो ये सब होता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के कारण। इसी वजह से ये सारे एजेंट हम बना पाते हैं। When we cut an onion, जब हम एक प्याज को काटते हैं तो एक एंजाइम है जो अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को बदल देता है दूसरे एसिड में। किस एसिड में? सल्फेनिक एसिड में। ध्यान रखना, सल्फर की वजह से स्मेल होती है और सल्फेनिक एसिड में वो बदल जाता है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, यानी कि मिश्रण। तो बेसिकली कोई चैप्टर नहीं था, ये जो आपने चैप्टर किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमने YouTube पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है क्रैश कोर्सेज की, कंप्यूटर 2.0 वर्जन की, तो जरूर टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर आपको मैटर को क्लासिफाई करना हो, वर्गीकृत करना हो, तो आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, यानी कि शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध वो जो बिल्कुल एक तरीके का हो, जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, और इम्प्योर वो जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। अब प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध भी दो तरीके के हो सकते हैं कि एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, मतलब मान लो छोटा सा एग्जांपल दूं कि पूरा का पूरा सिर्फ ईंट से मिलकर बना है, या पूरा का पूरा ईंट और लोहे दो जनों से मिलकर बना है, तो आपके पास फिक्स चीजें हैं ना, तो दोनों जो बिल्कुल अकेले एक ही तरीके की चीज से मिलकर बना है उसको एलिमेंट, जो फिक्स चीजों से मिलकर बना है उसको कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सजातीय और विजातीय। दिखने में एक जैसे होंगे, सजातीय होंगे। अगर दिखने में ही पता लग जाएगा दो तीन चीजें मिक्स कर रखी हैं तो वो विजातीय होंगे। अगर मैं तत्वों की बात कर रही हूँ, एलिमेंट्स की, तो आगे तीन तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके मेटालॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले सजातीय और विजातीय मिश्रण की। ये दिखने में एक जैसे होते हैं सजातीय, ये दिखने में यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। होमोजीनियस के अंदर, सजातीय के अंदर अगर दो तीन घटक हैं, दो तीन कंपोनेंट्स हैं, तो आपको अलग अलग बाउंड्री नहीं दिखेगी कि यहाँ तक एक चीज मिक्स है, उसके बाद दूसरी चीज मिक्स है, उसके बाद तीसरी चीज मिक्स है। जबकि हेट्रोजीनियस में आपका अलग अलग बाउंड्री दिख जाएगी। होमोजीनियस के मिक्सचर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो एकदम से आराम से, लेकिन हेट्रोजीनियस के मिक्सचर को आपको अलग अलग करना है तो आप छान भी दोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मिश्रण का सांद्रण। बेसिकली सॉल्यूशन यानी कि जो भी विलय है, आपका घोल है, वो कितना गाढ़ा है, कितना सांद्र है, तो इसका फॉर्मूला लर्न करना है बस, और कुछ नहीं करना। कितना सॉल्यूट, कितना विलय घोला है, कितने विलयन में, कितने सॉल्यूशन में, इनटू 100, सिंपल। सॉरी, कितने घोल में। तो देखो, जब भी आप सांद्रता की बात करोगे पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, पूरे के पूरे घोल की आप सांद्रता की बात करोगे, तो इसके अंदर जो विलय घोला जाता है पूरे सॉल्यूशन में देखा जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन अगर वो लिक्विड है, अभी तो सॉलिड की बात कर रही थी मैं, लिक्विड है तो बस इस मास की जगह, द्रव्यमान की जगह वॉल्यूम लगा देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। घुलनशीलता देखी जाती है विलयन में, सॉल्वेंट में, तो इसके अंदर फॉर्मूला सेम पहले वाला है, बस नीचे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया, सिंपल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी, अगर आप किसी चीज को किसी चीज में घोल रहे हो तो उस पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप किसी लिक्विड में सॉलिड घोल रहे हो, आप मान लो पानी में चीनी, मैं हमेशा ये चीज एग्जांपल से लर्न करती हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आपको अगर लर्न करना है समझ के तो एग्जांपल से लर्न करो, वरना रटोगे और रटी हुई चीज आप भूल सकते हो। सॉलिड और लिक्विड की अगर मैं बात करूं, आप लिक्विड में, तरल पदार्थ में ठोस चीज मिला रहे हो, तो पानी में चीनी मिला रहे हो, क्या होगा, गर्म करोगे तो घुल जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर और प्रेशर उल्टे होते हैं, तो टेम्परेचर का लर्न कर लो, प्रेशर का अपने आप याद हो जाएगा, और वहीं अगर आप ठंडा कर रहे हो तो घुलनशीलता कम हो जाएगी। तो ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा, सॉलिड के केस में एक चीज है कि प्रेशर से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर लगा ही नहीं सकते हो। तो दूसरा पॉइंट यही है कि सॉलिड को अगर लिक्विड में घोल रहे हो, ठोस पदार्थ को तरल में अगर घोल रहे हो, तो प्रेशर के चेंज से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। अब देखो, अब आपको गैस को घोलना है लिक्विड में, तो मेरे मन में सबसे पहले आई कोल्ड ड्रिंक। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी ले लो, जितनी ज्यादा ठंडी होगी पीने में आपको उतनी ही ज्यादा उसकी जो आप कह सकते हो एक टेक्सचर होता है ना, जो गले में हल्का सा चुभता है, वो जो टेस्ट आएगा वो जितनी ठंडी लोगे उतने पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ठंडा करते हो लिक्विड को तो उसमें गैस और ज्यादा घुलती है, तो इसके अंदर टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। प्रेशर का तो बिल्कुल उल्टा है, तो प्रेशर का तो आपको लर्न करने की नीड नहीं है, टेम्परेचर से ही आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज, आपके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो घोल होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन।
समाधान, ये जिसको समाधान नहीं है, ये सच्चा मिश्रण जिसको बोलते हैं, कोलोइडल मिश्रण या निलंबन। अब बात क्या है कि इनमें अगर मैं आपको एग्जांपल, मैं वही एग्जांपल देके लर्न कराऊंगी। सॉल्यूशन, घोल, सच्चा घोल जो आपको दिखेगा ही नहीं कि घोल है, तो ये है आपका शुगर इन वाटर। अगर आपने पानी में चीनी घोल दी। सस्पेंशन याद करना आसान है, जो दिख जाए कि आपने क्या क्या घोल रखा है, जैसे सैंड इन वाटर, पानी में रेता घोल दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि आप ये ना बता पाओ कि वो सॉल्यूशन है या वो सस्पेंशन है। तो इसका एग्जाम्पल रट लेना, ब्लड, मिल्क, खून हो गया, दूध हो गया, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं तो दिमाग में चीनी वाला पानी आ जाना चाहिए। तो ये मैं आपको फाउंडेशन में वैसे भी समझा चुकी हूँ, तो फटाफट से कवर करती हूँ। ये होमोजीनियस है, दिखने में सजातीय है। कोलोइडल सॉल्यूशन, अच्छा कोलोइडल बाद में, पहले निलंबन यानी कि सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस है, दिखने में अलग अलग दिख जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ये वो है जो दिखने में लगेगा कि होमोजीनियस है, सजातीय है, बट असल में ये विजातीय होते हैं। ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कण आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, इतने छोटे होते हैं। इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सस्पेंशन के इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे, रेता अलग दिख जाएगा, तो इसके बहुत बड़े होते हैं। नेकेड आई से भी दिख जाएंगे, खाली आंखों से दिख जाएंगे, इसके 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन के 1 से 100 के बीच में होते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते। अगर ट्रू सॉल्यूशन को छानोगे तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास कर जाएगा, यानी वो छनेगा नहीं। सस्पेंशन को छानोगे वो छन जाएगा, रेता अलग निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन को छानोगे वो नहीं छनेगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को काफी देर तक रखोगे, वो स्टेबल है, वो स्थिर है। ऐसा नहीं होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद। सस्पेंशन को अगर रखोगे तो रेता नीचे बैठ जाएगा, वो अनस्टेबल है। कोलोइडल भी बहुत स्टेबल है, उसमें कोई पार्टिकल नीचे नहीं बैठेगा। इसी के साथ ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, आपने लाइट उसके अंदर से पास करी तो वो लाइट को बिखेरेगा नहीं, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सस्पेंशन करेगा, वो लाइट को शो करेगा, और कोलोइडल भी लाइट को शो करेगा। इसी के साथ बात करते हैं आगे। कोलोइडल सॉल्यूशन के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैं आपको मैंने फाउंडेशन कोर्स में समझा रखा है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। जैसे अगर सॉलिड में सॉलिड घोल रहे हो तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी रूबी, पन्ना, सैफायर्स, जो स्टोन होते हैं जिनसे अंगूठियां बनती हैं, वो सब सॉलिड मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन आते हैं, पर उसमें भी कौन सी कैटेगरी? सॉलिड सॉल्यूशन की। ऐसे ही सॉलिड फॉर्म, अगर आपने सॉलिड में गैस को मिला दिया, जैसे स्पंज सॉलिड है, बीच में हवा भरी हुई है, तो वो सॉलिड फॉर्म बन गया, सोल हो गया। तो आपको लर्न कौन कौन से करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड गाइस, मैं इंक का कलर चेंज कर लूं। हाँ जी, तो एक तो सॉलिड सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लर्न कर लेना। इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इमल्शन का नाम सुनते ही दिमाग में दोनों एग्जांपल आ जाने चाहिए, ब्लड और मिल्क, क्योंकि इमल्शन में लिक्विड डिसॉल्व होता है। तो ब्लड एंड मिल्क आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और इमल्शन, आई शुड से। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब एक बार बस इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना, जैसे फेस क्रीम हो गया, पेंट, सोप सॉल्यूशन, इंक, स्पंज, ब्रेड, जेली, स्मोक, सब कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट ब्रीफिंग, कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ बेसिकली क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर है, कोई भी, अगर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्ट, ऐसे लवण जो पानी में घुलते ही आयन में टूट जाएंगे और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का परिवहन करेंगे। तो ये जो लॉ है बेसिकली ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो वो है कंडक्टिविटी की, कैसे, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको कैसे लिमिट किया जाए। बस इतना आपको समझना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लोअर मोलर कंडक्टिविटीज, जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, चालकता भी कम होती है, और वो कम टूटते हैं, यानी वो आयंस में कम टूटेंगे। दैट्स इट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजीनियस? इसमें सजातीय मिश्रण कौन से हैं? सॉल्यूशन तो होता है कोलोइडल, वो दिखने में होता है पर वो होता नहीं है होमोजीनियस। तो कोलोइडल जिस में आ रहा है वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन? अब ये इस चैप्टर का नहीं है बट फिर भी मैं बता रही हूँ।
H2SO3 में H का, S का और O का अलग अलग परसेंटेज संगठन बताना है, इनका कॉम्पोजिशन बताना है। तो पहली बात तो ये गलती मत करना, अब इन्होंने ना ये नहीं लिखा कि बाय मास पूछा है या क्या, लेकिन जब भी कॉम्पोजिशन की बात होगी तो बाय मास ही निकालोगे आप बाय डिफॉल्ट। अब आप क्या करो, इन सबका मास देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, कैसे पता लगा, मैंने नंबर याद कर रखा है और नंबर का लगभग डबल, हाइड्रोजन का नंबर 1 था, हाइड्रोजन का तो मास भी 1 होता है, सल्फर का नंबर 16 होता है तो मास 32, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया आपका, सॉरी ये 3 है, 64 आएगा, एक सेकेंड गाइस, चलिए H2SO3 नहीं है, ये H2SO4 है, सही कर लीजिएगा। तो 2 into 1 प्लस सल्फर का हो गया 32, H2SO3 भी आ सकता है, वो भी एक होता है सल्फरस एसिड, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मुझे पता है H2SO4 ही है, प्लस 4 into 60, तो 2 plus 32 plus 64 that will become I think 4 5 6 7 8 98 ग्राम। अब हाइड्रोजन का निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना था, 2 अपॉन 98 इंटू 100 अपॉन 49, आप डिवाइड करोगे 2.0 समथिंग आएगा। तो आप देख रहे हो कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको पता लग गया 2 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, और सल्फर का निकाल लो, सल्फर का 32 मास है, 32 अपॉन 98 इंटू 100, तो कोई बात नहीं, एक काम ये करते हैं, ये 16, ये 49 और 49 अपॉन 100 अपॉन 49 लगभग 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड था, तो 16 2 जा 32, लगभग 32 मेरा आ रहा है, मतलब ये मैंने बिना कैलकुलेशन के सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, 16 2 जा 30 की लाइन में, तो यहाँ 50 है या 30 है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा एक बार आप H2SO3 से भी कैलकुलेट करना, क्या पता एक्यूरेट वैल्यूज हो, बट मुझे जो ध्यान था वो H2SO4 था, तो इसलिए मैंने H2SO4 से करा दिया। Whose research was fundamental in establishing modern discipline known as surface tension, which describes the properties of liquid and solid surfaces and interfaces। देखो, जो सही तनाव है, ये वाला जो फिनोमिना था सरफेस टेंशन का, ये किसकी रिसर्च से निकला था, ये लर्न करने वाला है, रटने वाला है प्रॉपर, ये फाउंडेशन कोर्स में मैंने नहीं बता रखा क्योंकि बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में तक में नहीं है, तो ये है एग्नेस पोपल्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। चलो रेशियो निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16, दैट मीन्स 1:8, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16 आ गया, तो 12:32, 4 के टेबल से भी आप कट कर रहे हो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3:8 आपका आंसर में आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर्स। मिश्रण को लेके कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला, कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। तो जो कोलोइड्स होते हैं वो विषम, मिश्रण बिल्कुल हेट्रोजीनियस है, बट पार्टिकल साइज छोटा होता है, उनका 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसको छोटी रेंज ही कही जाती है, तो ऑब्वियसली बात है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब भी घोल बनाते हैं तो जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो विलायक, जो उसमें घोला जाता है कम क्वांटिटी में उसको बोलते हैं विलय, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम। फोम का एग्जाम्पल क्या है, स्पंज। बिल्कुल, फोम होता क्या है, फोम का मतलब है कि अगर आपने सॉलिड में हवा भर दी तो उसको आप क्या बोलोगे, स्पंज बोला जाता है, फोम बोला जाता है, तो स्पंज यही है। बटर, चीज, मिस्ट, ये सभी, भाई मिस्ट है इसमें हवा आ गई, राइट, लेकिन लिक्विड के में हवा है तो ये नहीं होगा, आपका स्पंज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुल सकता। सबसे पहला, सॉल्ट घुल सकता है, शुगर, चीनी भी घुल जाती है,
चॉक पाउडर, चॉक पानी में ऊपर ऊपर तैरती है, चॉक पानी में कभी भी घुलती नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। मिल्क, दूध तो घुलता ही है, मिलावट उसी की जाती है। Which of the following statement is correct regarding properties of suspension? निलंबन के गुणों में बताए गए में से हमें बताना है सही कौन सा है। It is a heterogeneous mixture, बिल्कुल विषमांगी मिश्रण है। The particles of a suspension can be seen by the naked eyes. जो निलंबन के जो कण है वो खुली आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल रेता और पानी अलग अलग दिख जाएगा। तो both are correct, both 1 and 2. Next. Which of the following is an example of emulsion? इसमें emulsion का एग्जाम्पल क्या है? चलिए, emulsion के दो याद करा रखे हैं मैंने आपको, मिल्क और बटर, और 99% चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अगर emulsion के ऊपर आया है तो। मिल्क, मिस्ट, जेमस्टोन और क्लाउड्स। तो मिल्क इज द करेक्ट आंसर, दूध, क्योंकि emulsion होता है लिक्विड इन लिक्विड, जब आप लिक्विड में लिक्विड मिलाते हो। Which of the following techniques can be used to separate impurities in milk? दूध से अशुद्धियां निकालने के लिए किसका यूज करते हो? देखो, पता लगाने के लिए कि अशुद्धि है या नहीं लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो अशुद्धि निकालने के लिए एक टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का मतलब ही वो होता है जब मिलावट बहुत कम, मतलब कुछ ऐसे चीजों की मिलावट हो जो बहुत कम हो क्वांटिटी में, तो हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? कॉलम, क्रोमैटोग्राफी। जनरली जब एक ही लिक्विड के अंदर मिलावट हो बहुत कम क्वांटिटी में, तो हम क्या करते हैं? हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक, कॉलम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। What kind of substances are separated using the technique of steam distillation? भाप आसवन की तकनीक से किन पदार्थों को अलग किया जा सकता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के है नहीं, ये भी आएगा, उसकी ब्रीफिंग आएगी, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। भाप आसवन में क्या होता है कि कोई भी चीज पानी में पहले घोली जाती है। जब भी कोई मिक्सचर दे दिया, उनमें से एक चीज अगर पानी में घुलनशील है, उसको पानी में घोलते हैं, गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है उस चीज को अपने साथ लेकर जो उसमें घुल गई है, तो पीछे बचा हुआ रह जाता है दूसरा सब्सटेंस। तो स्टीम डिस्टिलेशन से उन्हीं चीजों को अलग कर सकते हो जो स्टीम में, भाप में घुलने वाली है या भाप में बनने वाली है। तो कलर्ड सब्सटेंसेस इज मेनी इलेक्ट्रॉन, कोर्स सब्सटेंसेस दैट आर स्टीम वोलेटाइल, यानी जो भाप में वाष्पशील होते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following techniques can be used for reducing total dissolved solids in water? TDS। पानी में जब आपने देखा होगा गंदा पानी आ रहा है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी आ रहे हैं, अगर उसको आपको ठोस पदार्थ आ रहे हैं, उसको कम करना हो तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हो? दो तकनीक है, इनमें से तीन दे रखी है, आयन एक्सचेंज, डिस्टिलेशन और कार्डिंग। देखो, आयन एक्सचेंज में क्या होगा कि जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उन सब पे आयन होता है, तो अपोजिट आयन हम भेज देते हैं या दो प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिव वाले पार्टिकल नेगेटिव पे जुड़ जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे, पानी साफ हो जाता है। तो ये यूज करते हैं। डिस्टिलेशन तो यूज करते ही है, उबाल देते हैं हम पानी को, गंदगी उड़ जाती है, पानी रह जाता है, या उसको एक बार बॉईल कर लो, तो डिस्टिलेशन भी हम यूज करते हैं। कार्डिंग यूज नहीं करते। कार्डिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो फाइबर होते हैं उनकी धुलाई होती है, उनको साफ किया जाता है। तो बोथ 1 and 2। Which among the following is not true about a solution? एक सॉल्यूशन विलियन, सॉरी ये घोल के बारे में, इनमें से विलियन के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है? The particles of solute do not scatter a beam of light। जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। The particles of solute settle down at bottom when the solution is kept undisturbed। अगर आप एक विलियन को रख दोगे तो सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, कोई भी सॉल्यूट नीचे नहीं बैठता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। लिक्विड में गैस मिला रहे हो, मेरे मन में आया कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर घटाओगे यानी ठंडा करोगे तो गैस और अच्छे से घुल जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of anion and cation of electrolyte। कि एक इलेक्ट्रोलाइट में प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, इसकी अलग चालकता देख लो, इसकी अलग चालकता, कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इनको ऐड कर दोगे तो पूरे केमिकल की, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की चालकता पता लग जाएगी। किसने बताया था? चालकता का सिद्धांत किसने दिया था?
कंडक्टिविटी का आपकी कहो कि लॉ किसने दिया था, कोलार्श ने, वही बताया मैंने आपको, तो कोलार्श लॉ इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे सारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉमन नेम्स। तो यानी इस सीरीज में आप पढ़ने वाले हो बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे यौगिक, उनका केमिकल नेम क्या है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उनका रासायनिक नाम आईयूपीएसी के तरीके से क्या है, और उनका एक कॉमन नेम जो है, एक साधारण तौर पे जो हम नाम यूज करते हैं, वो भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, तो इसको ध्यान से देख लेना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर जो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको पता है अब तो सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है, क्योंकि ये रेगुलर अपडेट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं ब्रीफिंग से। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। तो NH3 इसका फॉर्मूला होता है इस गैस का कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसको आप कॉमन जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। पीओपी की बात करूं, CaSO4.12H2O। इसी तरीके से जिप्सम एक और कंपाउंड है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, क्योंकि जिप्सम से ही पीओपी बनती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नाम कैल्शियम हिपोक्लोराइड भी और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोनों नाम है इसके। बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। ये मैं आपको चैप्टर्स में भी समझा चुकी हूँ बीच बीच में। सोडा ऐश, अगर इसको जला दोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, सोडा ऐश पड़ेगा। डेड बॉन्ड प्लास्टर, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जला दोगे, पानी उड़ जाएगा सिर्फ CaSO4 को, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हो, उसको डेड बॉन्ड प्लास्टर भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा मीथेन की अगर मैं बात करूं तो CH4, जिसको मार्श गैस भी बोलते हैं, और मीथेन आपका CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इथेन C2H6 हो गई। मीथेनॉल की बात करूं, जिसको आप बोलते हो कच्ची शराब, ठीक है, CH3OH। इथेनॉल यानी ये ड्रिंकिंग एल्कोहल जो होता है, स्पिरिट में जो डलता है, वो C2H5OH, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन, जो कि LPG का एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, C4H10। प्रोपेन C3H8, ये इंपॉर्टेंट है। मीथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इससे आमंड स्मेल आती है, बादाम के जैसी खुशबू इसमें से आती है। इथेनॉल एसिटल्डिहाइड की बात करें CH3CHO। एसीटोन की बात करूं अगर, जो पेंट में या फिर वार्निशेस जब होती हैं, नेल पेंट रिमूवर में जो डलता है, CH3COCH3। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड की। मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड का जो नाम है वो है HCOOH। ये वो है जो आंट स्टिंग जब चींटी काट लेती है तब ये हमें हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड CH3COOH, जो विनेगर में हम लोग यूज करते हैं। तो विनेगर का फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो यही फॉर्मूला है। विनाइल ग्रुप की बात करूं तो विनाइल ग्रुप बेसिकली अगर डबल बॉन्ड आ रहा है दो कार्बन के बीच में, उसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे एलाइल ग्रुप, अगर 3 कार्बन एटम है जिनमें से एक के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइऑल, यानी बेंजीन है और 2 ओल यानी 2 OH ग्रुप है, तो वो कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? अगर लगातार जुड़ेंगे OH ग्रुप तो कैटिचोल नाम होगा, आमने सामने जुड़ेंगे तो हाइड्रोक्विनोन नाम होगा, और मेटा पोजीशन पे एक छोड़ के एक तो रिसोर्सिनोल नाम इसका होगा। स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, CaOH2, ये वही है जो जब चूना पानी में डालते हैं तो बनता है। लाइमस्टोन या मार्बल CaCO3 फॉर्मूला होता है। क्विक लाइम की बात करूं तो CaO, जिसको हम बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं, यानी चूना जो पाउडर होता है वो। कैलेमल, कैलेमल होता है मरकरी का कंपाउंड Hg2Cl2, मर्करिस क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड। एमाइड ग्रुप CONH2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो कार्बोनिल, या जिसको एसाइल हेलाइड भी बोलते हैं, वो क्या है? देखो जहां भी ये कार्बोनिल ग्रुप आ जाए ना या एसाइल वर्ड आ जाए, यानी CO तो है, हेलो या हेलाइड का मतलब है हेलोजन ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो COX, एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसका दूसरा नाम ऑक्सोलेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक हेट्रो कंपाउंड है, जिसमें जैसे बेंजीन है या ये साइक्लोहेक्सेन है, बस कार्बन हटाया और एक जगह ऑक्सीजन हमने फिक्स कर दिया।
सॉल्ट पेट्रेट, सॉल्ट पेट्रेट क्या है, जिसको फिटकरी बोलते हैं ना, ये दिखता उसके जैसा है, हल्का हल्का, बस बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम है KNO3। एनीसोल, अच्छा ओके, तो ये इन्होंने क्या करा है मैं बताती हूँ, एक सेकंड गाइस रुकना जरा। ये OCH3 इन्होंने गलती से यहाँ लिख दिया, जबकि OCH3 यहाँ लिखा जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पर है OCH3। ठीक है, तो ये पूरा कंपाउंड है। देखो, दो तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हो। एक सेकेंड गाइस, अब बेंजीन है आपके पास, ठीक है, आपको CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने लगा दिया O साथ में तो ये बन गया एनीसोल, लेकिन अगर O हटा दिया, सिर्फ CH3 अटैच कर दिया, ये बन गया टोल्यूइन। ये ध्यान से याद कर लेंगे। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, लर्न अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सोडा लाइम, तो सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CO। कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा NaOH था ना, पोटैश है मतलब पोटेशियम जोड़ना है KOH। क्रोमाइट, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, सिंपल। तो क्रोमाइट में क्या हो गया, क्रोम है तो क्रोमियम ऑक्साइड, और आइट हो गया आयरन के लिए। सिलिका SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल से आप जोड़ोगे मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब बस क्लोरीन ऐड करना है, तो एक H हटाया, क्लोरीन ऐड कर दिया, CH3Cl, सिंपल। और आपको मैं ये भी बता दूं, इसके और बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम। ये तो मीथेन है पहले वाला, ये हो गया इथाइन, ठीक है। फॉर्मूले से पता लग जाता है, अगर CnH2n+2 है तो एल्केन है, अगर CnH2n है तो एल्कीन है, और अगर CnH2n-2 है तो एल्काइन है, और ये हो गया आपका इथेन। तो मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन एक में ही है, ये तो ऑप्शन ही बहुत इजी है। इन अल्केमी एक्वा फोर्टिस, एक्वा रीजिया अगर आपको याद हो, एक्वा रीजिया में क्या था, 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3, राइट। तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से एक्वा फोर्टिस है, तो ये किस कंपाउंड का नाम है। एक्वा फोर्टिस हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को क्या बोला जाता है, एक्वा फोर्टिस। एलाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम, देखो एलाइल आ गया मतलब 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, और ब्रोमाइड का मतलब है यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, सिंपल। तो अब आपको इसका IUPAC नेम, नंबरिंग वाला सिस्टम निकालना है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, लेकिन आप हमेशा जो नंबर दोगे वो बॉन्ड्स को प्रायोरिटी पे रख के दोगे, राइट। तो ठीक है, 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है तो सबसे पहले यहाँ नंबर दिया, तो 3 पे ब्रोमीन ग्रुप है, और वैसे 3 का मतलब हो गया प्रो, तो 3 ब्रोमोप्रोपीन। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता, 3 कार्बन है ना, तो इसका मतलब प्रोप वर्ड तो आ गया, प्रोप इसमें है और इसमें है। अब 2 पे तो कार्बन, 2 कार्बन पे तो ब्रोमीन कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ, या तो 3 पे जुड़ेगा या तो 1 पे जुड़ेगा, तो सिंपल। व्हाट इज द नेम ऑफ 1,3 आइसोमर ऑफ बेंजीन डाइऑल। देखो अब एक बात सुनना, ये रहा बेंजीन, अब 1 ग्रुप और 3 ग्रुप, 1 के बाद 2 3, यहाँ पे डाइऑल, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रिसोर्सिनोल। मैं बता चुकी हूँ, अगर लगातार हो तो क्या बोलते हो, कैटिचोल, आमने सामने हो तो हाइड्रोक्विनोन, और एक पोजीशन छोड़कर हो तो रिसोर्सिनोल। What is the common name of a saturated solution of calcium hydroxide? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जिसे आप किस में यूज करते हो, केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हो। इसके 2-3 नाम बताए थे, एक था स्लेग्ड लाइम, एक था लाइम वाटर, याद है आपको। तो स्लेग्ड लाइम और लाइम वाटर ये था। कैलोमल क्या था, Hg2Cl2 अगर याद हो। बर्न्ट लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है वो। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। What is the IUPAC group prefix of acyl halides? acyl मतलब CO, halide मतलब Cl, कुछ भी डाल दो, तो कार्बोनिल हेलाइड, सिंपल। कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और हेलोजन के लिए हेलाइड, ये हेलो ग्रुप आ गया। ऑक्सोलेन इज अ सिनोनियम ऑफ विच कंपाउंड हैविंग द केमिकल फॉर्मूला। ऑक्सोलेन से आप याद रखोगे,
मैंने आपको बताया था ऑक्सोलेन और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक ही होते हैं, अगर याद हो। ये फॉर्मूले से कुछ नहीं बता पाओगे, नाम ही याद रखना पड़ेगा, ऑक्सोलेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। What is the IUPAC name of allyl amine which is used to make pharmaceuticals and other chemicals? यानी उस एलाइल अमीन का नाम बताओ। तो अमीन ग्रुप आना चाहिए। एलाइल का मतलब है कि 3 कार्बन जिसमें एक में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईन लास्ट में जरूर आना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है ईन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद, अच्छा इसमें क्या है, प्रोपेन खत्म, यहाँ पे मिथाइल इथेन ये भी खत्म। अब 2 ऑप्शंस है, बेंजीनामाइन और 2 प्रोपीन 1 एमाइन। बेंजीन तो बोला ही नहीं इन्होंने, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है, इसका आंसर 2 प्रोपीन 1 अमीन है, बट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एन वाले खत्म कर दिए, बेंजीन में तो कहीं एलाइल ग्रुप आ ही नहीं रहा, ये भी खत्म कर दिया, तो ऑप्शन 4। एक एलिमेंट है, एक तत्व है, उसका IUPAC नेम है यूनिलेनियम। इसका सिंबल बताओ। इसका सिंबल है UNE, यूनि, सिंपल। What is the name of the chemical compound having molecular formula C3H4O which is mostly used for the production of acrylic acid and acrylate ester? उस रासायनिक यौगिक का नाम बताओ जिसका अनुसूत्र ये है, जिसका यूज हम एक्राइलिक एसिड या एक्राइलेट एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। एक्रोलीन नाम से बता सकते हैं हम लोग इसका। नैप्थेल्डिहाइड, वेनिलिन, मेस्टोन, कुछ नहीं पढ़ रखा आपने, पर एक्रोलीन का इस्तेमाल ही एक्राइलिक एसिड बनाने के लिए यूज करोगे, मतलब नाम से ही पता लग रहा है। अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम, उसका सफिक्स क्या होता है, ये है एल्डिहाइड। ओके, कार्बन है तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एमाइड, हेलाइड, नाइट्राइड, और एल्डिहाइड इसमें आ रहा है तो कार्बोल्डिहाइड इज द आंसर। पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयंस ऑफन हैव कॉमन नेम्स। अगर कोई भी ऐसा पॉजिटिव आयन ले लो लेकिन पॉलीएटॉमिक, जिसमें कई सारे एटम्स जुड़े हुए हो, कई सारे परमाणु जुड़े हुए हो। चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, एमोनियम, क्योंकि एक यही है पॉजिटिव में। तो वो बोल रहे हैं इनके नाम की एंडिंग किससे होती है, ओनियम से होती है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर नेगेटिव ले रहे हो, नेगेटिव में ले लो Cl नेगेटिव सिंगल वाले, क्लोराइड, आइड से होती है। नेगेटिव आयंस की हमेशा एंडिंग आइड से होती है और पॉजिटिव की हमेशा ओनियम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बताना है, कॉस्टिक सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। बोरेक्स का भी बताया था, Na2B4O7.10H2O। चौक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, इनका फॉर्मूला सेम होता है। नेगेटिव आयंस जिनमें एक ही एटम हो, उनका नाम किस एंडिंग से होता है, आइड, अभी बताया मैंने आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो, पीओपी का फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करा रखा है, CaSO4.12H2। अगर कंपाउंड्स देख रहे हो तो CaSO4 के 2 कंपाउंड्स हैं, ये रहे, लेकिन दोनों में 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 CaSO4 हो गए। अब पानी कितना आएगा, एक पानी का मॉलिक्यूल आ जाएगा क्योंकि यहाँ आधा था, डबल करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 CaSO4.H2। साल्ट पिट्रे का केमिकल नेम बताओ। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 को बोलते हैं सॉल्ट पिट्रे। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखो, एमोनियम होता है NH4, अभी बताया, हाइड्रोक्साइड होता है OH, NH4OH। Which low calorie sweetener has the chemical formula ये that is 200 times। ये कई बार बता चुकी हूँ, अलग अलग वीडियोस में बता चुकी हूँ, 200 गुना ज्यादा मीठा चीनी से, क्या है, एस्पार्टिन, ये स्वीटनर है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, लेकिन अगर मैं 10H2 हटा दूंगी तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका बर्न्ड सोडा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, Na2CO3.10H2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले पे ध्यान रखो, C6H5 ये हो गया बेंजीन, OCH3 जोड़ दिया। अगर खाली CH3 जोड़ते तो टोल्यूइन था, OCH3 जोड़ते क्या हो गया, एनिसोन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का भी बताया था, Na2B4O7.10H2। सोडा लाइम, सोडा का मतलब है NaOH और लाइम का मतलब है CaO, NaOH plus CaO।
बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम का फॉर्मूला ये है और पेरोक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो O2 Ba2O2 की ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो Ba2O2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम्स फॉर्मूला इज करेक्ट, इनमें से किसका नाम और सूत्र ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, क्यों, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, तो पहले वाला गलत है, सिर्फ सेकंड वाला ठीक है। अच्छा, बेरियम ऑक्साइड में भी मैं आपको बता दूं, बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की कितनी होती है आपकी, अब जहां भी पेरोक्साइड आ जाए ना वहां वैलेंसी वैसे डबल हो जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं, फॉर्मूला हो जाएगा H2O2, मतलब सिंपल फॉर्मूले में ऑक्सीजन ऐड कर दो, सिंपल। कैल्शियम हिपोक्लोराइट, ये तो ब्लीचिंग पाउडर था ना, CaOCl2, ध्यान रखेंगे। इनमें से किसका नाम और फॉर्मूला करेक्ट है। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है H2S, तो दोनों ही गलत है, नीदर वन नॉर सेकेंड। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम आएगा, एल्यूमिनेट NaAlO2, ऐसे ही। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला भी लर्न कर लो, Na2ZnO2, ठीक है, दो फॉर्मूले लर्न कर लेना। और ये वैसे मैंने आपको दोनों करा रखे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स वाले फॉर्मूले में, चैप्टर में। आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड KOH है फॉर्मूला, ये पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ C6H6, C6H6 क्या है, बेंजीन है ना आपका, तो बेंजीन नाम है इसका। फेरम किसका नाम है, आयरन का ना, Fe सिंबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ द मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट, अभी बताया था। क्रोमाइट का मतलब क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, और आइट का मतलब क्या है, आयरन, तो आयरन है और क्रोमियम ऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का, जो क्वार्ट्ज होता है बेसिकली, क्वार्ट्ज क्या है, कांच में रेते में सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका प्राइमरी मटेरियल क्या है, सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला SiO2। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, देखो, इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप एसिटिक एसिड लोगे और उसे बर्फ मतलब ठंडी जगह रख दोगे, वो बिल्कुल ग्लेशियर की तरह, बिल्कुल बर्फ के पहाड़ के जैसा हो जाएगा, सो इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। मार्श गैस का दूसरा नाम क्या है, मीथेन, फॉर्मूला क्या है, CH4। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ अ नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट, इसमें से जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट का जो हाइड्रस मिक्सचर है, यानी पानी भी है, इस पूरे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, इस पूरे मिक्सचर को कहा जाता है कैलामाइन, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का यूज नहीं है, तो सबसे पहला, इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अगर पानी सही से साफ नहीं कर रहा, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, लेकिन पानी, पीने वाले पानी में नहीं डाल सकते कि जम्स मर जाए, तो ये इसका करेक्ट यूज नहीं है। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉमन नेम्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा इसमें हम लोग जो सीरीज चलने वाली है हमारी, जो चल रही है SSC CGL में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर्स, हम लोग वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री में, उसका नाम है डिस्कवरी इन केमिस्ट्रीज, यानी जो रासायनिक विज्ञान में जितने भी आपकी खोज हुई है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री बिल्कुल एंड पे जाने वाली है, इसके बाद सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर्स और आपके आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल सारी सीरीज को केमिस्ट्री की कवर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर जो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है, तो रिमेंबर टू चेक आउट दोज प्लेलिस्ट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीफिंग की। तो इसके अंदर बहुत ही बेसिक ब्रीफिंग डाली हुई है, बेसिकली मिसलेनियस ब्रीफिंग डाली हुई है। जैसे सबसे पहला हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ जो है 1803 में ये आया था,
जिसका जो इक्वेशन हमको फॉर्मुलेट हुई थी वो कौन सी हुई थी, वो हुई थी आपकी C इज इक्वल्स टू केपी गैस। ओके, तो C इज इक्वल्स टू केपी गैस एक वो आप कह सकते हो, ये आपकी इक्वेशन थी C इज इक्वल टू के पी गैस। ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हुई थी, किसने किया था, ये विलियम हेनरी ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी 1947 में आया था, डेनिस गेबर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड मेथड हिटलर और लंदन ने किया था। पॉलीमर स्ट्रक्चर पे जो थ्योरी दी थी वो पेरी और फ्रेंशियम ने दी थी। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी में लर्न हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि बार बार करोगे तो लर्न नहीं होगा। तो डेली इसको रिवाइज करना मत भूलना। मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो पॉलीमर्स हैं वो जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, स्ट्रोडिंगर ने बनाया था। इसे इसका सबसे सरनेम आप याद कर सकते हो। आर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये किसने बताया था, लॉर्ड रेलेग ने। तो रेलेग के नाम से याद रखो। बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, जॉर्ज गैमो ने दी थी। मॉलिक्यूलर चिरालिटी, जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप की मिरर इमेज बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये किसने बताया था, लुइस पास्चर ने। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रदरफोर्ड ने, बहुत फेमस था, 1911 में किया था, जिससे एटम का स्ट्रक्चर हम लोग डिवाइस कर पाए थे। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस, ये व्लादिमीर प्रीलॉग ने दिया था। गेल लुसेक लॉ 1808 में आया था। देखो, हेनरीज लॉ 1803 में, प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी 1947, यानी काफी बाद आया है। तो हेनरीज लॉ सबसे पहले आया 1803 में आया। फिर गेल लुसेक्स लॉ 1808, बॉयल्स लॉ 1662, चार्ल्स लॉ 1780, एवोगैड्रोस लॉ 1811। फिशर एस्टरिफिकेशन, जिसमें हम एस्टर बनाते हैं, जो स्वीट स्मेलिंग अच्छे खुशबूदार जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एस्टर बोलते हैं, एमएल फिशर ने बनाई थी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो ये किसने बनाया था, ये बनाया था एमएस लिविंगस्टन और अर्नेस्ट लॉरेंस ने। लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, चार्ल्स जेनेट ने बनाई थी। वाटर का कंपोजिशन किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। यानी जो पानी है उसकी कंपोजिशन क्या है, H2O, H और O से मिलकर बना है, ये कंपोजिशन किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। कैथोड रेज पे रिसर्च किसने की थी, फिलिप लीनार्ड ने। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट एल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था 1924 में, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये किसने बनाया था, पॉलिंग ने बनाया था। एक ऐसा मॉडल जिससे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो अकेले अकेले आपके अणु रहते हैं उनका आप शेप बता सकते हो, ये किसने बताया था, नाई होम और जिलेस्पाई ने। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने। केमिकल नोमेनक्लेचर लेवोजियर ने करना शुरू किया था 1787 में। ऑक्सीजन का रोल क्या है, जलाने में या श्वसन में, लेवोजियर ने किया था। ड्यूटीरियम की डिस्कवरी किसने की, हैरोल्ड यूरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ऐसा लगेगा सिर्फ पढ़ के हम लोग वो कर रहे हैं रिसाइट, पर ये हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। वेस्पर थ्योरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिडविक और पावेल। और ये बेसिकली वेस्पर थ्योरी क्या थी कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्री कैसी शो करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। क्यूरियम, ये था आपका ग्लैन सीबोक। प्लूटोनियम, जो इसकी डिस्कवरी की थी, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसने बनाया था, कॉल्बे ने बनाया था। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्टिनाइट सीरीज, लेंथिनाइट सीरीज, तो ये मैकमिलन और सीबर्ग ने किया था। ऑक्सीजन की डिस्कवरी प्रिस्टली। एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पॉल डायरेक्ट, ये सॉरी जो इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं पॉजिट्रॉन, ये सब आपके पॉल डायरेक्ट ने किया था। हीलियम जो है राम से। हैफनियम, ये इंपॉर्टेंट है, हेवेसी एंड कॉस्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो अकार्बनिक पदार्थ है उनका स्ट्रक्चर, एल्फ्रेड वर्नर। सीरियम, थोरियम, सेलेनियम, इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी बर्जीलियस ने की थी, और बर्जीलियस ही है जिन्होंने मॉडर्न सिंबल दिए थे एलिमेंट्स के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय हुम वाज द इक्वेशन C इज इक्वल्स टू के पी गैस फॉर्मुलेटेड, ये फॉर्मूला किसने 1803 में दिया था। तो कौन सा लॉ था जो 1803 में आया था, हेनरीज लॉ। तो विलियम हेनरी ने ये आपका नियम दिया था। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश साइंटिस्ट इज नोन फॉर डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी किसने बनाया था, अगर आपको याद हो, डेनिस गेबर ने बनाया था, 1947 में बनाया था। इससे क्या था, होलोग्राफी से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन और अच्छा हो गया था। उसके जो सिद्धांत था जो ये होलोग्राफी का, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप और भी माइक्रोस्कोप और भी ज्यादा अच्छा हो गया। इन 1784 हु डिस्कवर्ड द कंपोजिशन ऑफ वाटर थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसने पानी की संरचना को मतलब पता लगाया, हेनरी कैवेंडिश थे। नेक्स्ट,
विच नोबल लॉरेट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी, इनमें से कौन से नोबल पुरस्कार विजेता ने एक प्रयोग किया था और ये पता लगाया था कि अगर आप एक कम दाब वाली गैस, यानी इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है, उससे उसको आपने क्या किया, कांच की ट्यूब में भर लिया और दोनों उस कांच के इधर उधर दो धातु यानी मेटल की प्लेट लगा दी और वोल्टेज आपने दे दी, ठीक है, तो वो चमकने लगती है। किसने बताया था? तो ये थे आपके फिलिप लिनार्ड, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी। इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से जो वो बेसिकली पूछ रहे, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो जिसको कहा जाता है पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, कौन से साल में इसकी खोज हुई? 1924 में हुई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1957 who redefined a model that predicted the shape of individual molecules based on the extent of इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। वो बोल रहे हैं कि इनमें से वो कौन से, आप कह सकते हो वो कौन हैं जिन्होंने एक मॉडल को फिर से परिभाषित किया और क्या चीज का पता लगाया? उन्होंने पता लगाया कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी शेप कैसे हम पता लगा सकते हैं, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो कुछ ना कुछ विकर्षण होता होगा, इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे को दूर भागते होंगे एक दूसरे से, तो उस बेसिस पे। तो ये थे आपके नाइलहोम और जिलेस्पाई। ये सारा कुछ ब्रीफिंग में इन्वॉल्व है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, बस ब्रीफिंग को अच्छे से करना है। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया बनाकर दिखाया था? तो यूरिया आपका किसने बनाया था? यूरिया बनाया था एफ वोलर ने, और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी, एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बनिक पदार्थ है, इनको लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। वो ये बोलती थी थ्योरी कि इनको लैब के अंदर नहीं बना सकते, ये सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर मिलेंगे। लेकिन कोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया, और यूरिया के बनाते ही उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया, उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, in 1932 who discovered the positron, a particle described as carrying a positive charge। इन्होंने बोला किसने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसको ये कहा जाता है कि एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा कण है जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, लेकिन इसके अंदर जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो उतना ही है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है। तो ये थे आपके कार्ल एंडरसन। नेक्स्ट, विच थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय जॉन डॉल्टन इन 1808 टू एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शंस। वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी डॉल्टन ने एक्सप्रेस की थी ये बताने के लिए, एक केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए? तो ये थी आपकी एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड केमिकल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी? एक सेकेंड गाइज, होल्ड करना प्लीज। यस, who started chemical revolution in the 18th century by naming oxygen and helping to organize chemical nomenclature। इनमें से वो कौन से थे साइंटिस्ट जो 18वीं सेंचुरी में जिन्होंने ऑक्सीजन का नामकरण किया? इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कहाँ लाया जाएगा, और उन्होंने नोमेनक्लेचर, मतलब आप कह सकते हो कि नामकरण भी करना शुरू करा। तो ऐसे वो एक ही थे, लेबोजियर, जिन्होंने नामकरण शुरू किया था। With which scientist did William Ramsay show in 1894 that रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ ये दिखाया था कि एयर के अंदर आर्गन भी है? तो बेसिकली आर्गन की जो डिस्कवरी की वो किसने की थी? लॉर्ड रेले ने। 1930, तो इसके साथ साल भी याद कर लेना, 1894 में हुई थी। ऐसे ही 1937 में सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, यानी ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो जुड़ता है वो पॉजिटिव आयन जुड़ता है एल्काइल हैलाइड पे या किसी भी कार्बनिक पदार्थ में, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये किसने दिखाया था? ये क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने दिखाया था, बट और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टोफर गोल्ड के साथ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था? तो ये थे एडवर्ड डेविस ह्यूम्स। नेक्स्ट,
इन 1950 विच रशियन एस्ट्रोनॉमर रिवाइज्ड द नेब्यूलर हाइपोथेसिस, इनमें से किस रूसी खगोल शास्त्री ने नेब्यूलर हाइपोथेसिस की को दोबारा से रिवाइज करा और ये बताया कि सन के चारों तरफ एक सोलर नेब्यूला है, एक आप कह सकते हो सौर नेब्यूला है, जो किस चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो ये है आपके ऑटो स्किमिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। लुईस पास्चर ने कौन से साल में मॉलिक्यूलर चिरालिटी को डिस्कवर किया था? तो ये किया था 1848। इसके साथ क्या याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया, लुईस पास्चर ने किया। और कैसे उन्होंने ये बताया था कि जैसे ही आप जो कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ यौगिक ऐसे हैं जो खुद तो एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी मिरर इमेजेस भी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल उल्टे होके भी वो एग्जिस्ट करते हैं। Who first introduced the idea of relationship between molecular geometry and number of valence electrons? Basically वेस्पर थ्योरी है ना ये, कि मॉलिक्यूल की शेप क्या रहेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, तो किसने दी थी, सिडविक एंड पावेल। What numerical scale was introduced in 1932? 1932 में एक स्केल आया था जिससे आप क्या नाप सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता नाप सकते हो। ये इसको कहलाया जा रहा था पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई थी, 4.0। विच जर्मन साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट proposed that an aromatic compound, अच्छा ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जर्मन वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया था कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर एक आप कह सकते हो अरोमैटिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक में भी कौन सा, अरोमैटिक, यानी कि अरोमैटिक कौन सा होता है जिसमें बेंजीन रिंग आती है, ठीक है, C6H6। बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसमें आपको नहीं पता लग पाएगा वो अरोमैटिक है या नहीं फॉर्मूले से, तो कैसे पता लगाओगे, तो इन्होंने एक रूल दिया था, हकल रूल इसको बोलते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर उस पूरे कंपाउंड के अंदर जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो विषम, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ है वो विषम होना चाहिए और किसके बराबर, 4n+2 के बराबर होना चाहिए। तो ये किसने दिया था, सबसे पहले ये दिया था आपके हकल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हकल रूल, सिंपल। नेक्स्ट, who discovered the diborane reacts with aldehydes and ketones to produce dialkoxyboranes which are hydrolyzed by water to produce alcohol। देखो मैं आपको ना तीन चीजें बताती हूँ, एक होते हैं एल्कोहल्स OH वाले, अब ये भी दो तीन टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी जिनमें C के साथ बस एक OH जुड़ा हुआ होगा, एक सेकेंडरी जिसमें जो OH जुड़ा हुआ होगा वो आप कह सकते हो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, एक होता है टर्शियरी, ठीक है, इस कार्बन जो ये वाला OH होगा उसका कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अगर इनको ऑक्सीडाइज करते हो, इनका ऑक्सीकरण करते हो, ये बदलते हैं एल्डिहाइड में CHO, और ये दोनों बदलते हैं कीटोन में। और भी ज्यादा ऑक्सीकरण कर दिया अगर आपने, ये दोनों बदलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, ठीक है। तो अभी तो डाइबोरेन आ गया, इन्होंने बोला वो कौन है जिन्होंने ये बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप इनसे डाइबोरेन की रिएक्शन करा रहे हो तो ये, और उसके बाद ये बनाता है डाई एल्कोक्सीबोरेन, बेसिकली कार्बन की जगह बोरेन लगा दिया, और फिर जब पानी मिलाते हो वापस से अल्कोहल बना रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर ऑक्सीजन दे रहे हो तो ये बन रहा है, रिडक्शन कराओगे तो वापस भी बन जाएंगे। तो ये थे आपके HC ब्राउन थे जिन्होंने रिडक्शन वाला चीज बताई थी। In 1995, with whom did Eric Cornell experimentally produce first Bose-Einstein condensate? 1995 में एरिक कॉर्नेल ने पहली बार, मतलब एक और के किसी, देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाई थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1947 में, 1947 में, लेकिन उनके बाद एक और साइंटिस्ट थे एरिक कॉर्नेल, इन्होंने भी कोशिश की थी कि मैं सेम बनाऊं, किसके साथ बनाई थी इन्होंने 1995 में, किसकी मदद से बनाई थी, रूबीडियम की मदद से बनाई थी। तो वो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ रहे हैं, कार्ल वीमन, कार्ल वीमन के साथ उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट,
हु फाउंड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डिके, इनमें से वो कौन से थे जिन्होंने एक आप कह सकते हो जो अल्फा पार्टिकल होता है जब उसकी आधी जिंदगी रह जाती है और कितनी एनर्जी उन्होंने निकाली उसके बीच में एक रिलेशनशिप दी। ये थे गीगर एंड निटाल। बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। देखो आगे नेक्स्ट है, who received the Nobel Prize for his research in stereochemistry of organic molecules and reactions in 1975। इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार मिला है 1975 में, और किस चीज के लिए? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्शंस जो हो रही है, जो कार्बनिक प्रतिक्रियाएं हैं या उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बेसिकली स्ट्रक्चर जो है उसके उस पर रिसर्च के लिए। तो ये थे आपके व्लादिमीर प्रीलॉक। इन विच ईयर डिड एंटोन लेवोजियर published methods of chemical nomenclature। बेसिकली लेवोजियर ने नोमेनक्लेचर किया था, नामकरण करना शुरू किया था, पर कौन से साल में? 1787 में। सिंपल। और इन्हीं का यूज, जो रूल्स इन्होंने दिए थे हम वो आज तक यूज करते हैं। विच एक्टिनाइड डिस्कवर्ड बाय ग्लेन टी सीबॉग, इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड सीबॉग ने डिस्कवर किया था 1940 में, जिसे आप हीट सोर्स की तरह काम करते हो सैटेलाइट में, या पावर हाउस जो है वो मतलब पावर हाउस का काम करता है, पावर सोर्स का काम करता है। तो ये है आपका प्लूटोनियम जो सैटेलाइट में पावर सोर्स का काम करता है। नेक्स्ट, इन 1845 कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया था? एसिटिक एसिड किसने बनाया था? कॉल्बे ने बनाया था। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको सरनेम से लर्न करा रखा है। नेक्स्ट, ओके, केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला है 1991 में। ठीक है, दो जनों को जॉइंटली मिला था, एक तो मैकमिलन थे और एक और थे जिन्होंने ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की खोज की। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन से थे? जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यानी आफ्टर यूरेनियम। तो वो कौन थे? सीबर्ग और मैकमिलन, ये दो थे जिनको जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया था। In which year did AEBD Chan Portis organize the elements by atomic weight? इनमें से कौन से साल में ये जो ABD चान पोर्टोइस थे, इन्होंने ऑक्सीजन के भार के रूप में, यानी ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के, आप कह सकते हो एक बेलन लिया, एक सिलेंडर लिया, उसके चारों तरफ हमने तत्व रखे, ग्राफ बनाया, मतलब उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया ऑक्सीजन के बिहाफ पे। तो कौन से साल में ये हुआ था? ये हुआ था 1862, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, in 1887 the Royal Society London gave the Davy Medal for the discovery of periodic law of chemical elements to। 1887 में जो आपके आप कह सकते हो रॉयल सोसाइटी थी लंदन वाली, उन्होंने डेवी मेडल दिया था। क्यों? किसको दिया? किसी ऐसे शख्स को दिया था जिन्होंने पीरियोडिक लॉ निकाला था। तो पीरियोडिक लॉ बहुत सारों ने निकाला है, डॉब्रीनर ने निकाला है, न्यूलैंड ने निकाला है, मेंडलीव ने निकाला है, बोहर ने भी निकाला है नए वाला। तो इनमें से जो रॉयल सोसाइटी है जिनको डेवी मेडल मिला है, वो दूसरे नंबर न्यूलैंड्स को दिया था। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वाज गिवन बाय गे-लुसैक। गे-लुसैक्स लॉ कौन से उसमें आया था? 1808 में। और इसी के साथ 1803 में कौन सा आया था? हेनरीज लॉ आया था। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट नेम्ड पॉल डायरेक, पॉल डायरेक ने किस चीज का कंसेप्ट दिया था 1930 में? पॉल डायरेक ने एंटी पार्टिकल की खोज की थी, मैंने जस्ट अभी आपको ब्रीफिंग में बताया था। नेक्स्ट, इन्होंने बोला 1893 में एक स्विट्जरलैंड का केमिस्ट था, कोई रसायनज्ञ था, जिन्होंने पहली बार जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। तो ये थे अल्फ्रेड वर्नर। देखो मैक्सिमम केमिस्ट्री ना ऑर्गेनिक कार्बनिक तत्वों पे बनी हुई है, लेकिन अकार्बनिक तत्वों का स्ट्रक्चर किसने बताया था? अल्फ्रेड वर्नर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की? तीन थे ये, बर्जीलियस ने इन तीनों की खोज की, सीरियम, थोरियम, सेलेनियम। इसी के साथ जो मॉडर्न सिंबल्स थे एलिमेंट्स के, यानी जो आधुनिक जो सिंबल्स थे वो किसने दिए थे? वो भी बर्जीलियस ने ही दिए थे। तो याद करके रखेंगे। नेक्स्ट, कौन से साल में लैंगमूर ने लुईस कंसेप्ट दिया था
और जो नॉर्मली वो ऑक्टेट वाला जो रूल है कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको छोड़ के लुईस कंसेप्ट पे आ गए थे ताकि वो स्ट्रक्चर देख सके। और उन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से साल में दिया गया था? 1919। कौन से फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मिक एसिड बनाया, मीथेन बनाया और एसिटिलीन बनाया था? ये थे मार्सेलिन बर्थलॉट। ये फ्रांस के केमिस्ट थे। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले से यूरिया किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था, वो लर्न करना। एसिटिक एसिड किसने बनाया था? वो बनाया था कॉल्बे ने। लेकिन इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, मीथेन, एसिटिलीन, ये किसने बनाया था? बर्थलॉट ने बनाया। In 1979, who shared the Nobel Prize with George Whiting? जॉर्ज विटिंग के साथ नोबेल प्राइज शेयर करा था, किसके लिए? बोरोन और फॉस्फोरस के साथ जो मिलके बनने वाले यौगिक हैं, उनको आप कह सकते हो, उनको हमने यूज किया था ताकि हम कुछ ऐसे चीजें बना सके जिनसे हम कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। तो मतलब इनको यूज करने वाले फॉस्फोरस और बोरोन के साथ मिलकर बनाने वाले रिएजेंट हमने बनाए थे। रिएजेंट मतलब बेसिकली अभिकर्मक, ठीक है, जो कि आगे चीजें बनाने में हमारी मदद करें। तो ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे हमारे हर्बर्ट सी ब्राउन। इसके अलावा ब्राउन एक और जगह आया था, जिन्होंने वो डाइबोरेन बताया था कि वो रिडक्शन होके वापस अल्कोहल बना लेते हैं। हु को इन्वेंटेड द डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन इन 1934 विद अर्नेस्ट लॉरेंस? साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी किस किसने की? दो साइंटिस्ट ने एक साथ की थी, लॉरेंस और आपके लिविंगस्टन। Who was credited with discovering the hydrogen isotope और heavy hydrogen? ड्यूटीरियम की बात कर रहे हैं बेसिकली। ड्यूटीरियम की डिस्कवरी किसने की? और ड्यूटीरियम की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। कब दिया है? 1934 में दिया है। तो आपको तो पता है ड्यूटीरियम की डिस्कवरी किसने की? यूरे ने की। In which year was the first reliable measurement on the properties of gases made by Anglo-Irish scientist Robert Boyle? बेसिकली रॉबर्ट बॉयल का पूछ रहे हैं कि इन्होंने रूल कौन से साल में दिया है? 1662 में इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया था। सबसे पुराना यही है। In 1920s, who created लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल? लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल किसने क्रिएट की? जेनेट ने की थी। बेसिकली ये क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो सिर्फ पहले शेल में है, उनके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया था। किसने? इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल। किसने बनाई थी? चार्ल्स जेनेट। Which French chemist summarized his experiment in 1806? इसमें से कौन सा केमिस्ट था जिन्होंने 1806 में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम? बेसिकली इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आ चुकी है कि कोई भी कंपाउंड ले लो, यौगिक ले लो, उसमें जो तत्व है उनका जो मास का रेशियो है वो फिक्स रहेगा, भले ही आपने वो तत्व कहाँ से लिया हो। तो ये कौन से थे? प्राउस्ट थे, जिन्होंने ये लॉ दिया था। नेक्स्ट, हु रीऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and opposed phlogiston theory by discovering the role of oxygen in combustion and respiration? बेसिकली किसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और ऑक्सीजन का जो रोल होता है आपके जलाने में, श्वसन में, उनको वो चीज देखी? तो ये थे आपके लेबोजियर। When did Ernest Rutherford publish the results of the gold foil? गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी पब्लिश कब करी हमने? रिजल्ट 1911 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1911 में चैप्टर के साथ आपकी केमिस्ट्री पूरी फिनिश होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अब एग्जाम बिल्कुल सिल्वर साइनाइड, रेलवेज वाले क्वेश्चन ये सोचकर मत छोड़ना कि वो रेलवेज में आए हुए हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। और वही ऐसा भी नहीं है कि रेलवेज के क्वेश्चंस का लेवल हार्ड या इजी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। और वो सीजीएल में मतलब अगर आप देखोगे ना, कुछ कैसा था कि वो पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी वेबसाइट पे सेम क्वेश्चन यूरिया कैसा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये सबसे पहले किसने दिखाया था? तो ये दिखाया था। और अगर अभी भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन कोर्स की नीड है, लाइक वो कुछ चैप्टर्स, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मफिन मॉडल भी बोला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था।
हु पब्लिश द बुक मेथड डी नॉमेनक्लेचर, इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक निकाली थी मेथड डी नॉमेनक्लेचर? सबसे आसान है, नॉमेनक्लेचर किसने करना शुरू किया? लेवोजियर ने करना शुरू किया। ऑक्सीजन को रोल इन्होंने बताया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिकॉग्नाइज इन्होंने करा, तो इन्होंने ही वो बुक निकाली थी नॉमेनक्लेचर वाली। नेक्स्ट, तो गाइज ये थे सारे आप कह सकते हो डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, तो ये एक ऐसा चैप्टर है आप जितना भी कवर कर लोगे कभी कंप्लीट नहीं होगा। बट इस चैप्टर के पीछे बहुत सारा टाइम वेस्ट मत करना। जस्ट जो ये मैंने आपको समझाया है इसकी ब्रीफिंग में सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन्ड है, तो एक बार वो गो थ्रू कर लेना। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well. आज का जो चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये नाम से ही लगता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो आप कह सकते हो ये अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि नॉर्मली एसएससी अभी तक 9-10 तक के क्वेश्चंस पूछ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली एक आधा क्वेश्चन हमने देखा है तो हमने ये पहले ही ऐड कर दिया। आपने देखे होंगे क्वेश्चंस जिसमें SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका विकिरण पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे बटे हुए हैं, और उसमें आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे SPDF। तो आज इस चैप्टर को पढ़ के आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आ गए इलेक्ट्रॉन्स के शेल के बीच में। तो ये ब्रांच जिसमें आप हर पदार्थ की, हर मैटर की नेचर पढ़ते हो, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये हम शुरू करने वाले हैं। इसकी समरी मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमने यूट्यूब पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो टाइम टू टाइम इनको चेकआउट करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं साइंस की। सुनिए, पहले ये माना जाता था कि अगर कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, वो दो तरीकों में से कोई एक तरीके का हो सकता है। या तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा अलग 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 अलग, या वेव की फॉर्म में होगा, एक तरंग की फॉर्म में होगा। लेकिन बिल्कुल फाइनल रिजल्ट में बताऊं तो जैसे लाइट की बात करूं, तो लाइट क्या है कि उसमें दोनों तरीके की नेचर होती है, जब जिसकी ज़रूरत पड़े वो नेचर शो करती है। तो ऐसी साइंस जो मैटर के बिहेवियर से, उसके व्यवहार से डील करती है, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी। दिस इज इट। अब हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको तरंग वाला बता दूं, तो ये तरंगें कौन सी होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय, यानी ऐसी तरंग एक पूरी तरंग, एक ऐसी वेव जिसमें दो तरीके की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, विद्युत भी और चुंबकीय भी, और दोनों 90 डिग्री पर होती हैं। सबसे आसान तरीका है इसका डायग्राम देखने का। दो वेव्स दिख रही हैं, येलो और ब्लू। येलो वाली हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत धारा, और ब्लू वाली हो गई मैग्नेटिक वेव्स। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये है, इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। साथ ही इनके अंदर दोनों नेचर होती हैं, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब इन तरंगों की दोनों नेचर किसने दिखाई? वेव नेचर दिखाई मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल, और पार्टिकल नेचर दिखाई है प्लैंक ने, कण प्रकृति का खुलासा मैक्स प्लैंक ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अब प्लैंक ने आपकी कणों की नेचर दिखाई थी ना, पार्टिकल नेचर दिखाई थी ना, तो प्लैंक ने क्या बताया था? प्लैंक ने ये बताया था कि जैसे लाइट है, राइट, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, लाइट ट्रैवल कर रही है। अब लाइट क्या है? एक तरंग है, एक वेव है। तो उसने बताया था कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, या आप किसी चीज़ को लाइट दे रहे हो, एब्जॉर्ब हो रही है, या लाइट निकल रही है, तो लाइट छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में निकलती है, और एक पैकेट को बोलते हैं क्वांटा, बहुत सारे पैकेट को बोलेंगे क्वांटम। तो क्वांटम उन्होंने नाम दिया था, और एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला भी दिया था, E = h न्यू, कि एक पैकेट में इतनी एनर्जी होती है। h क्या है?
उसने कहा h की वैल्यू फिक्स है, ये नंबर है, h की वैल्यू ये होती है, और h का नाम मेरे नाम पे रख दो, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सुनो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उत्सर्जित भी कर सकते हैं, अवशोषित और उत्सर्जित दोनों कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में, निरंतर रूप में नहीं, वेव की तरह कॉन्टिन्यूस नहीं होती वो चीज। ही गेव द नाम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट, सॉरी उल्टा बताया, सिंगुलर एक को बोलते हैं क्वांटम, बहुत सारों को बोलते हैं क्वांटा, तो उसने सबसे छोटी यूनिट को क्वांटम नाम दिया था, जो कि अगर मैंने बोला सिर्फ एक क्वांटम मैंने एनर्जी दे दी तो h न्यू एनर्जी दे दी मैंने, तो ये था आपका प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैंने आपको बता दिया कि मैटर का डुअल, दोनों बिहेवियर होता है। 1924 में डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बता दिया था कि जो मैटर है, यानी आप एक तरंग को ही ले लो, रेडिएशन को ले लो, उसका भी दोनों कैरेक्टर होंगे उस चीज में भी, पार्टिकल भी और वेव भी। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, कण है, लेकिन वो भी वेव नेचर शो करेगा। कैसे? उसकी वेवलेंथ होगी, एक तरंग दैर्घ्य होगी, और उसका मोमेंटम होगा। तो बेसिकली पार्टिकल का, कण का वेव वाली चीजें होंगी और वेव की कणों वाली चीजें होंगी। ऐसे डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं एक छोटे से कण की, इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी एक तरंग की फॉर्म में, मतलब उसकी तरंग वाली प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी वेव वाली प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसकी वेव की एक लेंथ भी होगी। तो वेव लेंथ का फॉर्मूला दिया, लैम्डा बराबर h अपॉन mv या h अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम आपको पता है p से डिनोट करते हैं, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। तो इसमें मैंने बिल्कुल डीप में हर चीज़ नहीं डाली, बट आगे एसपीडीएफ प्रॉपर डीप में है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ें हैं। जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखो, आपने अभी डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला पढ़ा है h अपॉन mv, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, राइट। हाइजेनबर्ग ने कहा आप एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे दो चीजें नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उसकी पोजीशन का पता लगा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप उसकी वेलोसिटी का पता लगा सको। और अगर आपने वेलोसिटी एग्जैक्ट निकाल दी, उसका वेग एग्जैक्ट निकाल दिया कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग ये है, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि एक साथ, एक ही समय पर, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों चीजें निकालना संभव नहीं है, कोई एक चीज का मान आप निकाल सकते हो। It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और सटीक गति को एक साथ निर्धारित करना असंभव है। इसका क्या हुआ? लेकिन ये सिर्फ तभी उसी चीज की बात कर रही हूँ जब छोटी छोटी चीजों की बात कर रही है, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी, तो हमारी स्पीड क्या होती है हमें पता लग जाता है, और हम कहाँ पे हैं हमें वो भी पता लग जाता है जीपीएस लोकेशन से। तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ये सिर्फ सूक्ष्म वस्तुओं के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताओ कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों चीजों में से कोई एक चीज ही निकाल पाओगे या दोनों चीजें नहीं निकाल पाओगे। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगला हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मेनली बेसिक चीज शुरू हो गई है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए देखो, आपने अब तक ये पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक, इनको बोलते हैं शेल, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये
अब आप आ जाओ एक नई साइंस पे जो ये बोलती है, इलेक्ट्रॉन घूमते शेल में ही है, पर वो ये बोलती है कि ये जो शेल है, इसको जूम करके, इसको खोल के अगर देखोगे तो इन शेल के अंदर आपको मिलेंगे सब शेल। ये शेल था, तो इन शेल के अंदर आपको मिलेंगे सब शेल। और अगर इस सब शेल को भी जूम करके देख लिया, इसके अंदर मिलेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाकई में इस ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं और वो घूमते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहे हैं। तो आपका जो मेन साइंस है ना, वो सिर्फ दो जगहों पे अटकेगी, शेल पे और ऑर्बिटल पे, दैट्स इट। सब शेल का बस आपको ये पता, अच्छा एक चीज और, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं ये पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, कितनी कक्षाएं हैं। देखो ये एक शेल है, इसके अंदर कई सारे सब शेल्स हो सकते हैं, राइट? और एक सब शेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो अब आप देखो कि एक शेल अब आपका कितने हिस्सों में टूट गया। यानी अगर मैं ये बोल रही हूँ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि पहले शेल में कितने सारे सब शेल हैं। ठीक है, ये मैंने आपके बना दिए ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये चीजों का पता होना चाहिए। तो ये चीजें कैसे पता लगेंगी कि एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? ये पता लगती है 4 नंबरों से, जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर। 4 होते हैं अल्फाबेट्स, ये होते हैं आपके क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है n, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताता है कौन से शेल की बात हो रही है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसको इस तरीके से समझो, ये ऑर्बिटल हो गया आपका घर, हाउस। सब शेल हो गई आपकी गली यानी लेन। शेल हो गया आपका मोहल्ला यानी नेबरहुड। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगानी है, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर होता है n, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है आपका नेबरहुड, आप कौन से मोहल्ले में रहते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, पहले शेल में है, दूसरे शेल में है, तीसरे शेल में है, चौथे शेल में है। ये 1 2 3 4 का मतलब ये नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, बस शेल का नंबर है, नंबरिंग है, दैट्स इट। तो n की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा क्वांटम नंबर होता है l, ये होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होता है, तो उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, या शॉर्ट में अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक मीनिंग में, एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। तो ये पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका होता है, L की वैल्यू 0 से शुरू होती है और n से एक नंबर कम तक जाती है, दैट्स इट। यानी अगर n की वैल्यू है 0, तो L की वैल्यू आपकी हो गई 0। 0 का मतलब सिर्फ एक सब शेल है, सॉरी n की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, n की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यानी अगर मैं पहले शेल की बात कर रही हूँ, इस शेल की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर केवल एक ही सब शेल है। अगर n की वैल्यू है 2, तो 0 से लेके इससे कम तक, तो 0 और 1, यानी दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल्स हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो देखो, n की वैल्यू 1, ये है पहला शेल, इसके लिए L की वैल्यू क्या थी 0,
यानी इसके अंदर कोई सबशेल नहीं है, या यूं कह दो एक वैल्यू है ना, इसके अंदर बस एक सबशेल है। n की वैल्यू 2, ये दूसरे नंबर का शेल है, तो l की वैल्यू आई 0 और 1, यानी इसके अंदर 2 सबशेल्स हैं। अगर n की वैल्यू आई 3, तो l की वैल्यू 0, 1 और 2, यानी अगर मैं तीसरे शेल की बात करूं तो इसके अंदर 3 सबशेल्स हैं। ये इस तरीके से चलता है। अब तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू बहुत इजी से आप लगा सकते हो, -l से लेकर +l तक होती है। 0 के लिए तो बस 0 ये छोड़ दो, ऐसे इस 0 के लिए 0 ये छोड़ दो। 1 के लिए देखो, -1 से लेकर +1 तक इसकी वैल्यू आएगी, जो भी बीच में नंबर आएंगे। इस तरीके से अगर 3 की बात करूं तो इसके 0, 1 और 2, 3 तो इसमें होंगे सबशेल्स। 0 वाले की वैल्यू 0 होगी, 1 वाले की -1, 0 और 1, और 2 वाले की क्या वैल्यूज होंगी, -2 से लेकर +2 तक, तो -2, -1, 0, 1 और 2। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जिसमें 0 है तो छोड़ दो, m भी 0 ही है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, दैट्स इट। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 0 वाले के लिए तो 0, यानी इसके अंदर तो ऑर्बिटल बस इतना ही है। 1 वाले के लिए -1, 0 और 1, यानी अगर ये 1 वाला है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं होगा, इसमें 3 होंगे, और 2 वाले के लिए -2 से +2, 5, 1, 2, 3, 4, 5। समझ रहे हो? तो ये मोहल्ला था, ये गली थी, तो इसमें गली घर छोड़ दो, ये पूरा एक घर है, बस मोहल्ला, एक घर का मोहल्ला बना दिया। ये मोहल्ला था n, इसमें ये 2 गलियां थी, एक गली में एक ही घर है, छोड़ दो, इसमें 3 घर है। ये इस तरीके से बनते हैं आपके NLM। n हो गया शेल का नंबर, l हो गया ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं, क्या ओरिएंटेशन है, या दूसरे वर्ड्स में कहूँ सबशेल कितने हैं। m हो गया कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, यानी कक्षाएं कितनी है, प्रॉपर घर कितने हैं। लास्ट बचता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। देखो मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर, कक्षा के अंदर, और एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। मैं ये बता दूं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो फिक्स है। और एक और कंडीशन भी है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उल्टे रहेंगे, मतलब अगर एक ऊपर की तरफ घूम रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ घूमेगा, ये फिक्स कंडीशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एस की वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि वो स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो या तो ऊपर की तरफ घूमेगा या तो नीचे की तरफ घूमेगा। तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ घूमेगा तो +½ से डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ घूमेगा तो -½ से डिनोट करते हैं। ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन दिखाता है वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो ये होते हैं 4 क्वांटम नंबर। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता क्या है, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी मात्राएं जो किसी भी सिस्टम की सारी स्टेट्स बताती हैं, संभावित अवस्थाएं बताती हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएंगी कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या है, और जिस ऑर्बिटल में वो है, जिस कक्षा में वो है, उन कक्षाओं की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो कक्षा कैसी हैं, उन सब का ये डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे आप देख रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताएगा, एजीमुथल एल वाला ये बताएगा कि इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, ये सबशेल्स कितने हैं। मैग्नेटिक वाला बताएगा कि जो ऑर्बिटल हैं उनके ऑर्बिटल कितने हैं, और स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, कौन सा एनर्जी शेल है और किस शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल, n की वैल्यू 1 2 3 4 डिनोट करते हैं KLMN से, दैट्स इट। l की बात करते हैं जीमुथल क्वांटम नंबर, इसके 2 नाम और होते हैं, जैसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर।
ये बताता है ऑर्बिटल की शेप क्या है। आपको पता है जैसे n की वैल्यू है 0, सॉरी 0 तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू 1 यानी पहला शेल है, l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू है 2 तो 0 और 1, n की वैल्यू है 3, 0, 1 और 2। तो इसका मतलब पहले शेल का एक ही सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल है, तीसरे शेल में 3 सब शेल है। तो इनके नाम फिक्स हैं इन सब शेल्स के। 0 का होता है S, 1 का होता है P, 2 का होता है D, 3 का होता है F, अगर और आए तो G। तो मतलब जो मैंने डायग्राम बनाए थे इन सबके नाम हैं। ये एक ही है ना, तो एक का नाम होता है S, ये 2 है ना, इसका नाम होगा S, इसका नाम होगा P, ये 3 है S, P, D। ठीक है, S, P, D, F, G। M की वैल्यू बताती है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं। M की कितनी वैल्यू होती है 2l + 1, पर कौन सी होती है -l से +l तक की वैल्यूज होती हैं। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, बस बेसिक कंसेप्ट याद रखना है जो मैंने आपको बताया। स्पिन क्वांटम नंबर S की 2 वैल्यूज होती हैं, +-हाफ। +हाफ का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऐसे डिनोट करते हैं। -हाफ का मतलब है इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ घूम रहा है। देखो, अगर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, l की वैल्यू 0 से शुरू होती है n-1 तक, m की वैल्यू -l से +l तक। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको देखो, इसको ms या फिर सिर्फ s से डिनोट करते हैं, -हाफ और +हाफ, ये 2 वैल्यूज होती हैं। ये मैंने पहले भी बना रखा है। इनकी शेप क्या होती है भाई, हर एक ऑर्बिटल की शेप होती है, बिल्कुल ऑर्बिटल की। घरों की शेप होती है ना, तो ऑर्बिटल क्या थे, घर थे। चलो, या अब S वाले की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप। P वाले की डम्बेल, बस याद रखनी है, कुछ डीप में नहीं घुसना। D वाले की क्लोवर लीफ, और F वाले की कॉम्प्लेक्स शेप है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं इस वजह से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। आपने तो पढ़ लिया शेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें कैसे भरे जाते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है, एक अणु है या परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं शेल में। देखो कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स बांटे जाएंगे एटम के अंदर। अब उस एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं, बहुत सारे कोश होते हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे बहुत सारे सब शेल्स में यानी उपकोश में, और उपकोश के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल, यानी वो डिवाइड हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल्स में यानी कक्षाओं में। तो कोश, कोश के अंदर उपकोश, उसके अंदर कक्षाएं, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब बात करते हैं जो आपके न्यूट्रल एटम होते हैं, बिल्कुल बेसिक। तो जैसे पहले शेल में एक ही सब शेल है, या बात करूं दूसरे में 2 सब शेल है, 2s और 2p। s वाले में तो एक ही अंदर ऑर्बिटल, एक ही कक्षा होती है, p वाले में 3 होती है ना। तो उन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अगर आप अगर आप एक गली में 3 घर बना रहे हो तो तीनों घर एक जैसे बनेंगे, इसका मतलब ये है। यानी एक सब शेल के अंदर, एक उपकोश के अंदर जो कक्षाएं होंगी, जो ऑर्बिटल्स होंगे, उन सब की एनर्जी सेम होगी। सिंपल, इतना आपको करना है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मल्टी, ये उनके लिए है जिनमें सिर्फ आप कह सकते हो कि जैसे हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो तब डिपेंड होता है n की वैल्यू पे और l की वैल्यू पे, कि किस ऑर्बिटल की कितनी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग शेल में अलग अलग होंगे ना, तो किस शेल के किस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा n और l पे। सिंपल, ये करने की नीड नहीं है जो मैं अब बता रही हूँ, बस पढ़ लेना। जैसे अगर n + l की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, और अगर n + l की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बस एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट, इतना कुछ करने की नीड नहीं है। मेन क्या है वो सुनो। अब इलेक्ट्रॉन्स इनमें कैसे भरे जाते हैं, 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है पूरा कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, फिर है आपका ये कौन सा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा है
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल 3 है। सॉरी, अफबाउ सिद्धांत, पाउली के बहिष्करण सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलता और कक्षाओं की सापेक्ष ऊर्जा के नियम पर आधारित है। बहुत 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 इजी है। तीनों रूल्स क्या है सुनो। अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे उन शेल्स में जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर भरे जाएंगे उस शेल में जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर भूख लग रही है तो खाना पहले उसको दो जिसको ज्यादा भूख लगी है, जिसका पहले से थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ है उसको बाद में आप इलेक्ट्रॉन दे दो, बाद में खाना दे दो। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में। अब आपको कैसे पता लगेगा लो एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल है और ज्यादा एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल है, मैं बताती हूँ। बहुत ईजी है, सारे ऑर्बिटल्स लिख लो। 1s, दूसरे शेल में 2 थे, तीसरे शेल में 3 थे, चौथे शेल में 4 होंगे, पांचवें में 5 होंगे, पर मैं कम लिख रही हूं क्योंकि मुझे बस आपको ऑर्डर समझाना है। देखो मैंने कुछ ऑर्बिटल्स लिख लिए, आपको जितने मर्जी लिखने हैं उतने मर्जी लिख लो, नीचे तक लिख लो। अब बताती हूँ मैं आपको ऑर्डर कैसे पता लगेगा। कुछ नहीं करना ऑर्डर के लिए, एरो बनाओ, सबके ये एरो बना दो और एक स्ट्रेट लाइन खींचो। आपको ऑर्डर मिल गया। आपको करना क्या है, जिगजैग चलने। सबसे पहले आया 1s, अब 1s के बाद आपको पीछे से शुरू करना है, फिर आया 2s, फिर पीछे से शुरू करना है 2p, 3s, फिर पीछे से शुरू करना है 3p, 4s, फिर पीछे से शुरू करना है 3d, 4p, 5s। तो बेसिकली ये ऑर्डर होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स के भरने का। सबसे पहले 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। जब तक 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे 2s में जाएगा नहीं। सिंपल सी चीज, ये था अफबाउ का प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो बहिष्करण वाला जो उन्होंने सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली सेम एड्रेस नहीं हो सकता। यानी आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं NLMS, इन चारों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, हमें ये पता लग गया। जैसे लोकेशन की अगर मैं बात करूं या हमारे फिंगरप्रिंट्स की बात करूं कि किन्हीं भी 2 इंसान के सेम फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते, मतलब सबकी एक यूनिकनेस है, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर के नहीं हो सकते। अगर आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल 1s की बात कर रही हूँ अगर, या 2p की बात कर रही हूँ, तो देखो n की वैल्यू तो 2 है क्योंकि 2 नंबर है दूसरे शेल में। अब p का नंबर क्या था भाई, l जो है 0, 1 और 2, ये 2 हो सकते हैं, तो sp, तो आपने p की वैल्यू दे दी, ये l की वैल्यू दे दी m। ये -l से +l तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो यहाँ पे चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता। ऐसे ही s की वैल्यू है तो +½ होगी और या -½ होगी। तो या तो यहाँ चेंज आ जाएगा या तो यहाँ चेंज आ जाएगा, पर चारों क्वांटम नंबर अलग होंगे। ये था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा, आपको ऑर्डर पता लग गया। पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता लगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। तीसरा है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है सुनो, देखो s वाला होता है जब 0 होती है l की वैल्यू 0, तो इसके अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं होता, अकेला एक बॉक्स है। तो s वाले को दिखाते हैं जनरली इस तरीके से। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी p में 3 खाने होंगे, 3 बॉक्सेस होंगे। तो p को दिखाते हैं जनरली इस तरीके से। फिर ऐसे ही d की बात करूं, d में 5 होते हैं क्योंकि d की वैल्यू आती है जब आप 2 लोगे।
तो 2 के लिए -2 से +2 तक 5 वैल्यू होंगी, -2, -1, 0, 1 और 2, तो 5 खाने होंगे। तो डी को दिखाते हैं इस तरीके से। तो हुंड रूल ये बोलता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अगर एक ही है, फिर इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऐसे ही पी की बात करूं तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी बाद में। ये नहीं कि पहले ही आपने ऐसे भर दिया, ऐसे नहीं भरा जा सकता। पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे सब में, फिर पेयरिंग शुरू होगी। तो 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं तीनों रूल्स। सबसे पहला अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, फिर हाई एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप देखो ये एक ऑर्बिटल है, यहाँ ये 3 ऑर्बिटल है, पर हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं। तो ये डायग्राम बना दिया है, ये ऑर्डर आपको पता लग गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इनर्ट गैसेस का ऑर्डर याद कर लो, आपको सिर्फ रेडॉन तक याद करना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो अब इनका नंबर भी बहुत आसान है, पहले में 8 का गैप है, अगले में 8 का गैप है, फिर 18 और फिर 18 और लास्ट में है 32। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑर्डर कैसे याद रखोगे? 2 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। देखो यही वाला, ये मैंने लिख के भी दिखाया था वो एरो से, यही आया था वो ऑर्डर, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5। आप बस हद से हद ना आप 4d तक याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s में भरे जाएंगे, तो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का, तो ये हो गया। नियॉन वाला देखते हैं, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये s में 2 ही आ सकते हैं। देखो s में 2 ही आ सकते थे, p में टोटल 6 आ सकते हैं और d में टोटल 10 आ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नियॉन में 10 है तो s में 2 आ गए, फिर 2s आया, s में 2 आ गए, फिर p में 6 आ सकते हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि हीलियम तो पूरा का पूरा ले लो भाई, ये आ गया, साथ में 2s2, 2p6। ऐसे ही आर्गन की अगर मैं बात करूं, आपको जैसे सेकंड शेल, अब देखो हीलियम, आर्गन की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, 3s2, 3p6, 18 यहाँ तक आएगा हीलियम के अंदर, ये आर्गन के अंदर। वरना एक तरीका और है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नियॉन तो पूरा का पूरा ले लो, 2s2, 2p6 तक हमने सारा ले लिया, ठीक है। अब 2s2, 2p6 के बाद क्या आएगा? 3s और 3p, 3s2, 3p6, सिंपल। थर्ड शेल कंप्लीट करना है। ऐसे ही इससे अगला, आर्गन से अगला आएगा क्रिप्टन, तो क्रिप्टन के अंदर आर्गन पूरा का पूरा ले लोगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये फोर्थ है तो फोर्थ शेल कंप्लीट करना है, 4s2, 4p6। इससे नीचे की बात करूं जेनन, तो जेनन के लिए क्या करोगे? क्रिप्टन पूरा का पूरा ले लो, 5s2, 5p6, सिंपल, दैट्स इट। रेडॉन में 6s2, 6p6 और पहले वाला पूरा ले लोगे। तो ये जरूर लर्न कर लेना, ऑर्डर याद रखोगे तो बस 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6, ये करना है और कुछ नहीं करना। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सक्लूजन मतलब अलग, ठीक है, बहिष्करण वाला नाम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से हिंदी में। एक्सक्लूजन मतलब होता है कुछ अलग। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम 4 क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं नहीं हो सकती, या ये कह सकते हो कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 है ना, तो फिर तो n भी सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन s अलग हो जाएगा, एक का +½ और एक का -½ ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं दूसरे शेल की, मैं बात कर रही हूँ, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। मतलब क्या है? 0 का मतलब एक ही ऑर्बिटल है 2s, 1 का मतलब 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, -1 +1 0,
ये हो गया 2p, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इस ऑर्बिटल की, भाई -1 0 और 1, तो खुद सोचो इसके लिए, दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, दोनों के लिए l की वैल्यू -1 है, या आप p बोल सकते हो। m की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू 0 1 2, वेट, हाँ, तो 0 और 1, l की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 का मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ 3। m की बात करूँ तो -1 है, तो तीनों बिल्कुल सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही वैल्यू रहेंगी, पर s दोनों के लिए अलग हो जाएंगे, एक का +½ और एक का -½ तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। भाई देखो, अगर मैं l लेती 0 तो मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर मैं l लेती 1 तो मैं इस पूरे की बात कर रही हूँ। इस 1 और इस 1 में कंफ्यूज मत होना, ये है l वाला और ये है m की वैल्यूज, तो ये चीज है। अगला है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या कहा था कि पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी। पेयरिंग जो है वो, अगर एक ही सबशेल की बात कर रही हूँ, एक ही सबशेल की, ये पूरा एक सबशेल है, अगर इसमें पेयरिंग की बात कर रही हूँ तो वो तब तक नहीं होती जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। पहले एक एक आएगा, फिर पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये 3 लॉज थे जिनके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबका कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे है, जैसे हाइड्रोजन है तो 1s1, हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में भर जाएगा। हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, s में 2 ही आ सकते हैं, p में जाएगा। ऐसे ही बोरोन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, ऐसे 2p6 तक आके फिर 3s शुरू हो जाएगा। जैसे हम पहले कॉन्फ़िगरेशन करते थे इस तरीके से यहाँ पे सारी लिखी हुई है। तो गाइज ये था प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ का कंसेप्ट, दैट्स इट। ये जरूर कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। 2 एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का नंबर होता है 24, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि 4s2 3d4, 24 देखो 1 2 3 4 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, 12 18 19 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिए। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू करे जितने जितने आ सकते थे। जैसे s में 2 आ सकते थे, s में 2 आ सकते थे, p में 6, s में 2, p में 6, d में 10, s में 2, इस तरीके से करके मैं रुक गई जहां 24 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। लेकिन क्या होता है, देखो s को तो हम 1 से ही डिनोट करते हैं और d में हम 5 बनाते हैं, तो s में 2 हो गए, d में 4, तो 1 2 3 4। क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर दोनों में 24 और 29 इनका नंबर है। स्टेबिलिटी पाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4s1, यानी इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और 3d5, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ये होती है। इस तरीके से इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d9, ये नहीं होती, हो जाती है 4s1 3d10, मतलब s में एक रह जाता है, इन सब की पेयरिंग पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन है, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम करने वाले हैं इस सीरीज का, जो कि है मिसलेनियस। तो बेसिकली इसमें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा गया है, तो ब्रीफिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ इसमें ये चीज़ बता सकते हैं, तो मैंने वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यूट्यूब की जो अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई है उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अडल्ट्रेशन चेक की, यानी मिलावट की जांच की। तो आप हनी यानी शहद का मिलावट कैसे चेक करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, शहद को एक रुई की बत्ती में डुबाना है, उसके बाद एक मैच यानी माचिस को उसके पास लेकर जाओ, उसको जलाओ।
अगर उसमें एकदम से साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आवाज निकलती है, तो यानी वो मिलावट उसमें की गई है। ऐसे ही अगर टर्मरिक, हल्दी की बात करूं, तो उसको पानी में मिलाओ और पानी में मिला के अगर वो डार्क येलो कलर के हो जाए तो उसके अंदर मिलावट की गई है। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आप कह सकते हो जो कि आदर्श तापमान और दाब होना चाहिए। और ऐसे कंडीशंस में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, तो इतना केल्विन भी हो सकता है, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। प्रेशर कितना होगा? 1 atm। और एसटीपी पे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम कितनी होगी एक मोल गैस की? 22.4 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एस्पिरिन दवाई के अंदर आती है ड्रग एस्पिरिन की। तो एस्पिरिन क्या करता है? हमारी बॉडी केमिकल बना सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से मतलब स्वेलिंग आ सकती है या पेन हमें हो सकता है। तो अगर हम एस्पिरिन लेते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से कहीं भी स्वेलिंग या पेन हमें नहीं होता। हिस्टामाइन क्या है? एक प्रोटीन कह सकते हो कि प्रोटीन है या एंजाइम है। तो बेसिकली ये क्या करता है? हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड बनता है या गैस्ट्रिक जूस जो बनता है, वो इसी के कारण बनता है। ये कौन रिलीज करता है? बेसोफिल और मास्ट सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, यानी जो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, वो रिलीज करते हैं। पाइराइट क्या है? पाइराइट बेसिकली अगर कोई भी मेटल, कोई भी धातु सल्फर के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो जब हमें अयस्क के रूप में मिलती है, ओर के रूप में मिलती है, खनिज के रूप में मिलती है, मिनरल के रूप में, तो वो कंबाइन हुई भी मिलती है। तो अगर वो सल्फर के साथ कंबाइन हुई भी मिले तो हम पाइराइट बोलते हैं। इसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसमें गोल्ड हो उस चट्टान में। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है, वो पानी तक कैसे पहुंचती हैं? परासरण, डिफ्यूजन, विसरण या परासरण जो भी बोलते हैं। व्हाट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेन रेस्पॉन्सिबल क्या है? CO2 बढ़ रही है, यही रेस्पॉन्सिबल है। तो इंक्रीजिंग CO2 कंसेंट्रेशन। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन हनी, शहद में अगर मिलावट चेक करनी है तो कॉटन विक लेंगे, उसको जलाएंगे, और कब हमें पता लगेगा एडल्ट्रेशन है? अगर वो क्रैकिंग साउंड आए, उसके चटकने की आवाज आए, तो इट बर्न्स विद अ क्रैकिंग साउंड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मानक तापमान और दबाव पर, तापमान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, पॉलीमर, सरफेक्टेंट, इंटरमीडिएट, ये सब जो है ये किस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं? देखो, पॉलीमर बोल दो, सरफेक्टेंट्स बोल दो, इलास्टोमर्स बोल दो, सिंथेटिक फाइबर बोल दो। जैसे रेयन वगैरह बनता है, रेयन एक कृत्रिम फाइबर है। तो वो कैसे बनता है? वो पेट्रोलियम की मदद से बनता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से कौन से केमिकल का बनना बंद हो जाता है एस्पिरिन की वजह से? अभी बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन। इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस लेंगे, उसे वॉलेटाइज, उसे उड़ा देंगे गर्म करके, यानी सीधा गैस में बदल दिया, उसके बाद वेपर को अगर ठंडा करोगे वो वापस सॉलिड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, राइट? ऊर्ध्वपातन। इनमें से कौन सा टेस्ट स्टार्च की पहचान करने के लिए यूज करते हैं? आयोडीन। अगर आयोडीन के ऊपर स्टार्च सॉल्यूशन डाल रहे हो, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, तो क्या है वो? उसके आप स्टार्च की पहचान हो जाएगी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करती है क्रिस्टलाइन सॉलिड को? जो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही गर्म करोगे वो एकदम लिक्विड में बदल जाएंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर उनका टूट जाएगा। अच्छा, इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करता है एटम्स को 1 मोल CH3OH में? देखो, पहली बात तो ये, इसमें कितने एटम्स हैं? 3 H के हैं, एक कार्बन का 4, 5 और 6, तो इसमें टोटल 6 मोल एटम्स है, राइट? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? वो गैड्रो नंबर के बराबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6 मोल में कितने होंगे?
आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? 6 6 जा 36 पॉइंट 37 पॉइंट समथिंग आएगा, आप समझ लो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 37 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा वो भी 3.6 है, तो 3.6 इंटू 10⁻²4, एक पॉइंट को इस तरफ लेके जाओगे तो डेसिमल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 3.6। और वैसे भी देखो ना, अब मैं कैलकुलेशन ना भी करूँ, 6 6 36, सबसे ज्यादा जो अगर अगर ऊपर से आप अप्रोक्सीमेशन करोगे कैलकुलेशन में, यही है। Which of the following chemical compounds that is used as a food preservative, इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग जो सॉस है या बेवरेजेस है उसमें आप परिरक्षक के रूप में करते हो? इनमें से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या बेंजोएट जो होते हैं, जो जिसमें बेंजोएट आ जाए, NaCl, नमक, इन सब का आप फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हो, परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हो। What is the state of matter that exhibits behavior uniformity? पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करता है? वो है आपकी गैस, जो हर जगह से एक जैसी होती है। What level of prevention is targeted by water defluoridation? अगर जल में डिफ्लोरिडेशन कर रहे हो, उससे फ्लोरीन हटा रहे हो, वो कौन से स्तर की रोकथाम है? 3 तरीके की रोकथाम होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये है आपकी प्राइमरी यानी प्राथमिक रोकथाम। अब इसका मतलब क्या है ये सुन लो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। इसके अंदर वो टेक्निक्स होंगी जिसकी वजह से बीमारियां हमें नहीं होंगी, उससे हमें बचाएगा। फिर बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। इसमें वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम पहले पहचान करेंगे और ये देखेंगे उससे कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके बाद हम उससे बचाव करेंगे। टर्शरी में क्या होता है, इसमें वो टेक्निक्स हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट तो यूज करते हैं लेकिन रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, ताकि जो डिसीजेज हो रही हैं उनसे चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी पुनर्वास का उपयोग करते हैं। एक और होता है प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसके अंदर वो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे जो और होने वाली रिस्क है, जैसे जब फ्लड आती है तो ये माना जाता है कि बहुत सारी बीमारियां भी आएंगी, तो पहले से ही हम चीजों का इंतजाम करके रखते हैं, वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। Dash is the process of complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fat and oils when exposed to air। जब भी ये आ जाए ना, ये कि हवा में जाते ही जब ऑयल या फैट ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? बासीपन। वो बासी हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन, सिंपल। इनमें से ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर बताओ। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पर ये तो बताए एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक ऑक्सीजन के एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन तो ठीक है। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा नहीं। ऐसे ही अगर आप इसमें चेक करोगे, एक ये वाला आ गया, इसके 8 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे नहीं होंगे, ये खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसके 8 पूरे नहीं होंगे, इस वाले ऑक्सीजन के, आप चेक कर लेना। इसमें पूरे, इसमें चेक करोगे हर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आएंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है? एक सिंथेटिक फ्लोरीन का कंपाउंड है जो कि सब ग्रीन हाउस गैस में सबसे शक्तिशाली गैस मानी जाती है। आपको बताऊं, SF6 सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, बहुत कम होती है बट सबसे शक्तिशाली यही है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट, हाउ इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड डिटरमाइंड? जो फैटी एसिड होते हैं उनका आणविक भार हम कैसे निर्धारित करते हैं? हम उनका सेपोनिफिकेशन यानी उनके रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, क्योंकि एसिड है ना, तो बेस से रिएक्शन करा ली और वो न्यूट्रलाइज होके सोप बना देते हैं, साबुन बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो हम ये देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स खर्च हुए, या तो इसी से ही हम ये निर्धारित करते हैं कि उसका वेट कितना है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं, किसकी? जिंक की। और ऐसे ही एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को बचाते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डालकर। तो इसमें तो हम किसकी डालेंगे? जिंक की डालेंगे। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है ताकि उसे और अच्छे, ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा टाइम तक चले और बहुत इलास्टिक हो जाए, ये क्या है? वल्कनाइजेशन।
इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का, ज्वलनशील पदार्थ का? तो जो जल नहीं सकता वही एग्जाम्पल होगा। ग्लास, कांच नहीं जलता, पटक जाता है पर वो जलता नहीं है। इनमें से कौन सा एक कुकिंग प्रोसीजर है, खाना पकाने की प्रक्रिया है, जिसमें शुगर, चीनी को आप ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, ब्राउन कलर में वो बदल जाती है। ब्राउन कलर का चीनी का क्या होता है? कैरामल होता है ना, तो कैरामलाइजेशन। इनमें से कौन सी एक टेक्निक नहीं है नॉर्मल पानी को पीने वाला पानी बनाने की? फिल्ट्रेशन, छानते हैं बिल्कुल पानी को, बॉयल भी करते हैं, क्लोरीन भी डाली जाती है, जो दवाई डाली जाती है। ब्रोमिनेशन कोई टेक्निक नहीं है पीने वाला पानी बनाने की। नेक्स्ट, इनमें से कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, कौन से टाइप का समवायवता विद्यमान होती है उन कंपाउंड्स में जिनमें दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस अटैच होंगे, ईच ऑफ विच कंटेन्स अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइगेंड्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, क्रोमियम है, उसके साथ NH3 जुड़ा हुआ है 6, और एक और क्रोमियम है, उसमें कोबाल्ट, ये CO जुड़ा हुआ है 6। तो इसमें क्या है, दो कॉम्प्लेक्स हैं और हर एक में जो लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड कौन से होते हैं, ये जो साथ में जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये इनको ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कौन से आइसोमेरिज्म हो गया? इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। हाउ मेनी अनायन सराउंड अ सोडियम आयन इन अ क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड? अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें सोडियम के आसपास कितने क्लोरीन होंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रक्चर देख लो। आप इस तरीके से देखना कि इसके ऊपर भी एक NaCl का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर नीचे भी एक NaCl का स्ट्रक्चर है, तो कितने क्लोरीन जुड़े हुए होंगे? अगर आप ध्यान दोगे ना, जैसे ये सोडियम है, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, और एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन इसके नीचे आएगा ये रहा, और एक क्लोरीन इसके ऊपर जाएगा, तो टोटल 6 क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। या कोई भी अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर लेते हो, NaCl हो गया, KCl हो गया, इसमें मेटल के आसपास कितने नेगेटिव आयंस होंगे? 6, अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर नहीं है, प्राकृतिक फाइबर नहीं है? लिनन, कॉटन, रेयन और जूट। रेयन तो अभी बताया था मैंने, रेयन को हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं पेट्रोल के माध्यम से। एमोनिया गैस में, NH3 गैस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो, इनके द्रव्यमान का रेशियो बताना। नाइट्रोजन का तो 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सी कैसी गैस है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कलरलेस है बिल्कुल, स्मेल नहीं होती, सड़े हुए अंडों की तो बिल्कुल नहीं होती, ये खत्म। कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस, ये बिल्कुल ठीक है, तो ए का हो गया आपका 2। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस इतनी स्मेल इतनी गंदी होती है जैसे सड़े हुए अंडे की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की 1। और आपको एक और बताऊं, जैसे NH3 है, अमोनिया गैस है, इसमें से आती है जैसे गटर में से स्मेल आ रही है, टॉयलेट्स में से जैसे स्मेल आ रही है, वो अमोनिया की स्मेल होती है। लेकिन H2S की कैसे स्मेल होती है? सड़े हुए अंडों की आ रही है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इसकी एक बहुत पंजेंट स्मेल है, तेज स्मेल है, तो सी का हो गया आपका 3, ऑप्शन बी। इनमें से उस तत्व का नाम बताओ जो ग्रुप 1 में है। तो ग्रुप 1 कौन सा हो गया? लीना करे रब से फरियाद, और जिसका मतलब है, ग्रीक मतलब है स्टोन, स्टोन का मतलब लिथियम, लिथियम का अगर ग्रीक मीनिंग लोगे तो लिथियम जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन। कौन सा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो जो कंपाउंड होगा वो होगा तो कोवलेंट, उसे आप लेकिन बदलवा दोगे आयनिक में सोडियम का यूज करके। और ये टेस्ट क्यों यूज करते हैं? ये देखने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो इस टेस्ट को बोलते हैं लेसाग्नेस टेस्ट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बात और बताती हूँ, ये कौन कौन से टेस्ट हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो, लेसाग्ने टेस्ट का इस्तेमाल करते हो नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन, इनकी पहचान करने के लिए। कैसे? बताया भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बदलवा दोगे आयोनिक कंपाउंड में सोडियम के साथ रिएक्शन करा के। अगला है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हो? एक मेटल और मेटलॉइड को पहचानने के लिए कि इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा धातु है या कौन सा उपधातु है। डी डाइमर टेस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हो? ये देखने के लिए कि बॉडी में कोई सीरियस ब्लड क्लॉट तो नहीं है। अगला, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है? उनके
पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से भी ज्यादा होती है, तो ये है गैस, क्योंकि गैस ही है जिसमें अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गैस के पार्टिकल्स हिलते रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर 1 ग्राम कार्बन पे कितनी ऑक्सीजन होती है? देखो कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का है 16, तो 12 ग्राम कार्बन पे कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम कार्बन पे कितनी होगी? 16/12, राइट। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.33 आएगी, सिंपल। एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है उन बाय प्रोडक्ट्स का जो ट्रेडिशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में बनते हैं? यानी जब आप पानी को ट्रीटमेंट करते हो पानी का, तो कौन सी चीज नहीं मिलती हमें? जब पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, उससे ब्रोमीन मिल सकता है, क्लोरीन के कंपाउंड मिल सकते हैं, फ्लोरीन के कंपाउंड मिल सकते हैं, ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके कंपाउंड मिल सकते हैं, लेकिन टाइटेनिया के कंपाउंड नहीं मिल सकते, TiO2 नहीं मिल सकता। ये तो वैसे भी मतलब काफी सारी इसमें क्वालिटीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट की है। ओके, व्हेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, कैसे? स्टीम पास करके, बिल्कुल आयरन पे से। देखो आपको ना एक चीज बताती हूँ, आयरन में अगर हॉट या कोल्ड वाटर डालोगे तो बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड, अलग अलग टाइप का आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आयरन पे डाल रहे हो स्टीम, भाप, पानी की भाप, तो हमेशा बनेगा आयरन ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन करते हैं, आपने रेड हॉट आयरन, बिल्कुल गर्म लोहा ले लिया, आप स्टीम डाल रहे हो, फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना भाप का, लेकिन गैसियस फॉर्म में है, आयरन ऑक्साइड बन गया Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये तो इन्होंने बता दिया, हाइड्रोजन गैस। तो इसको बताना है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स लिए। चलिए करते हैं, देखो कैसे करोगे। आयरन कितनी है? 3, आयरन कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको? 4 चाहिए। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 2 8, तो 4 2 8, तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने? 4। अब जिन एस्पिरेंट्स को ये समझ नहीं आया यहाँ Fe3O4 कैसे बना, तो मैं उनके लिए भी ये बता देती हूँ। देखो आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो 2 और एक 3, ये होता है फेरस और ये होता है फेरिक। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स है 2, तो अगर ये फॉर्मूला बनाएंगे 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया FeO। ये फॉर्मूला बनाएंगे तो Fe के साथ 2 और O के साथ 3। लेकिन अब जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, आपको कैसे पता कि कौन सा बनेगा? दोनों बनते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? Fe टोटल कितने हो गए? 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 यहाँ, 3 यहाँ, 4। ये बना फेरो फेरिक ऑक्साइड। ओके, जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स नापते हो, यानी कि वायु गुणवत्ता की जांच करते हो, तो कितने पैरामीटर्स दिमाग में रखते हम लेते हैं? हम 8 पैरामीटर्स लेते हैं, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण होंगे पर्टिकुलेट, और वो भी अलग अलग साइज के, जैसे पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, उसमें ओजोन कितनी है। तो मतलब ये देखो, पर्टिकुलेट मैटर 10, 2.5 ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एमोनिया, ये देखते हैं, ये 8 पैरामीटर्स। टोपाज क्या है? फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का सिलिकेट है टोपाज। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो टोपाज बनता है। इनमें से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? विद्युत अपघट्य कौन सा है? आपको बताऊं, अपघट्य वो होता है जो जल्दी टूट जाए। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी मेटल वाले, धातु वाले, वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कोवलेंट होंगे, कार्बन वाले, वो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम क्लोराइड, इसमें मेटल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। इथेनोइक एसिड, CH3COOH, कार्बन आ रहा है, वीक ही होगा। केमिकल्स, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है? एमिनो एसिड से, ध्यान रखना। इनमें से किसका टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी इस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है? तो ये स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम सल्फेट का, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH4 का भी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, बट
क्रिस्टलाइन नहीं होता, क्रिस्टल में हो और टेट्रागोनल शेप हो इस तरीके की तो कैल्शियम सल्फेट। मोनोसैकेराइड्स आपने पढ़ रखे हैं, वो किस कौन से चैप्टर में पढ़ रखे हैं, प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ रखे हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो मोनोसैकेराइड्स किसको बिलोंग करते हैं, प्रोटीन्स को बिलोंग करते हैं। आयरन नेल कैसी हो जाएंगी अगर आप इसे कॉपर सल्फेट में डिप कर दोगे। देखो आयरन नेल तो छोड़ दो कलर क्या होता है, पर कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, पढ़ा रखा है। ये चेंज हो जाएगा FeSO4 में, Fe के साथ SO4 और कॉपर अलग हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं ये देखूं कि जो अब फेरस सल्फेट है वो तो ग्रीन कलर का हो गया ब्लू, तो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू से ग्रीन, पर साथ में बनती है कॉपर रेड ब्राउन कलर की, तो ब्राउनिश कलर की, तो ये कॉपर इसके ऊपर जम जाती है, तो वो जो हमें दिखेगा आयरन नेल्स जो दिखेंगी उनके ऊपर कौन सा कलर जमा हो जाएगा, कॉपर का ब्राउन कलर। इलेक्ट्रॉन जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, तो इसको देखते ही कोई नेगेटिव चार्ज ये सब मत लगाना। इलेक्ट्रॉन का मतलब है एम्बर। जो एवरग्रीन पौधे होते हैं ना या ट्रीज होते हैं, वो अपने अंदर से रेजिन अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं येलो कलर, उसको बोलते हैं एम्बर या इलेक्ट्रॉन। ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जो 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कटायन और अनायन, जिसमें प्लस और माइनस हो, ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं, नाम देखते पता लग जाएगा, आयनिक सॉलिड। एक गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे ना, विलियन के रेस्पेक्ट में, मतलब उसका खुद का चार्ज इससे उल्टा है, उसका खुद का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज किस रॉड का होता है, एनोड का होता है, दैट्स इट। इनमें से कौन सा इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है पेपर स्प्रे में, यानी सूजन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है काली मिर्च स्प्रे में, वो है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन होता है वैसे भी पेपर में, तो कैप्सेसिन। एनपीके क्या है, ये अगर आपने उर्वरक चैप्टर जब पढ़ा था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये उर्वरक है, एक फर्टिलाइजर है जो पौधों में ग्रोथ करता है, और एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इट इज अ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा एक कैटलिस्ट की तरह आप यूज कर सकते हो, एक उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी कि आपके एल्कीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन उनसे जुड़ जाता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसी से हम वेजिटेबल ऑयल को, तेल को घी में बदलते हैं, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। अब ये रिएक्शन होती है हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों की प्रेजेंस में से कोई भी एक हो, तो पैलेडियम इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा कौन सा केमिकल यूज करते हैं कांच से हरे रंग को हटाने के लिए, हम यूज करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ पे सबसे भारी, सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम बताओ, ओस्मियम। हैवीएस्ट एंड डेंसिएस्ट, सबसे भारी सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो मेटल है वो क्या है, ओस्मियम है, सिंपल। तो गाइज ये थे सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और इसी चैप्टर के साथ आपकी केमिस्ट्री पूरी फिनिश होती है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, अब एग्जाम बिल्कुल सर पर है। रेलवेज वाले क्वेश्चन ये सोचकर मत छोड़ना कि वो रेलवेज में आए हुए हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। और वही ऐसा भी नहीं है कि रेलवेज के क्वेश्चंस का लेवल हार्ड या इजी, बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये है कि अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। और वो सीजीएल में आज मतलब अगर आप देखोगे ना कुछ साल के उठा के वो पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी वेबसाइट पे सेम क्वेश्चंस मॉक के फॉर्म में डाल दिए हैं, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन कोर्स की नीड है, लाइक वो कुछ चैप्टर्स बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट के पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफिसर बैच है, अदरवाइज इंडिविजुअल बैचेस आर ऑल्सो देयर। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।